अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है तेरा मेरा है प्यार अमर। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें और लाइक करने में कंजूसी ना दिखाया करें। मेहरबानी आपकी, आपकी बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हर वीडियो में कहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे। और चले बढ़ते नावल की तरफ। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से हरकत कर रही थी, कानों पर हेडफोन लगाए वो अपने काम में मगन थी। लंबे घने स्याह बालों का जोड़ा बनाए, हुडी और ट्राउजर में मलबूस वो आंखें स्क्रीन पर जमाए तेजी से बदलते मंजिल देख रही थी। आखिरकार बड़ी पर की दीवार टूट ही गई। या खुशी से ऐसा शार वो जल्दी जल्दी डाटा कॉपी करने लगे। चालक स्क्रीन पे एक झुमका हुआ और एक अजीब से आराम की आवाज़ आना शुरू हो गई। इसने घबरा कर कानों से हैंडफोन उतारे। अगले ही लम्हे दरवाजा जोरदार आवाज़ से खुला। पिया आवाज़ नहीं आओगी तुम। कमरे में दाखिल होते जरिक की आवाज़ आई। अंदाज में शरारत थी, जबकि नाइबा उर्फ बिया मुंह फैलाए खड़ी थी। भैया मैंने इस बात को तकरीबन कर ही लिया था, आपका अकाउंट हैक। बस ऐन वक़्त पर किस्मत ने धोखा दे दिया। मेरी बिल्ली किस्मत कभी किसी का साथ नहीं देती, अकल साथ देती है। ज़रक ने हँसते हुए अपनी लाडली बहन को एक चिल्लर रसद की। भैया दिस इज़ नॉट फेयर। अनायबा नाराज़ हो गया। आप हर बार अपने अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, फिर मैं शर्ट कैसे जीतूँगी? मुँह बसोती है अनायबा। इस वक़्त कहीं से भी 20 साल की नहीं लग रही थी। ज़रीक के सामने वो हमेशा ऐसे ही बन जाती थी, उसकी लाडली बिल्ली, इससे 7 साल छोटी बहन। बिगाड़ने में हाथ ज़रीक का ही था। अभी वो फ़ौरन कहने लगा, अच्छा अब की बार कोई तब्दीली नहीं करूँगा, मेरी बिल्ली दोबारा कोशिश कर ले। चलो अभी खाना लग गया है, ये शो बाद में पूरा कर लेना। वो इसे अपने साथ लिए कमरे से निकल गया। खाने की मेज़ पर हमेशा की तरह अनायबा की पसंदीदा लवाजमत मौजूद थी, जिनमें शामी कबाब, पुलाव, पास्ता सब कुछ ही ज़रीक उसके आगे रखता जा रहा था। वैसे तो वो सारा वक़्त हॉस्टल में रहती थी, लेकिन इस बार इम्तिहान से फ़राग़त के बाद पूरे 1 महीने की छुट्टी पर घर आई थी। ज़रीक की तो वो वैसे ही कुल कायनात थी। एक हादसे में अपने वालिदैन को खो देने के बाद 15 साला ज़रीक एक लम्हे में बिया का सरपरस्त बन गया था। उसके स्याह बाल सलीके से समेटे हुए थे, चेहरे पर एक संजीदगी थी जो सिर्फ़ बिया के से बात करते हुए बिल्कुल गायब हो जाती थी। बिया के लिए उसकी गहरी बुरी आँखों में शफ़क़त के रंग दराते थे, वरना ज़रीक का कान के मातहत तासर से काम जाया करते थे। उन्हें सर्द आँखों के सर्द इस वक़्त भी वो रॉयल ब्लू शर्ट में आस्तीन एफर्टलेसली हैंडसम चेहरा लग रहा था। बज़ाहिर खंडूरी सी भी अपने आस-पास से पूरी तरह बेखबर थी। उसकी बुरी आँखें ज़रीक की तरह सर्द नहीं बल्कि सुर्खीमान थीं, यूँ जैसे किसी ने खुश रंग काँपे को सुनहरे से सुर्ख कर दिया। उसके चाँदी तक काँटे बाल स्याह बाल, जिन्हें वो लापरवाही से जुड़ा बनाए रखती थी, अभी भी कैचर की कैद में मुकीम थे। भैया इस बार हम शिकार कर कब जा रहे हैं? अनायबा ने बेताबी से पूछा। कुछ दिन आराम तो कर लो भैया, आज ही तो आई हो। ज़रीक उसे देख कर मुस्कुराया था। उसकी मैं शिकार मार्शल आर्ट, हैकिंग हर चीज़ में उसके साथ-साथ थी। बस वो हैकिंग के मामले में बिया को दूर रखता था। उसकी प्राइवेट डेकोरेटर हँसी ऐसे बहुत से केस लेती थी, जिसकी नौयत अभी अकेले में नहीं थी। वो ये तो जानती थी कि उसका भाई कुछ खुफिया केस का पर काम कर रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह मालूमात नहीं थी। वो इसके सर रहती कि अभी अपनी फर्म में उसे भी जॉब दे, जिस पर ज़रीक ने ये शर्त रखी थी कि वो इसका अकाउंट हैक करके दिखाए। 6 महीने से अनायबा की नाकाम कोशिशें जारी थी। सूरज की किरणें छन-छन करके दोशीज़ा के वजूद पर पड़ रही थी। उसके स्याह बाल लंबी चोटी में गूंजे थे। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए बिया खो सी गई थी। इसका हर रक़्स एक कहानी कह रहा था, जो देखने वालों को मसरूर कर देता था। स्याह रंग के ट्रैक सूट में वो बासानी अपनी प्रैक्टिस में मसरूफ़ थी कि अचानक उसे पुष्ट से किसी ने दबोच लिया। तेज़ी से घूमकर उसने हमलावर पर वार करना चाहा, लेकिन हमलावर फुर्ती से छा गए। इससे पहले कि वो बिया को उछाल कर फेंक देता, बिया चिकनी मछली की तरह फिसल कर उसे काबू में कर चुकी थी। अब बोले भैया जानी। फूली हुई सांसों के दरमियान भी उसने ज़रीक को हल्काते हुए कहा, हाँ भाई मैं मानता हूँ, मेरी बिल्ली बहुत तेज़ रफ्तार है। ज़रीक ने हंसकर कहा, आप हमेशा चीटिंग करते हैं, ऐसे अचानक और अटैक करता है भला? नायबा फिर बिगड़ी थी तो क्या कोई हमला करने से पहले हॉर्न बजाएगा भैया? ज़रीक ने उसे मज़ीद छेड़ा था, जिसके नतीजे में उसका मुँह फूल गया था। मैं आपसे अब कोई बात नहीं करूँगी, ऐलान करती बिया वॉकआउट करने लगी थी, जब पीछे से ज़रीक ने आवाज़ दी, अच्छा सुनो, तैयार हो जाओ, हम शिकार पर चल रहे हैं। सच भैया, आई लव यू फॉर दिस। वो खुशी से उछलती हुई अंदर भाग गई। नाइबा बेटा, आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया है। ये नुसरत बी की आवाज़ थी, जिन्होंने बचपन से बिया की देखभाल की थी। एक ज़री के बाद वही थी जिसकी दुनिया में नाइबा से ज़्यादा कोई अहम नहीं था। अभी वो इसी के वास्ते ही लाड उठाती, जैसे बिया आज भी वो नन्ही गुड़िया हो जिसने एक रात में अपने माँ-बाप को खो दिया था। नुसरत बी, मैं इस बार आपको अच्छा शिकार ला के दूँगी, फिर हम बारबेक्यू करेंगे। नाइबा शरारत से बोली, आय हाय! तौबा करे बेटा, मैं ये छोटी-छोटी चिड़िया नहीं खा सकती। नुसरत बी ने कानों को हाथ लगा दिया है। जवाब में एक जानता कहका लगाते हुए नाइबा दरवाजे की तरफ भागी थी। ज़रीक जीप के साथ खड़ा उसकी का इंतज़ार कर रहा था। चले भाई चले, नाइबा ने बेताबी से कहा। इससे पहले कि ज़रीक कोई जवाब देता, इसका फ़ोन बज उठा। नाइबा ने नागवारी से स्क्रीन की तरफ देखा। सलमान खान ज़्यादा जगमगा रहा था। ज़रीक ने फ़ोन रिसीव किया और कुछ देर सुनने के बाद सर्द आवाज़ में कहा, ओके मैं अभी अपनी टीम मोबिलाइज़ करता हूँ। नाइबा समझी कि ठीक है, उसके बाद इस उनका शिकार का प्लान कैंसिल हो जाएगा और यही हुआ। भैया मुझे अभी जाना है, इस केस में मेरे पार्टनर्स को मेरी टीम की ज़रूरत है। ज़रीक ने उसे समझाते हुए कहा। भैया को इस खानदान पर बेतरह गुस्सा आया था। बेवकूफ़ी नमूदार हो गया था। वो नमूना या जो कोई भी था, अब ज़रीक को क्या कहती, शराफ़त से उसे खुदाफ़िज़ कहा था और अपना बैग उठाती अंदर चल पड़ी थी। यकायक उसके दिल को कुछ हुआ। वो दौड़ के ज़रीक से लिपट गई। उसने कुछ, आई विल मिस यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। भैया दुःख से कहा, श्योर, तुम फ़िक्र मत करो, मैं 2 दिन में आ जाऊँगा। हमारा प्रोग्राम ड्यू है। ज़रीक उसके सर पर हाथ फेरता और अलविदा कहता, जीप में बैठ के बिया उदास खड़ी जीप को नज़रों से दूर जाते देखती रही। 1 हफ्ते बाद नाइबा चाय का मग हाथ में लिए किताब के सफ़े पलट रही थी, जब नुसरत की दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। गज़ब हो गया। बिया घबरा कर उठी, चाय का मग एक तरफ लटक गया। नुसरत भी, क्या हुआ है, मुझे आराम से बताएं। अपनी शोर करती धड़कनों पर काबू करती बिया ने पूछा। बेटी वो नहीं रहे। रिश्तों के दरमियान नुसरत भी ने मुश्किल कहा था। बिया ने ना समझी से उन्हें देखा था, जब भी उनके कब्ज़े ज़रीक के माथे की आवाज़ ने बिया की सारी सांसें कर दी। बस एक ही बार गश्ती, सर की जीप खाई में गिर गई है। हम उनको रिकवर नहीं कर पाए। नाइबा को लगा उसकी सांस रुक गई है, या शायद उसके जिस्म का साथ छोड़कर हवा में मुअल्लक़ है। उसकी टांगें बेजान हो गई हैं। वो ज़मीन पर लहलती चली गई।
हवेली की चकनाचूर देखने के लायक थी। पूरा हाथा फूलों से सजा था, रंग-बिरंगे कुमकुमे जगह-जगह रौनक बखेर रहे थे। हर कोने, हर सतह को बहुत खूबसूरती से रास्ता किया गया था और क्यों ना होता, आखिरकार हवेली के वारिस की शादी कुछ ही दिन में अंजाम पानी थी। नौकरों और खदमतगारों की एक फौज थी जो इधर से उधर भाग रही थी। हर इंसान को अपने हिस्से का काम कम करते ही एक दूसरे की हदायत जारी कर दी जाती है। पीछे आंगन में कई मुलाजमों का हुजूम यहाँ वहाँ भाग रहा था। एक परबा औरत बाकी औरतों को हदायत दे रही थी। शायद वो इनकी सरबराही नाइबा ने अपने चेहरे पर घूंघट थोड़ा और करा दिया। वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना घाघरा संभालती उस माई के पीछे चल दी थी जो इसके इस हवेली के अंदर दाखिले का ज़रिया बनी थी। "ऐ बंतो, ये कैसे साथ लेकर आई है?" सरबराह औरत ने डपट कर पूछा। करीमन भी, "ये मेरी नवासी है, आप माई बाप से कहकर इसे कुछ दिन के लिए काम पर रख लीजिए।" बेंतों के हाथ जोड़ रहे थे। "अच्छा, तुम्हारी नवासी है? इधर आओ लड़की, ये घूंघट हटाओ।" करीम बी ने हुक्म दिया था। धीरे से नाइबा ने अपना चेहरे पर से दुपट्टा सरका लिया था। तेज़ धूप में उसकी गहरी भूरी जल चमक रही थी। अपने नकुच छुपाने की खातिर नाइबा ने रंग गहरा करने के साथ होठों के ऊपर मसनूई मस्कारा भी लगा रखा था। उसकी नाक में भरी मोटी लौंग ने उसके गेटअप को मुकम्मल कर दिया था। "अस्सलाम बीबी नाइबा," लहजा बदल कर बोली। "क्या नाम है तेरा?" करीम बी ने कड़े तेवरों से उसे घूरा था। जी भी अमीरन नाम है इसका। बेचारी का घर वाला बड़ा ज़ालिम है जी। आप इसे कुछ दिन की बख्शीश दिलवा दें जी।" नाइबा की बजाय बंतों ने लाजात से कहा। देखो बंतो, आजकल काम ज़्यादा है तो बेरी भी बेगम साहबा के इजाज़त दे रखी है, पर ये मुस्तकिल यहाँ काम नहीं कर सकती। हफ्ता भर इधर दिहाड़ी वालों के साथ काम कर ले, फिर तो इसका कहीं और इंतज़ाम कर लेना। करीम बी ने साफ बात की थी। इतनी राहत भी वो इसलिए कर रही थी क्योंकि एक ज़माने में बंतों ने उसकी जान बचाई थी। बंतों और नाइबा दोनों ने इस अनायत पर हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया था। बंतों को अनायत की असलियत के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो फितरी तौर पर रहमदिल एक 50 साल की औरत थी बस। उनके लिए इतना काफ़ी था कि वो एक दुखियारी बेचारी के गाँव की लड़की है जिसे उसके घरवालों ने मार-मार कर निकाल दिया। ये कहानी उन्हें नुसरत बी की ज़बानी मालूम हुई थी जो उनके गाँव बरादरी की थी। नाइबा का हाथ पकड़े वो उसे बावर्ची खाने में ले गई। दिन भर के कामकाज के बाद नाइबा दूसरे काम वालों के साथ दरी बिछा कर लेट गई। थकन से उसका जोड़-जोड़ दुख रहा था, लेकिन उसे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ना अपनी बेआरामी का, ना इस सख्त फ़र्श का। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसकी ज़िंदगी का सब एक ही मकसद था भैया। वो आँखों से एक आँसू टूट कर निकला। नाइबा ने मुँह पर हाथ रखकर अपनी सिसकी का गला घूंटा था। दिन 1 माह कबल जा पहुँचा था। आपका दिमाग ख़राब हो गया है तला बोरी रिकवर किसकी बोरी? चीखते-चीखते उसकी आवाज़ रुन गई। आई एम सॉरी मैम, हम कुछ नहीं कर पाए। जी मिस्टर शमशेर सुलेमान खानज़ादा ड्राइव कर रहे थे। सर उनके साथ थे, जबकि हम लोग पीछे की गाड़ियों में थे। अचानक ही जीप बेकाबू हुई और तला ने मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की और उसके चेहरे पर इंतहाई दुःख और मायूसी साफ नज़र आ रही थी। नायबा की बात सुनकर सिसक पड़ी थी। कब की कितने बजे की बात है? ये कहाँ गिरी है जीप? चले मैं रेस्क्यू टीम के साथ चलती हूँ। एक मोम से उम्मीद के साथ नायबा दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैम प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मिस्टर खानज़ादा के साथ हम पिछले 3 दिन से सर्जरी को ढूँढ रहे हैं। तला शायद कुछ और भी कहता, लेकिन नायबा अचानक ही बोली, क्या मतलब? अभी तो आपने कहा था मिस्टर खानज़ादा भैया के साथ जीप में थे, फिर वो रेस्क्यू में आपके साथ कैसे आ गए? क्या जीप खाई में नहीं गिरी थी? नायबा उलझन का शिकार थी। मैम दरअसल जिस वक़्त जीप खाई की तरफ बढ़ रही थी, मिस्टर खानज़ादा इससे भाई कूद गए थे। वो तो ज़ख्मी तला न जाने और भी क्या-क्या कहता, लेकिन नायबा की आँखें भी यकीनी से खुली हुई थी। सब इसी खानज़ादा का किया धरा है। इसे याद आया ज़रीक को कॉल भी इसने की थी। अगर वो ज़रीक का पार्टनर था तो उसने उसे मौत के मुँह पे कैसे जाने दिया? नाइबा के दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। अगले 15 दिन उसने ज़रीक की तलाश में इस घाटी पर डेरा डाल रखा था। ज़रीक की टीम और चंद घरेलू मुलाज़िमीन के साथ उसने इस जगह कई बार सर्च ऑपरेशन करवाया था, लेकिन कोई सुराग न उसके हाथ पाया। रह-रहकर जो बात उसके बार-बार सुनी वो शमशेर खानज़ादा की मौत ज़ाती जान बचने की कहानी थी। ऐसा-ऐसा भैया का गम शदीद नफ़रत में बदल गया। एक रात गैर-अदारी तौर पर वो खानज़ादा का डाटा चेक कर रही थी जब उसको लगा कि गुस्से की शिद्दत से उसके दिमाग की रगें फट जाएँगी। वो खानज़ादा उसके भाई की मौत का ज़िम्मेदार, वो अपनी नई ज़िंदगी सजाने के ख्वाब देख रहा था। किसी बैनुल-अक़वामी अख़बार की खबर थी, शमशेर खानज़ादा इस महीने की 25 तारीख को रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाएँगे। यहाँ उसके भाई को गुज़रे 1 महीना नहीं हुआ। वो इत्तेफ़ाक शख़्स को अपनी शादी की पड़ी हुई है, कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? नायबा ने वो रात पिछली कई रातों की तरह जाकर कर गुज़ारी थी, लेकिन इस बार उसकी सोचों में बेबसी और मायूसी की बजाय नफ़रत की आग जल रही थी। अपने अंदर जलती इस आग को वो काबू करने में नाकाम हो गई, तो अगले ही दिन उसे उसका जलाद का डाटा रिट्राइव करने लगी। वो क्या करता है था, कितने अरबों रुपए की जायदाद का मालिक था, ये सब पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसकी बिज़नेस डिटेल के साथ नायबा के साथ उसकी कुछ पर्सनल डिटेल भी लगी। उसके एक्स ने किसी न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया था कि वो एक बेरहम इंसान है जिसे औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है। नहीं, यही नहीं, उसकी कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉयर को उसने महज़ एक मामूली गलती पर बर्तरफ़ कर दिया। ऐसे ही कई पोस्ट दिया गया गुस्से को और सुलगा की वो गम की शिद्दत से न डाला और हद से गुज़रने को तैयार हो गई। उसने खुद ही अदालत लगाई और खुद ही अपने भाई के नाम नाहक कातिल को सज़ा तजवीज़ कर दी थी। इस रात में इस घने जंगल में से आज रात यहाँ इस पहर में बिया को बस एक ही धुन थी कि इस इंसान को नुकसान पहुँचाने की धुन, जो उसके भाई की मौत का सबब था। है मीरन, जल्दी से ये गठला उठाओ और बड़े स्टोर में रखा या इधर आज में। एक तो तेरे माँ-बाप को कोई और नाम नहीं मिला, तू ये संदूक का उठाओ उसके साथ रख के आ। बैग वक़्त कई हकाम सादर करती करीमन भी दूसरे मुलाज़िम पर गजते-बजते चली गई। भैया ऊपर मीरन ने गहरी साँस ली और गठला उठा लिया। उसे यहाँ मीरन बनकर काम करते 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई कदर मालूमात उसके हाथ नहीं लग सकी थी। वो एक हाथ से अपना घूंघट सँभालती और दूसरे हाथ से गठला पकड़ती पलटी ही थी कि कोई ज़ोरदार तरीक़ा से उससे टकरा गया था। आई हाय मैं मर गई, नहीं तूने ये वो बूथे के आगे इतना बड़ा टेंट क्यों लगा रखा है? भैया ने सर उठाकर देखा। एक दुबली-पतली सी लड़की पीले रंग के घाघरे चोली में सर पर गुलाबी दुपट्टा डाले खड़ी अपनी नाक सुला रही थी। शाबाश भाई, तू गूँगी-वूँगी है क्या? अब की बार वो लड़की अमीरन के घूँघट में तकरीबन अपना मुँह डाल के देखने लगी। ओह नहीं ओए, मैंने देखा नहीं तुझे। मीरा ने तेज़ी से बात बनाई। अच्छा अच्छा चल कोई नहीं, तू नहीं लगी है ना हवेली में ना के नाम है तेरा। मैं झिलमिल, मेरी माँ बोलती है जिस दिन मैं पैदा हुई थी ना, उस दिन आसमान पर बड़े तारे थे, तो तभी उस दिन मेरा नाम भी झिलमिल रख दिया। वो लड़की नॉनस्टॉप बोलती है, मीरन के पीछे चल दी थी। मीरन को थोड़ी कोफ्त हुई। वो खामोशी से हर काम का जायज़ा लेना चाहती थी, लेकिन ये लड़कियों की तरह उसके पीछे-पीछे बजती हुई आ रही थी। इसे जाँच छुड़ाने के लिए वो एक राहदारी की तरफ तेज़ी से मुड़ने लगी। जब झिलमिल की ज़ोरदार सरगोशी ने उसके कदम रोक दिए। ओह नाना, इस तरफ ना जाइए। क्यों, क्या हुआ? मीरन को तजस्सुस हुआ। वो राहदारी ना खान के हिस्से की तरफ जाती है। हवेली का कोई मुलाज़िम इस हिस्से में नहीं जा सकता। इधर के मुलाज़िम खान के खास बंदे हैं। झिलमिल ने जल्दी-जल्दी मीरन की मालूमात में इज़ाफ़ा किया। साथ ही वो इसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ घसीटने लगी। तो तुम इतना डर
क्यों रही हो? मैंने क्या पूछा? जंगल उसके खाट के पास दबी आवाज़ में बोली, खान साहब माफ़ नहीं करते। मीना से एक बार उनके जूते पर चाय की झलक गई थी, दिखी नहीं फिर वो कभी। मैंने कहा कौन कॉल उठा? समझता क्या है ये खानज़ादा खुद को, एक बार मेरा गुस्सा ना हो जाए इससे। इससे दाँत पे पीसते हुए सोचा, और पता है तुझे खान की ही शादी है कल, और खान की होने वाली खानी ना परदेस से आ रही है। झिलमिल शायद कुछ और भी कहती, लेकिन वो दोनों बड़े स्टोर तक पहुँच गई थी। सामान रखते ही उन्हें अलग-अलग कामों पर लगा दिया गया था। शाम को जब सब मुलाज़िमा अमीन रोटी खाने में मसरूफ़ बैठी तो झिलमिल ना जाने कहाँ से आ चमकी और अमीना का हाथ पकड़कर उसे 3-4 और मुलाज़िमों के ग्रुप में ले गई। और ये सब के सब नौजवान लड़कियाँ थी जो तकरीबन एक जैसी ही हुलिया में थी, पुराने से घाघरे और बड़े आँचल सर पर रखे दिन भर लगन के चूर होकर भी इस वक़्त मुस्कुरा रही थी। झिलमिल ने वहाँ पहुँचते ही राज़ाना ओए होए! होने वाली खाने कितना सारा सामान लाई है परदेस से, मैं सच बताऊँ बड़ी सोहनी होएगी। उसने एक ने इश्तियाक से पूछा। ओह! यही तो मज़े की बात है, किसी ने देखा ही नहीं अब तक उसे। झिलमिल बोली, हाँ, हाँ क्यों? सब हम ज़बानों को बोली, वो खानी बड़े पर्दे वाली बीबी है, वो चेहरा नहीं दिखाती किसी गैर को। झिलमिल ने फिर मालूमात पूछे, हाँ तो खान कौन? कोई गैर तो नहीं ना? उसकी ही तो खानी बनेगी वो। एक लड़की को ताज्जुब हुआ। अरे झल्ली, तू नकाब के बाद हटाएगी वो नकाब? झिलमिल ने झट से जवाब दिया। लेकिन झिलमिल, तुझे ये सब कैसे पता है? वीना ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। बोला ना, लो भला इसकी चाची है ना बड़ी बीवी की खास, इसी ने बताया होगा। उनमें से एक ने कुछ जल कर कहा, ए पन्नो ज़्यादा मत बोल, चाची ने नहीं बताया था। मैं इधर खाने का सामान लगा रही थी जब मैंने कुछ सुना। झिलमिल ने जल्दी से सफाई दी। उसकी चाची तो अपनी ज़ुबान खींच लेती अगर, लेकिन बड़ी बीवी को कोई बात इधर से उधर ना करती। वो उसकी वो ऐसी ही वफ़ादार थी। रात आधी से ज़्यादा गुज़र चुकी थी। एक साया द्वार के साथ चिपका हुआ आगे सरक रहा था, अंधेरे में गुम हो जाने के लिए। उसने लिबास में स्याह पहन रखा था, चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था जिससे सिर्फ़ आँखें नज़र आ रही थी। इस अंधेरे में इन आँखों की रंगत भी नज़र नहीं आ रही थी। अगर आती तो इन कई आँखों का लहू रंग रोंगटे खड़े कर देता। वो साया चलता हुआ हवेली के इस हिस्से की तरफ पहुँच चुका था जहाँ वो जा बड़ा शख्स था। दूर ही से अटेंशन उसके गार्ड नज़र आ रहे थे। इतना पहरा लगा रखा था जैसे वो कोई राजा हो। दिल में उसे सुलगाते सुनाता वो साया क्लासिक मरेस्टिस सेकर कोई ऐसी जगह ढूँढने लगा जहाँ से उस हिस्से तक उसकी रसाई हो जाए। एक घने दरख्त पर उसकी निगाह ठहरी। उसकी शाखें छत तक फैली हुई थी। अगर वो दरख्त के रास्ते ऊपर पहुँच जाए तो शायद उसके कमरे तक जाने का रास्ता भी मिल जाए। ये सोचकर बहुत एहतियात से दरख्त पर चढ़ना शुरू किया। उसके लिए ये कोई नया काम नहीं था। उसकी ऐसी ही लाव वाली शरारतों की वजह से ज़रीब उसे बिल्ली कहता था। बहुत आसानी से वो छत तक पहुँच गई थी। अभी छत जस्ट लगा के ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि उसके नथनों से सिर की बुआई को शायद छत पर था। चंद लम्हे बाद एक भाई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ज़्यादा बुलंद नहीं थी, शायद वो छत की दूसरी तरफ था। कुछ लम्हों बाद वो आवाज़ दोबारा उठली। तुमसे जितना कहा है बस उतना करो। अगर इतने ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर डील कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन ये याद रखना, अगर ये फाइल किसी और के हाथ लगी तो तुम्हारी खाल खींची नी मैं खुद आऊँगा। आखिरी जुमला कहते हुए उसका लहजा इतना सख्त था कि बिया ने भी एक झरझरी ली। तो ये था वो बेरहम इंसान। अब छत पर जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो एहतियात से नाइबा नीचे उतर आई। ये खानज़ादा इंसान ही है या कोई दरिंदा है? उसकी शख्सियत को सोच कर करती नाइबा मीरन के गेटअप में वापस आ चुकी थी। अब बेशक से कमरे में दाखिल होने का कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को सोचती हुई जाने कब नींद के गोश में चली गई। अगली सुबह हवेली में जैसा ईद का समा था, हाशिम शेर सलमान खानज़ादा का नकाता हवेली के अंगों सजाया गया था। दूर दराज से शहर से देश प्रदेश से आए हुए मेहमान एक से एक बेहतरीन लिबास में शादी में शिरकत के लिए पहुंच रहे थे। जना खाने में कुछ अमीरजादियाँ बीवियाँ पर जवान थी। कमरे के वस्त में चन्नी ओट की लकड़ी के बने और बड़ी महारत से तराशीदा झूले में गाउन तकिया से टेक लगाए एक उदेर उम्र की खतून बड़े रौब और दबदबे के सजलवा फरोज थी। एक औरत उनके घुटने के पास पीढ़ी पर बैठी थी, चेहरे पर संजीदगी के साथ बुर्दबारी भी झलक रही थी। मिसेस खानज़ादा, आप हमें अपनी होने वाली बहू से तो मिलवाइए। शहर से आई खतून इश्तियाक से बोली, मेरी बहू मुँह दिखा के बाद होगी, आपको ज़रूर मिलकर खुशी होगी। ऐसा नायाब हीरा चुना है मैंने अपने फर्जंद के लिए। उनकी आवाज़ में फ़ख्र था। उनका बेटा उनका गुरु था। जब उन्होंने अपनी महरूम सहेली की बेटी से उनकी शादी की बात की तो उसके फर्जंद ने उसकी आँख पर पसंद पर आँखें बंद करके एतबार किया। वो अरबों रुपए की जायदाद का मालिक इस हवेली का तनहा वारिस होते हुए भी उनके आगे हमेशा सर झुका देता था। अगर वो इससे कहती कि वो किसी अपाहिज लड़की को अपनी बीवी बना दे तो इनकार तो वो तब भी ना करता। मगर वो ऐसा कभी करती ही क्यों? उनके शहज़ादे के पहलू में कोई अप्सरा ही जचती वो इसके लिए ऐसी वो ढूँढ ही लाई थी जिसने खुद पर किसी गैर की नज़र पड़ने नहीं दी थी। वो परदेश में रहकर भी यहाँ की सकाफ़त में गूँधी थी। 10 साल पहले जब वो वलायत गई थी तभी से उनके दिल ने इस 10 साल की गुड़िया को अपनी बहू बना लिया था। मान लिया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब उनकी हयात उनकी जान से प्यारी सहेली की निशानी उनके बेटे की मुसफ़्फ़र बनने वाली थी। मीरा ये पुन्नू की टोकरी दुल्हन के हाथे में रख के हुक्म की तमील करती मीरा उस कमरे की तरफ चल पड़ी थी जहाँ कल रात दुल्हन के ठहरने का इंतज़ाम किया गया था। वो कमरे की पिछली तरफ बने हुए दलान में पहुंची और एक मुनासिब जगह पर टोकरी रखकर पलटी ही दिखी। उसके करीब कुछ ज़ोर से गिरा। उसने चौंका देखा तो खिड़की के खुले फर्श से किसी ने अपने जूते फेंके थे। इतने ही लम्हे एक बैग खिड़की में नज़र आया। इस अजीब सूरत को देखती हुए जल्दी से इस बड़े ड्रम की ओर में हो गई जो शायद वहाँ किसी मज़दूर ने छोड़ दिया था। बीबी आ जाएँ, कोई नहीं है, किसी ने तेज़ सर्द-गोशी कहा। मीना ने ओढ़ने में से झाँका। एक बड़ी उम्र की औरत एक नकाबपोश का हाथ पकड़े उसे खिड़की के रास्ते बाहर आने में मदद कर रही थी। हवेली के सभी पोर्शन अलग-अलग विंग्स में तमीर किए गए थे। सामने की तरफ फैला हुआ वसीअ और अर्ज़ बाग तो किसी भी पार्टीशन के बगैर था, लेकिन पिछले हिस्से में हर विंग का एक अलग बगीचा था। इस वक़्त ये दोनों ख़वातीन दो लड़के विंग के अगवी बाग में खड़ी अपनी साँसें दुरुस्त कर रही थीं। साफ नज़र आ रहा था कि उन्होंने अपना भेस बदलने की कोशिश की है। दोनों ही ने हवेली की मुलाज़िमाओं जैसा गेटअप किया हुआ था, लेकिन एक नज़र में अमीरा ने पहचान लिया, ये दोनों कोई अजनबी है। रज़िया भी, मुझे आज ही वापस जाना है, आपने पासपोर्ट तो रखा है ना? वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। जी, जी, आप फ़िक्र ना करें, ज़ालिम जानवर के जंगल में नहीं फँसने दूँगी मैं आपको। वो औरत एक जज़्बे से बोली। मुझे यकीन नहीं आता कि आंटी ने मुझसे ये बात छुपाई कि उनका बेटा सिर्फ 40 साल का है और मुझसे दुगनी उम्र का है और एक शराबी जवानी भी है। कहते-कहते उसके पास काम गई बीवी। वो तो भला हो इस मनाहिल का कि आपको सारी असलियत निकाह से पहले बता दी। कैसे रो-रो कर बता रही थी कि शमशीर खानज़ादा ने उसको नशे में कई बार मारा-पीटा। अब बेचारी मंगनी ना कर तोड़ती तो क्या करती? शैतान है ये शख्स। रज़िया भी, अच्छा किसी को भी आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया, अब कोई आपको पहचानता ही नहीं तो ढूँढेगा कैसे? वो औरत अपनी चादर बराबर करती नकाबपोश लड़की के साथ भाग चुकी थी।
नायबा कुछ सी इस नई सिचुएशन पे सोच रही थी कि जमशीर खान ज़्यादा तो इतनी काले कि उसकी होने वाली दुल्हन भी डरकर भागी। उसी सोचे भटक रही थी। चंद लम्हों के बाद उसने सर उठाया। अगर मुझे ताना तो मैं इसे जन्म रसद कर दूँगी। इस जैसे दरिंदे का शिकार मुझे ज़रूर करना चाहिए। मलमल अदा करती वो खुली खिड़की के अंदर दाखिल हुई। कमरे में कोई नहीं था। संगार मेज़ के साथ हैंगर्स पर एक खूबसूरत रूसी जोड़ा अपनी आबोताब से चमक रहा था। अदारी में तेज़-तेज़ कदमों से चलती एक उदेर उम्र की औरत एक बंद दरवाजे के सामने आ गई। मुलाज़िमों के वफ़द को देखकर रुक गई। तुम सब बाहर क्यों खड़ी हो? दुल्हन को तैयार क्यों नहीं करती? वो सब घबरा कर एक-दूसरे की तरफ देखने लगी। आखिरकार जमील ने हिम्मत करके सब खोले। ओह चाची जी, बात ये है कि वो बीबी ने कहा है कि हम सब बाहर ही रुकें। रिपन तो बीवी ने सबकी तरफ अपनी नज़रों से देखा। ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसे तुम्हारी हल्का शक हुआ हो। दिमाग जगह पर है कि नहीं? वेली के वारासी होने वाली दुल्हन सब काम अकेले करेगी तो तुम जैसियों को पालने का क्या फ़ायदा? वो गर्जी तो घबराकर चारों मुलाज़िमों ने एक साथ अंदर जाने की कोशिश की और बदहवासी में एक-दूसरे के पैर कुचल डाले। इसी की आवाज़ निकालने से ज़्यादा पद्मों बी के सामने कुछ न कह तो नहीं सकती थी। आखिर को वो बड़ी बी की दस्त ख़ास थी। खुदा-खुदा करके दरवाज़ा खोलकर वो सब आगे बढ़ पीछे अंदर दाखिल होने लगी। ये क्या? अंदर तो शायद कोई था ही नहीं। अचानक उन्हें लगा कि उनकी आँखें चंचला गई हों। आईने के सामने खड़ी वजूद ने उसकी तरफ रुख किया। सुर्ख़ और सुनहरी कान कुछ हसीन इम्तियाज़ और उस पर पहनने वाली का अंदाज़ एक लम्हे को वो मुँह खोले उसको कोए क़ाफ़ से आई इस शादी को देखने लगी जिसने अपने चेहरे पर अरबी तर्ज़ का नकाब लगाया हुआ था। सुर्ख़ रंग के नकाब पर सुनहरी तारों से काम किया हुआ लिबास तो किसी ने आज तक देखा ही ना था। ऊपरी सुर्ख़ कोट जो कम ख्वाबी का बना हुआ था। इस पर लगे हुए मोतियों नगीने जो उसकी गले से लेकर दामन तक एक कतार में लगे थे। इस पर से दरमियान से झलकती फिर मैक्सी जिसकी तैयारी में ना जाने कितने धागों का इस्तेमाल किया गया था। उसकी झमझमाहट ही अलग थी। बालों को भी इसने हिजाब से नाप रखा था। क्या तुम लोगों से इंतज़ार नहीं हो सका? लहज़ा नरम लेकिन अब संगीन लिए हुए था। चंद लम्हों के लिए बिनो बीवी मरऊब हुए बगैर ना रह सकती। फिर मोज़बाना लहज़े में बोली, निकाह का वक़्त हो गया है। बरी बेगम आपको याद कर रही हैं। सहराती नायबा उसके झुरमुट में कमरे से बाहर चल पड़ी। हवेली के वसीअ और अर्ज़ बाग को शहर के नामी-गिरामी इवेंट प्लानर्स ने निकाह के लिए डेकोरेट किया था। शहर की बास हस्तियाँ एक से बढ़कर एक कीमती लिबास में वहाँ मौजूद थी। इन सब की तवज्जो का मरकज़ वो वजूद था जो इस वक़्त अपनी वालिदा के साथ खड़ा इनसे प्यार ले रहा था। ऊँचा निकलता हुआ कदों पर सूती जिस्म सफ़ेद रंगत की डोलियर शेरवानी में नुमायाँ था। जामावार के ऊपरी कोट पर सुनहरे तारों से कढ़ाई की गई थी जबकि अंदरूनी शॉर्ट कमीज़ का रंग कसरती था जिसके कॉलर पर कोट की मैचिंग की सुनहरी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। जब भी वो अपना रुख बदलता आस्तीन पर हुआ सुनहरी तारों का काम चमक कर उसे अपनी मावी का सा तासर देता। वो शमशीर सलमान खानज़ादा था जिसके एक इशारे पर उसके माथे दुनिया हिला सकते थे। स्टेज के पास खड़ी वो अपनी वालिदा की बात सुन रहा था जब उन्होंने एकदम उसका रुख रेड कार्पेट की तरफ किया। लो आ गई मेरी बहू। शमशीर खानज़ादा ने नज़र उठाई। वो दुल्हन का लिबास पहने कोई हुई थी शायद तुर्किश तर्ज का सुर्ख़ ब्राइडल गाउन जो एक झिलमिलाती सफ़ेद मैक्सी पर पहना गया था। वो कदम उठाती तो सुर्ख़ और सफ़ेद रंग का ये इम्तियाज़ बिल्कुल ऐसा तासर देता जैसे वो हवा पर तैरती हुई आ रही हो। वो इससे चंद कदम के फासले पर रुक गई। उसने अपना चेहरा एक जगमगाते नकाब से ढक कर रखा था। सिर्फ उसकी आँखें नज़र आ रही थी। उनकी आँखों ने उसकी आँखों में झाँका और एक पल को टट गया। वो लॉन में पहुँची तो काफ़ी गहमा-गहमी थी। इम्तिनान से चलती वो रेड कार्पेट पर तक आई और फिर उसकी नज़र इस शख्स पर सफ़ेद रंग के लिबास में वो स्टेज के करीब अकड़ कर खड़ा था। चंद कदम करीब आई तो अंदाज़ा हुआ कि वो इससे कुछ लंबा है। चेहरे से 40 साल का तो नहीं लग रहा था लेकिन चेहरा धोखा भी दे सकता है। उसने निगाह उठाई और कब नज़र उसकी सिल्वर करे पतलियों पर आ ठहरी। आँखों के रंग से ज़्यादा सर्द वो तासर था जो इस वक़्त उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर रहा था। लेकिन वो फैसला कर चुकी थी। ज़रे के लिए ऐसे शैतान से भी निपटने के लिए तैयार थी। नाविया फुरकान अजायब व कबूल का सिलसिला शुरू हुआ। दस्तक करने के लिए उसने नकाहनामे पर इतनी ज़ोर से अपना साइन किया कि तीसरी बार में नींव ही टूट गई। कुछ इस लम्हे का फसूल था, कुछ उसकी अपनी सोचों भी मुंतशिर थी। वो बिरयानी में एक बार रोब और उनके साथ खड़ी थी जो कुछ देर से किसी हयात को आवाज़ें दे रही थी। हयात हयात बेटा। बहू नायबा ने चौंक कर उन्हें देखा। ओह तो हयात है इसका नाम। जी क्या बात है, तुम कहाँ खोई हुई हो? बेगम खानज़ादा के अंदाज में थोड़ी कुफ्ती दर आई थी। माफ़ कीजिएगा मैं ध्यान दूँगी। हयात ने फ़ौरन अच्छी बहू का रोल प्ले करके उस बात संभाली। उसे इतना मौका ही नहीं मिला था कि वो इस लड़की का नाम भी जान पाती। नकाब ने भी उसे किसी नाम के बगैर डायरेक्ट मुखातब किया तो यहाँ उसने ये ब्लेंडर हो गया। मुझे चौंकना करना रहना होगा। उसने खुद को सर्च की। चलो कोई बात नहीं, अब जब इनका हो गया तो अब तुम्हारी मुँह दिखाई होगी। मैंने तुम्हारी शर्त मानकर शमशीर को तो क्या खुद भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। अब बस हुआ। वो अपनी बहू को देखने के लिए एक्साइटेड थी। शमशीर इधर आओ बेटा। दोनों के चेहरे से घूंघट उठाओ। बेगम खानज़ादा के बुलाने पर वो शाहाना सी चाल चलता उसके बिल्कुल सामने आ रुका था। नायबा का दिल चाह के आगे बट उसका गला घूंटने लगी। वो खुद पर ज़ब्त कर गई। शमशीर ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से निकाह उठाया और पहली बार अपनी बीवी के चेहरे पर निगाह डाली। उसके चेहरे पे एक अलग ही कशिश थी। हार्ट स्वीट चेहरा सतून नाक होंठ जैसे गुलाब की कली पर खड़ी जिन्हें इस वक्त उसने अपने ड्रेस के हम रंग लाल में रंगा हुआ था। नाक में पहनी नथ के मोती उसकी हल्की सी हरकत पर हल जाते लेकिन ये जो चीज़ उससे सबसे ज़्यादा पुरकशी लगी थी वो इसकी बुरी आँखें थी। आँखों के भूरा रंग पर सुर्ख रंग का गुमान होता था जैसे दो यकूत अपनी चमक से नज़र को खैना कर दें। कमरे की सजावट लाजवाब थी। ताज़ा फेंकते हुए गुलाब, लिली और ऑर्डर की महसूस खुशबू फ़ज़ा में रची हुई थी। ये और बात है कि जिसके लिए ये सब सजावट और आई थी उस दुल्हन को इस समय कुछ दिलचस्पी नहीं थी। कुछ देर पहले ही झिलमिल और चंदा और खिदमतगार आए उसे दरमियान बिठाकर बैठ के इर्द-गिर्द लगी फूलों की लड़ियों को बराबर करती उनको बुलाने लेती वहाँ से गई थी। उसने अभी तक हिजाब नहीं खोला था, सिर्फ नकाब हटा दिया था। उसके जाते ही वो बिस्तर से नीचे उतर आई। उसने कमरे का तेज़ी से जायज़ा लिया लेकिन इस कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे शमशीर खानज़ादा की शख्सियत पर कोई रोशनी पड़ता। ताकत नायबा टहलने लगी। इतनी देर हो गई है, ये खानज़ादा अभी तक अंदर नहीं आया। अगर ये कमरे में आया ही नहीं, बिया की सोचें इस परेशान कर रही थी। तब तक उसको लगा जैसे खिड़की के पर्दे में कुछ साया सा लहराया। इसका हाथ तेजी से अपनी कोट की आस्तीन में छुपे खंजर पर गया। दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। नायबा ने पलट कर देखा। शमशीर खानज़ादा अंदर आया और वो दरवाजे के पास रुक कर उसे देखने लगा।
और चंद जब नायबा ने गौर से देखा तो उसने नोट किया कि वो एक नज़र में काफ़ी फिट लग रहा था। इसका डेल-डोल पहलवानों जैसा ना था, लेकिन बाजू के उभार से उसके मसल का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। एक बार फिर नायबा को अंदाज़ा हुआ कि वो इससे काफ़ी लंबा है। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और उसके अंदाज़ में और उसकी हरकत से उसकी शहज़ादों वाली आन-बान नज़र आ रही थी। नायबा ने नज़र उठाकर उसके चेहरे को देखा और बेख्तियार ही बल्कि छुपाना भूल गई। वैसे ही महफूज़ होती मुस्कुराहट से उसे खुद पर जायज़ा लेते हुए देख रहा था। मुझे लगा था कि तुम घूंघट निकालते हुए इंतज़ार कर रही हो कि इसकी बारी आवाज़ पर नायबा ने बल्कि वो तो आप पहले ही उठा चुके हैं। नायबा ने लहज़ा नॉर्मल रखने की कोशिश की। बात तो ठीक है, चलो आओ फिर यहाँ बैठो। वो कांच पर इशारा करता खुद तर्जुमान हो गया। नायबा ने अभी कुछ कहने के लिए लब ही खोले ही थे कि उसकी गर्दन पर कुछ सख्त चीज़ आ लगी। खेलने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। वो तादाद में 2 थे। नायबा की समझ ना आया कि ये हुआ क्या है। एक लम्हा पहले उसने शमशीर के चेहरे का रंग बदलता देखा और अगले ही लम्हे एक नकाबपोश उसके गले पर छुरी रखकर खड़ा था। दूसरे ने शमशीर की कनपटी पर पिस्तौल ताना हुआ था। फ़ौरन दलावर शाह वाली फाइल की पिन राइट हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारी बीवी अपनी जान से जाएगी। हमला अगर आया जो चाहो कर लो। ड्राइव तो तुम्हें क़यामत तक नहीं मिलेगी। शमशीर ने सरदरीन आवाज़ में जवाब दिया था। नायबा को लगा जैसे उसके हलक में मिर्चें घुल रही हों। माना कि वो असली हयात नहीं थी, लेकिन शमशीर की नज़रों में तो वही उसकी बीवी थी। फिर वो इतने इत्मीनान से लड़कों को अपनी जान से मारने की इजाज़त कैसे दे सकता था? नकाबपोश ने एक नज़र आराम से बैठे शमशीर को देखा, फिर दूसरे ही लम्हे लोफराना अंदाज में कहा, ठीक है फिर मेरा ये साथी तुम्हारे साथ नहीं मेरी बीवी के साथ अपना वक़्त रंगीन करेगा। नायबा के पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उसने कपड़ा चाक होने की आवाज़ सुनी। उसकी गर्दन से छुरी हटाकर उस आदमी ने बिया का गाउन चीरने की कोशिश की थी। गाउन को तो क्या फटना, इसका खंजर कपड़ों की मोटी तह में अटक सके था। हमलावर का सारा ध्यान उसे बेलबास करने की कोशिश में था। एक लम्हे के लिए पिस्तौल शमशीर की कनपट्टी से ज़रा दूर हुई। इसी लम्हे नायबा का हाथ अपनी आस्तीन में चुपे खंजर पर किया। बैक होकर दोनों हमलावरों की कड़ बढ़ाकर चीखें बुलंद हुई। शमशीर के मुक्के ने एक का जबड़ा तोड़ दिया। दूसरी तरफ बिया ने अपने खंजर से लीचर आदमी का हाथ खून से रंग दिया था। दूसरे ही लम्हे में अपने हिजाब से निकाली हुई पिन उसकी बाईं आंख में कोप दी थी। इसी लम्हे शमशीर की फायरिंग ने पहले हमलावर को दूर फेंका था। कमीनी तेरी तो बिया ने अचानक देखा ज़मीन पर पड़े काले आदमी ने हाथ में पिस्तौल थी। उससे पहले कि वो कुछ कर पाती शमशीर ने छलांग लगाई। गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और नायबा शमशीर की बाहों में बैठ कर आगे थी। अगले ही लम्हे कमरे के दरवाजे से शमशीर के गार्ड्स दौड़ते हुए दाखिल हुए थे। दोबारा फायरिंग की आवाज़ आई और काना जब हमलावर अपने हाथ को पकड़े दोहरा हो गया। कहा इन दोनों ज़ख्मियों को वहाँ से ले जा रहे थे जब शमशीर का पर्सनल गार्ड उनकी तरफ आया। सर आप ठीक है ना? वाहिद इन दोनों को बेसमेंट में ले जाओ, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दो। शमशीर ने उसकी तरफ देखे बगैर सर्द आवाज़ में हुक्म दिया था। वो हाथ बढ़ाकर नायबा को बिस्तर से उठने में मदद कर रहा था। जी सर। वाहिद उल्टे कदमों भागा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही शमशीर ने नायबा को खुद में बिल लिया। उसे इतनी शिद्दत से वो खुद से लगा ही खड़ा था कि नायबा का सांस लेना दोबार हो गया। शमशीर उसके चेहरे पर झुका, उसके लबों पर अपने लब रखने लगा था कि नायबा ने घबराकर हाथ में दबे खंजर को झटका दिया। शमशीर ने चौंक कर देखा। इसकी दुल्हन ने उसके सीने पर हल्की सी लकीर डाल दी थी। वो इसकी बदहवास शक्ल देखकर मुस्कुराया, फिर उसे बाहों के सहारे से निकालते हुए कहा, भैया तभी तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। वही कहकर रुका नहीं, लंबे-लंबे डग पड़ता कमरे से चला गया। नायबा का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, इसलिए नहीं कि कुछ देर पहले वो अपना एक हमलावर से गुत्थम-गुत्था थी, बल्कि इसलिए कि चंद लम्हा पहले किसी के मजबूत आसार में थी। उसे एक पल को ऐसा क्यों नहीं लगा कि जैसे वो बहुत महफूज़ हो। क्या हो गया है मुझे? खुद कलामी करती हुए बिस्तर पर आ बैठी, तभी हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला था। झिलमिल हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए अंदर आई। बीबी मैं आपको दवा लगा दूँ जी? खान ने कहा कि आपकी गर्दन में चोट है जी? बेख्तियार ही नायबा का हाथ अपनी गर्दन पर किया। वाक़ई उसके हमलावर ने इसकी गर्दन पर हल्का सा कट डाल दिया था। शमशीर ने कब नोट किया। उसने हिजाब खोलते हुए कहा। झिलमिल की मदद से उसने हिजाब खोलकर अपने कमर तक आते बाल सुलझाए, फिर यूं ही खुले छोड़ दिए। खाने बीबी ये खूबसूरत कोट तो ख़राब हो गया है। झिलमिल की आवाज़ में गाँव के फटने का गम था, जबकि बिया ने ये सोचकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका लबास इस तरह का था कि वो इसे बेइज़्ज़त न कर सके। इसने फ़िलहाल कोट उतारकर झिलमिल को दिया। व्हाइट मैक्सी काफ़ी आरामदायक थी। वो तकिए से सर टिकाकर बैठी, फिर उस पर हर थकन उतारी हुई तो उसकी आँख लग गई। बेसमेंट में दोनों हमलावर घुटनों के बल बैठे थे। उन दोनों की हालत ज़ख्मियों से जुड़ी थी। ज़ख्मों से उनकी कातों को नज़रअंदाज करता शमशीर वाहिद को हदायत दे रहा था। इनके ज़ख्मों के इलाज करो, गोली निकालो, टाँके लगाओ, लेकिन ना तो उन्हें कोई पेन किलर देना, ना ही बेहोश करना। उसकी आवाज़ में साफ ज़ाहिर था कि किसी किस्म के रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। जब ये इस काबिल हो जाएँ कि ये मेरी दी हुई सज़ा भुगत सकें, तो फिर इनके कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम कर देना, लेकिन इससे पहले इनकी जान ना निकलने पाए। आखिरी जुमला कहते हुए वो बहुत सवाक लगा। आदमुरे हमलावर मचल-मचल का आव बका करने लगी, मगर वो इन सब से बेपरवाह लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर नज़र आई। उसके घने बाल तकिए पर फैले हुए थे। खुद वो इस सफ़ेद मैक्सी में एक मासूम सी परी लग रही थी। उसने झुककर उसकी गर्दन का ज़ख्म देखा। उसने हेलमेट नहीं लगाई थी। हल्का सा सुर्ख निशान उसकी धुलिया रंगत पर नुमाया था। उसने आहिस्ती से अपनी उंगलियों से सुलझाया और नायबा की आँखें अचानक खुली। पहले तो उसका ज़हन बेदार ना हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शमशीर पर पड़ी, उसकी सारी नींद उसकी वो इत्मीनान से उसके बराबर में लेटा उसी को देख रहा था। एबिया एक झटके से उठी, लेकिन शमशीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मज़ामत करती इससे पहले भी उसकी आवाज़ ने उसे सख्त कर दिया, तो तुम वो नहीं हो जो सब समझते हैं। नायबा पलट कर उसे देखने लगी। हाथ अब भी शमशीर के हाथ में था। जी, उसने सुलझा लिया लहजे में कहा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके हलक से एक हल्की सी चीख निकली। शमशीर ने अचानक ही उसे बेड पर खींचा था। वो तकिए पर गिरी और शमशीर फ़ौरन ही उसके उसके ऊपर आया। क्या हरकत है ये? बिया को शदीद गुस्सा आया। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम सबको धोखा दे रही हो, ये क्या हरकत है? वो इसकी आंखों में झांकता बोला, मैंने कब धोखा दिया है? बिया घबराकर बिया ने पूछा, क्या उसे पता चल गया है कि मैं हयात नहीं हूँ? सबको लगता है कि तुम सीधी सादी सी लड़की हो, तुम ज़बरदस्त असाब की मालिक निकली। उसके लहजे में साइज थी। तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद बेहोश हो जाती। तुमने हिम्मत से काम लिया, तुम वाकई शमशीर की शरीक बनने के लायक हो। आखिरी जुमला कहते कहते उसके लहजे में खुमार आया था। वो इसके चेहरे पर झुका, पर बिया ने अपना चेहरा घुमा लिया। नतीजन उसके होंठ की धस-धस बिया की गर्दन पर थी। वो एक अजीब से एहसास में घिर गई थी। वो इसे अपना आप छुड़ाने की कशमकश में थी जब अचानक शमशीर का हाथ बिया के सीने पर गया। बिया ने लहू रंग आंखों से उसे घूरा और बगैर कुछ सोचे शमशीर की कलाई पर अपने दांत गाड़ दिए।
शमशीर चौंक कर पीछे हटा। यह रात से उठकर बैठ गई। मिसेस हयात शमशीर तुम दुनिया की पहली बीवी होगी जिसने शादी की रात 2 बार अपने मासूम शौहर को ज़ख्मी किया। कहते हुए उसने अपने सीने पर इशारा किया। खुले गिरेबान से सीने पर एक मदम सी सुर्ख लकीर देख रही थी और नायबा ने उसकी कलाई पर बने अपने दांतों के निशान और चाकू की वजह से लगे सीने के निशान को देखकर इस कदर खुशी महसूस की कि वो अपने चेहरे पर आई बेख्तियार मुस्कुराहट को छुपा न सकी। शमशीर जो काफ़ी गौर से उसके चेहरे के उतार-चढ़ाव देख रहा था, अचानक ही बेड से उतरा। नायबा उसको खुद की तरफ आता देखकर बनने बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी, मगर वो इसे दिखता इत्मीनान से कोच पर जा बैठा और सिगरेट सुलगाने लगा। मुझे आज कहीं ज़रूरी जाना है। ये जो अभी शुरू किया है ना, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। उसने इतने हमसे अंदाज में कहा जैसे वो दोनों थोड़ी देर पहले मौसम के हाल पर तबसरा कर रहे हैं। और बिया सुलग कर उसे बाहर जाते हुए देखने लगी। शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस आदमी मेरे पास आके देख आए ज़रा दोबारा उससे ऐसे ही कितने इरादे बांधी वो सोती जागती रही। सुबह ही जनवल उसे जगाने के साथ साथ नाश्ते पर बुलाने के लिए आप पहुंची थी। उसने नीलम के रंग जैसा नीला शरारा पहना, फुल आस्तीन और लॉन्ग शर्ट पर सिल्वर स्टोन वर्क था। सर पर दुपट्टा सेट करके उसने माथा पट्टी सेट की। ये सारी चीज़ें जनवल ही लेकर आई थी और साथ ही बेगम खानजादा का फरमान भी कि ये सब पहनकर वो तैयार होकर मेहमानों के सामने आए। नाइबा जब कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ बैठी ख़वातीन उसे देखकर मुतासर हुए बगैर ना रह सकी। हयात बेटा इधर आओ। बेगम खानज़ादा ने उसे अपने बताया और सब ख़वातीन से उसका तारीफ़ करवाने लगी। नाइबा ने गुफ्तगू में ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसका वहाँ होना ही मिसेस खानज़ादा के लिए काफ़ी था। वो दिल में उसकी नज़रें उतार रही थी। बन्नोबी को इशारे से बुलाकर कहा, ये बताओ कि शमशीर ने जैसा कहा था वो करवा दिया है? बिया के कान खड़े हो गए। जी बड़ी बेगम खान के हुक्म के मुताबिक गाँव के सब घर वालों की आज दोपहर में वलीमे की दावत दी गई है। सब इंतजाम करवा दिए गए। पिन्नो की ने मुदमाना कहा, बहुत अच्छा है। अब ये करो कि मेरी बेटे वो बहू की तरफ से एक माह का राशन हर घर में दिलवा दो। फिर वो बिया की तरफ देखकर कहने लगी, कल के बाद से मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। शुक्र है मेरे बच्चों की जान बच गई। नायबा जो पहले ही शमशीर की दरियादिली पर चौंकी हुई थी, उनकी बात सुनकर थोड़ा और जज़्ब हुई। वो तुम्हारी आया कहाँ गई हयात? तुम्हारे पास नहीं है वो? उनको अचानक याद आया। जी वो रज़िया अभी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई हैं, किसी का इंतकाल हो गया था। बिया ने जल्दी से बात बनाई। अच्छा, तो तुम्हारे पास अपनी खादमा तो होनी चाहिए। पिन्नो कोई 2-3 समझदार लड़कियाँ लगाओ हयात की खिदमत में, लेकिन इनकी खास मुलाज़मत के लिए भी किसी को हवेली की छुट्टी करनी है। इसकी 10 ज़रूरतें होंगी। उन्हें फ़िक्र लाहक हुई। आंटी वो एक लड़की है ना, झिलमिल नाम है, अगर मुनासिब समझे तो उसे कर दें मेरे लिए। वो बिया को इस वक़्त झिलमिल के रेडियो स्टेशन की बहुत ज़रूरत थी। असाइन जहाँ बेगम खानज़ादा उसके असाइन कहने पर मुस्कुराई, वहीं पिन्नो भी अपनी भेतीजी के नाम ले जाने पर नाइबा को संजीदगी से देखने लगी। सारे दिन मेहमानों के साथ गुज़ार कर नाइबा काफ़ी थकन महसूस कर रही थी। जब झिलमिल उसके पीछे-पीछे कमरे में आई तो वो फ़ौरन ही शुरू हो गई, खानी बीबी कल तो जी रब का शुक्र है कि आपको और खान को कुछ हुआ नहीं जी। नाइबा ठंडी सांसें लेकर काउच पर आ बैठी। हाँ, झिलमिल उसने आंखें बंद करते हुए कहा। समझ तो ये नहीं आया जी कि वो चोर अंदर आए कैसे? अभी जो भी नए लोग लगे थे ना काम पर, सबसे पूछ-पूछ हुई है। झिलमिल ने और मालूमात पूछी। नाइबा की सुनकर थोड़ा दुःख हुआ कि उसका अमीरन वाला गेटअप अब वो यूज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तो वो शक के दायरे में भी चली जाएगी। और अपने हाथों से हल्का-हल्का सर दबाने लगी। बीबी मैं मालिश कर दूँ आपके सर की? जी। झिलमिल ने उसको देखा तो फ़ौरन कहा, नहीं ऐसा करो, मेरा कोई कंफर्टेबल ड्रेस निकाल दो, कुछ लॉन्ग टाइप का, मैं नहा कर फ्रेश हो जाऊँ। नाइबा ने उठते हुए कहा। जब से उसे बेगम खानज़ादा ने बताया था कि शमशीर अभी 1-2 दिन ये शहर में ही रहेगा, नाइबा काफ़ी रिलैक्स थी। उसने सोचा था फ्रेश होकर काम से इस विंग का भी पूरा जायज़ा लेगी। कल शमशीर ने बेसमेंट का ज़िक्र किया था। आज सुबह से वो इस तक जाने का सोचती रही और अब रात में वो भी चेक करना था। आराम से वो फ्रेश होकर निकली और ड्रेसिंग रूम में हैंगर ड्रेस उठाया ये, लेकिन ड्रेस देखकर उसका दिमाग घूम गया। झिलमिल क्या हरकत है ये कैसा लिबास है? अनायबा अपने शर्ट के गिर दुपट्टा फैलाकर बाहर आई और झिलमिल की शामत आ गई। जी बीबी, मैं तो लाल जोड़ा तो यही था जी। जी वो अनायबा के गुस्से करने पर वाक़ई डर गई थी। ये बाज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत असुरख अनारकली फ़राक थी, लेकिन बिल्कुल ही बैकलेस थे, स्लीवलेस और बैकलेस ना होने की स्लीव्स और बैक ना होने की वजह से नायबा को वो बिल्कुल गैर मुनासिब लगी। मैंने लाल नहीं कहा था। वो गुस्से से अलमारी की तरफ बढ़ी और रहने दो तो मैं खुद देख लेती हूँ। उसने अलमारी के पट खोले ही थे कि झिलमिल की डरी-डरी आवाज़ आई, बीबी आपके कपड़े तो वहीं इस कमरे में ही हैं जी। उफ़ झिलमिल उफ़, अभी जाओ और कोई दूसरा लिबास लेकर आओ और इस बार इस किस्म का कुछ उठाकर ना मत लाना। झिलमिल तो वहाँ से सर फट भागी। नायबा अलमारी खोल कर जायज़ा लेने लगी। वेलकम शमशीर के शर्ट्स और ट्राउज़र्स तरीके से सेट किए थे। इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्रांड के शोरूम में हो। क्लोज़ेट हर मौसम, हर मौके के मुनासिब से कपड़े, जूते, यहाँ तक कि ड्रेस वहाँ का भी पूरा कलेक्शन था। शौक देखो ज़रा, पक्का एमेरेस्ट है शो ऑफ। उसकी नज़र दीवार की आईने पर पड़ी तो खुद को इस लिबास में देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा। कुछ सोचकर शमशीर की वाइट ड्रेस शर्ट निकाल कर अपनी शर्ट के ऊपर से ही कोट की तरह पहन ली। ये झिलमिल क्या कर रही है? वो अभी कमरे के दरमियान तक ही आई थी कि बाहर से उसे शमशीर की आवाज़ सुनाई दी। वो अभी कमरे के दरमियान तक ही पहुंची थी कि बाहर से उसे शमशीर की आवाज़ सुनाई दी। ये कहाँ से टपक पड़ा? नायबा ने घबरा कर सोचा। झिलमिल की बच्ची, उससे पहले कि खानज़ादा इधर आए, दूसरा ड्रेस लेकर आओ जो प्लीज़। उसकी ज़ोरों शोर से की जाने वाली दुआ को कबूलियत मिल के झिलमिल की आवाज़ सुनाई दी थी। बीबी वो दरवाजे के बाहर से ही पुकार रही थी, शुक्र 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 अनायबा की जान में जान आई। पर अगले ही लम्हे यही जान अलग में अटक गई। अये लड़की, इस वक्त मेरे पोजीशन में आईना नजर आई तो खैरियत नहीं होगी। शमशीर की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद झिलमिल ने कहा, क्या कहा होगा और वो कितनी स्पीड से वहाँ से भागी होगी, इसका भैया को चीज़ से अंदाजा था। उफ उफ, क्या करूँ मैं? उसके ऊपर बदहवासी तारी हो गई थी और तो कुछ समझ ना आया। भागकर ड्रेसिंग रूम में मेज़ के नीचे चुपकर बैठ गई। उसने शोर करते दिल पर हाथ रखा। धड़कनें इतनी तेज़ थी कि उसे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, कदमों की चाप करीब आ रही थी। आंखें सख्ती से नीचे, वो मेज़ के नीचे थोड़ा और सिरक गई। मुट्ठी में सख्ती से शर्ट का गिरेबान
पकड़ रखा था और इस लात की कदम की आवाज़ थम गई थी। बिया को लगा वो उसे वहाँ पाकर चला गया है। शमशीर ने कमरे में इधर-उधर देखा, वो कहीं नहीं थी। वो पढ़ने लगा था कि उसे लगा इसने लाल रंग देखा है। करीब आया तो ड्रेसिंग रूम के बाहर लाल दुपट्टा गिरा पड़ा था, जैसे जल्दी में छूट गया हो। इंटरेस्टिंग, उसने दिल ही दिल में सोचा। उसे ढूँढने को नज़र दोहराई छुपी है तो यही जगह हो सकती है। वो एक कदम आगे आया और अगले ही लम्हे बिया को खींच कर बाहर निकाला। छोड़ो मुझे, बिया ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इस अचानक अवसर पर उसका तवाज़ुन बिगड़ा। वो इसी के चौड़े सीने से जा लगी। उसके मज़बूत साहब में अपनी बीवी को भला कोई क्यों छोड़े, खासकर जब उसका रूप ही अलग हो। उसकी धीमी सरगोशी पर बिया ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी स्पर्शों निगाहों बिया के सरापे पर ही इस्तेहकाक से जमी थी। उसकी नज़रों की शिद्दत बिया को अजीब अंदाज से सुलझाने लगी। सीने पर हाथ पलटे लपेटे उसने एक कदम पीछे लेना चाहा। मिसेस शमशीर हयात, आप मुझे बताएंगी कि ये छिपा छिपाई हम क्यों खेल रहे हैं? उसके चेहरे पर झुकाव मासूमियत से पूछ रहा था। मुझे छोड़ो, अपना हाथ छुड़ाती हुए गुस्से से बोली थी। पहले ये बताओ कि इस न्यू फैशन का क्या कॉन्सेप्ट है? हाथ बढ़ाकर अपनी शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए कहा था। मेरी मर्जी बिया की घबराहट अरूज पर थी। वाओ! मर्ज़ी तुम्हारी और शर्ट मेरी। फ़ौरन जवाब आया था। हाँ, तो दे रही हूँ वापस, शौक नहीं है मुझे भी कोई। बिया को गुस्सा आने लगा था। अच्छा लाओ दो। शमशीर ने बिया के कंधे से शर्ट हटाने की कोशिश की। बिया का गंदा एक्सपोज़ हुआ और दूसरे ही लम्हे बिया ने शमशीर को पूरी कुव्वत से धकेला। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, लड़खड़ाकर चलकर पीछे हुआ। खैर दाईं तौर पर सहारा लेने के लिए इसी शर्ट पर हाथ था गया और वो बेचारी शर्ट अपना इतने तवाना बंदे का बोझ ना क्या सहती। ज़ोरदार आवाज़ के साथ कपड़ा चिढ़ा था। नायबा ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अपने बाजू से झूलते उसे बचे कुचे हिस्से को देखा था। कन्फ्यूज़ तो शमशीर भी था। फिर उसने अपनी शरीक हयात को अपनी तरफ करते देखा। सेकंड के इंतज़ार में शमशीर ने उसकी किक ब्लॉक की थी। उसकी एड़ी को पकड़े उसे झटका दिया था। नतीजा वो उसी के ऊपर आ गिरी थी। तुम्हारा मसला क्या है? शमशीर ने की आवाज़ इस बार सर थी और इसकी बदतमीज़ी काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन वो अजीब बिहेव कर रही थी। मैं कोई आवारा सड़क छाप लफंगा नहीं हूँ, तुम्हारे शोर हूँ। इसका आंच देता लहजा बिया को सुंघाने लगा। उसने फिर से मुक्के बरसाकर खुद को शमशीर से छुड़ाने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस छोड़ दो तुम। वो इसकी मजबूत गिरफ्त तोड़ने में नाकाम हो रही थी। शमशीर के चेहरे पर शदीद गुस्से के साथ हयात के मुक्के बरसाते हाथों को उसकी कमर पर लाता वो उसे उससे और करीब ले आया था। शमशीर अपनी बीवी को नहीं छोड़ता, उसके लहजे में शिद्दतें थी और वो जब उसने हयात को इस रेड ड्रेस में देखा तो के छुपने की वजह से उसे समझ आ गई थी। स्लीव और बैक से बेपहरा इस ड्रेस में उसकी दुधिया रंगत खोल रही थी। कोई और वक्त होता तो वो इससे सराहता, लेकिन हयात की बेरुखी और बदले हाजिर ने उसका मूड बहुत खतरनाक हो गया था। उसने उसे तेजी से दबा गिर आईने के सामने लगाया था। हयात ने नज़र उठाकर उसे नफ़रत से देखा था। दूसरे ही लम्हे शमशीर ने घुमाकर उसकी खुली कमर पर दस्तक हासिल की थी। पिया ने आईने में उसके अक्स को खुद पर झुकते देखा। अगले ही पल उसके लबों का लम्स उसे दहकाने लगा। नहीं, उसकी आवाज़ हलक में ही घुटने लगी। उसके लबों का लम्स उसे दिखाते हुए अंगारे जैसा लग रहा था। उसके देखते हुए अंगारे जैसा लग रहा था। उसके अलावा वो उसके कंधे पर थे। अचानक ही बिया ने उसका हाथ अपनी कमर पर महसूस किया था। ड्रेस की ज़िप खुलने की आवाज़ आई थी और बिया को लगा वो मर जाएगी। उसका पूरा जिस्म झटकों की ज़र्द में आया और उसने चिल्ला लेते हुए उसे पुकारा, "शि ना करें प्लीज़।" झटका तो उस पर अपनी मोहब्बत बरसाते इस वजूद को भी लगा था। इसने फ़ौरन ही हयात का रुख घुमाया। हयात का सर झुका हुआ था। शमशीर ने उसकी ठोड़ी उठाई तो उसने अब गीली पलकें उठाकर उसे देखा। प्लीज़ नहीं, एक सरगोशी थी, एक गलता चाहती। शमशीर ने उसे यूँ बिलक-बिलक कर रोते देखा तो उसके दिल पर एक आँसू सा पड़ा। वो सच में रो रही थी, मगर क्यों? वो इतना वहशी नहीं था कि उसकी आँखों में छुपे खौफ को ना देख पाता। नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखे थे। क्यों तुमने मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठाया था? हाथ पर क्यों उठाया था? सवाल किया गया था। तुम मुझे ऐसे हाथ मत लगाओ। भीगी सी एक गुज़ारिश थी। पहले वादा करो दोबारा मेरी हड्डियाँ तोड़ने की कोशिश नहीं करोगी। शमशीर ने हाथ बढ़ाया या जवाब में हयात ने तेज़ी से सर हिलाते उसके हाथ को थामा था। वो इसका हाथ पकड़ कर उसे ड्रेसिंग रूम में से बाहर ले आया और अब भी हल्के-हल्के काँप रही थी। ये वाक़ई डर रही है, वो हैरत से सोचता उसे बेड तक ले आया था। बिया को पहली बार इतना डर लगा था, वो इसके सामने ऐसे बेबस हो जाएगी। ये उसके वहम-गुमान में भी नहीं था। बेड पर बैठी बिया वो कम्फर्टर को अपने गिर्द लपेटने लगी। शमशीर उसे देख ही रहा था। उसने हल्की से कहा, महफूज़ हो तुम, आराम करो। वो बहुत घना जंगल था, दरख्तों की शाखें इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी इनसे गुज़र ना पा रही थी। नायबा जंगल में शक्ल से निपटती चली जा रही थी। बार-बार दरख्तों की उभरती हुई पुरानी जड़ें उसके पाँव से उलझी जाती। वो बामुश्किल खुद को इनसे बचाकर रास्ता बनाती आगे बढ़ जाती। अचानक उसने दूर दरख्तों के पास जारी को देखा। वो सफ़ेद वास्ते और सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने इस अंधेरे जंगल में एक मारवाड़ी मखलूक लग रहा था। भैया, नायबा ने उसे आवाज़ देना चाही, मगर शायद उसने सुना नहीं। वो और आगे बढ़ गया। उसे यूँ अंधेरे जंगल में जाता देखकर नायबा तेज़ी से उसके पीछे भागी। भैया रुके। इस बार उसे ज़ोर से पुकारा। वो फिर से भी ना रुका। घने जंगल में बढ़ता ही चला गया। उसके पीछे भागी नायबा अचानक ही एक बड़ी हुई जड़ से उलझकर वो ज़ोर से गिरी। उसने जल्दी से ज़री की तरफ देखा और वो रुक गया था। वो मुड़ कर उसे ही देख रहा था। शायद उसने भैया की आवाज़ सुन ली थी। नायबा ने खुशी से उसे पुकारा, भैया मैं कब से आपको आवाज़ उसने अचानक ज़री के पीछे एक साया देखा। फायरिंग की आवाज़ आई और ज़री की सफ़ेद कमीज़ सुर्ख रंग में रंगने लगी। भैया नहीं, वो लड़खड़ाकर गिरा और नायबा घबरा कर उठी। उसने सिसकते हुए चारों तरफ देखा। वो जमशीद के बेडरूम में थी। कमरा नीम तारीख था। वो अभी भी कंफर्टर में लिपटी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। खौफ से उसका हलक सूख रहा था। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की। कंफर्टर में उलझकर ज़ोरदार आवाज़ से नीचे गिरी। शमशीर जो स्टडी में काल पर गया था, कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर कमरे में आया तो उसे वो बिस्तर के पास कंफर्टर में उलझी नजर आई। हयात क्या हुआ है? वो तेज़ी से उसकी तकाया था। बिया ने उसकी आवाज़ पर तो उठाया। उसकी सिसकों में तेज़ी आ गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? वो परेशान सा उसे कंफर्टर के जंगल से निकालता पूछ रहा था। बिया ने थामती हुई उंगलियों से उसकी आस्तीन का कोना पकड़ा था। शमशीर ने हल्की से उसे खुद से लगाया था। वो इसके सीने से लगकर पुट-पुट कर रोने लगी थी। वो उसे खुद में भरता उसका सर सुहाने लगा। वो उसको मजबूती से थामे उसकी पनाहों में चुभ गई थी। कितनी ही देर तक वो उसे ऐसे ही बैठे रहे। वो उसे थामे अपने होने का एहसास दिलाता रहा। वो इसे लगी इतने दिन की फ्रस्ट्रेशन आँखों में आंसुओं में बहाती रही। शमशीर ने महसूस किया कि वो अब रो नहीं रही तो उसे यूँ ही खुद से लगाए हुए खड़ा हुआ था। बिया ने
अभी भी उसे मजबूती से थामा हुआ था। वो चलता हुआ उसे बाहर बालकनी तक ले आया था। खुली फज़ा में सांस लेती अभिया ने अपना सर उठाकर देखा। बाहर एक सुकून छाया हुआ था। शमशीर के कमरे की बालकनी से दो धुंध में लिपटे खेत नज़र आ रहे थे। फजर की अज़ान की आवाज़ आने लगी तो बिया खामोशी से अज़ान सुनने लगी। ऐसे-ऐसे उसके अंदर तनानियत बढ़ती जा रही थी। वो जॉगिंग से वापस आ रहा था जब उसने हयात को अपनी खादमा के साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से में जाते देखा। वो कुछ सोचे में अपने रूम में वापस आया। क्या वो इसकी कुर्बत से खौफजदा थी? उसने सोची। फिर उलझी, क्या ये सब इस रात के हमले की वजह से हुआ था? उसके ज़हन को यही सूझा। उसे यही लगा कि उसने ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन उसके लाशूर में इस रात एक खौफ बैठ गया था। वो इसके घर में खुद को मकाम महफूज़ समझ रही थी। ये बात शमशीर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसकी बीवी को अपने खौफ में मुब्तला कर देने वालों को वैसी सज़ा देना चाहता था कि उसकी नस्लें भी याद रखें। अनाइबा नाश्ते से फारिग हुई तो झिलमिल को लेकर दुल्हन के पुराने कमरे में आगे दिखाओ ज़रा मुझे कौन-कौन से कपड़े हैं यहाँ। कल के बाद उसे दोबारा रिस्क नहीं लेना था। अभी भी ये वाली रैक व सारे जोड़े बड़ी बीवी ने आपके लिए तैयार करवाए हैं। वो एक फुल वार्डरोब रैक की तरफ इशारा करती बोली। नायबा ने उठकर देखा। सभी एक से बढ़कर भारी और फैंसी ड्रेसेस थे। ऐसे कपड़े तकरीबात के लिए तो मौजूद होते हैं, मगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में उनको पहनना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। और वो बाकी जो याद मेरा मतलब है मैं लाई हूँ वो कहाँ है? नायबा ने एक कमीज़ से जभी भी वो इस बक्से में है। झिलमिल ने सूटकेस की तरफ इशारा किया। हैंगर पर लगाओ सारे। बीबी मैं लगाकर आपके कमरे में ले आती हूँ। झिलमिल ने झट मशवरा दिया। नहीं मेरे सामने ही करो, मैं चेक कर रही हूँ। ये बिया ने जल्दी से बात बनाई। अब वो झिलमिल को क्या बताती कि इस कमरे में जाने के ख्याल से ही उससे कुछ हो रहा था। उसे लगता था कि वो बहुत मजबूत है, वो इसका सामना कर लेगी, इससे लड़ भी लेगी, लेकिन इंतकाम के चक्कर में उसने खुद को इसके दस्तरस में दे दिया था। वो एहसास हो रहा था कि क्या हिमाकत कर दी थी। शमशीर ने जो किया था सो अलग, पर वो खुद से नाराज़ थी जो उसी के तसल्लियाँ कर रही थी। इतना तो हुआ था कि इतना रोने के बाद उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो गई थी। वो मानना नहीं चाहती थी, पर सुबह से वो कुछ रिलैक्स थी, लेकिन जिसकी वजह से थी उसको क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं देने वाली थी। बीबी झिलमिल की डरी-डरी आवाज़ ने उसे सोचा कि जंगल से निकाला। क्या है? सवालिया नज़रों से उसे देखा था। जी ये सारे जी तो वैसे ही हैं जी। झिलमिल ने आसानी से कहा, हँसती से कहा। बिया तेज़ी से करीब आई। झिलमिल गलत नहीं कह रही थी। वो सबके सब ड्रेस या तो स्लीव थे या बैकलेस। किसी की शर्ट ज़्यादा की ही शॉर्ट थी तो कोई वो डीप गले वाला डिज़ाइन था। इस बेहूदगी की तो मुझे तो नहीं थी तुमसे हयात बेगम। धीरे-धीरे ने उसको सवातें सुनाती। बिया गुस्से से सोफे पर बैठी। अब उसे कौन बताता कि हयात का ये बैग इन ड्रेसेस का था जो उसकी एक डिज़ाइनर सहेली ने खास उसके लिए डिज़ाइन किया था। वो अंग्रेज़ी और उसके अरब और इंडियन कल्चर से इंस्पायर होकर ये ड्रेस बनाए थे। इसका दिल रखने के लिए हयात बेचारी तो ले आई थी, मगर यहाँ से भागते हुए वो अपना अपना बस अपना ज़ाती बैग ले पाई थी। ये छोड़ गई थी। सर वो वापस पहुँच गई। आपने जैसा कहा था हमने इन्हें यहाँ से जाने पर प्रॉपर सपोर्ट किया और हर चीज़ आपके दायित्व के मुताबिक दी ही हुई। वाहिद ने शमशीर को रिपोर्ट देते हुए कहा था। शमशीर इस वक्त अपनी बिल्डिंग के सीक्रेट रूम में था, जिसके बारे में उसके स्टाफ के अलावा हवेली के मुलाजिम को भी नहीं पता था। वो हवेली से कम ही ऑपरेट करता था, लेकिन जब भी करता था इसका ज़्यादा वक्त बेसमेंट से मतलब इस सीक्रेट रूम में ही गुजरता था। मिर्ज़ा ने इन दोनों को क्या रिपोर्ट दी? इन हमलावरों का जिक्र ही उसे सुलगा रहा था। उसने अगले दिन ही उन्हें अपने शहर वाली बेसमेंट में शिफ्ट करवा दिया था। उनकी तबीयत साफ करने को वहाँ बेहतर से बहुत से तरीके थे, पर इनमें से एक ने कबूल कर लिया कि दिलावर चक के भाई ने उन्हें इस काम पर लगाया था। वो मजदूर बनकर आए थे और तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी टीम को शूट कर देना चाहिए। जिनकी नाक के नीचे से होते वो मेरे बेडरूम तक आ घुसे। शमशीर डरा था और वाहिद को लगा था कि वो सच में जान से जाएगा, लेकिन उसे रिपोर्ट कंप्लीट करनी ही थी। सर ऑन ड्यूटी मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया है। ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं होगी सर। वो मुस्तैदी से बोला। इस रात शमशीर ने उसे कोई दो मुलाजिमों को यहाँ से बाहर निकालने का मिशन दिया था। जिस वक्त वो वापस आया था शमशीर के कमरे से फाइट की आवाज़ सुनकर वो बेदरे दौड़ता हुआ आया था। वो मौजूद था या नहीं उसकी टीम की नाअहली ने उसे शमशीर के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। याद रखना मैं दूसरी बार माफ़ नहीं करूँगा। अब तुम जाकर दिलावर शाह के भाई का कच्चा एजेंडा निकालो। उसे ऑर्डर देकर वहाँ से जाने का इशारा करता शमशीर एजेंट एक्स को सीक्रेट डिवाइस पर कॉल करने लगा। नायबा स्टडी का दरवाज़ा चेक कर रही थी। नाकाम वापस लौट आई थी। बिल्डिंग के इस हिस्से में कई कमरे थे। नीचे की मंजिल पर बैठे किचन और डाइनिंग हॉल थे। झिलमिल के मुताबिक ये शमशीर के मेहमानों के लिए था। जिसमें समर्थी होते तो उन्हें हवेली के अंदरूनी हिस्सों में कभी नहीं बुलाया गया। ऊपरी मंजिल पर शमशीर का बेडरूम और स्टडी थे और इसका बेडरूम में किसी होटल के सॉर्ट की तरह कुशादा था। वाइट वॉल इन वार्डरोब अटैच बाथरूम जिसमें जकूज़ी और बाथ टब भी था। इस एक कमरे में शामिल थे। दूसरा कमरा स्टडी या ऑफिस था जो सिर्फ इस वक्त खुलता था जब शमशीर इसके अंदर काम कर रहा होता था। कमरे के ऊपर की मंजिल पर एक सेपरेट छत थी जिस पर अभी तक जाने का बिया को इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो काफ़ी कोशिश के बाद भी ना तो बेसमेंट का रास्ता ढूंढ पाई थी, ना ही स्टडी का दरवाज़ा खोल पाई थी। फिलहाल वो हिम्मत जमा करके अपने बेडरूम में आ बैठी थी। शमशीर लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। लैपटॉप देखकर बिया के अंदर का हैकर मचलने लगा था, लेकिन पहले एक ज़रूरी काम करना था। शमशीर उसने धीरे से कहा था। हाँ बोलो। उसने स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए ही जवाब दिया। मुझे शॉपिंग पर जाना है। नायबा ने जल्दी से कहा। शमशीर ने कुछ ने नज़र उठाकर उसे देखा। क्यों क्या चाहिए? उसने सरसरी सब पूछे कपड़े। नायबा ने थोड़ा हिचकिचाहट कर जवाब दिया। कपड़े मगर वालदा ने तो बहुत सारे कपड़े लिए हैं तुम्हारे लिए। वो थोड़ी दिलचस्पी से पूछने लगा। मगर वो रोज़मर्रा के कपड़े नहीं है, मुझे कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। नायबा ने समझाया। इस कंजूस को समझला क्या है? पूरी तफ्तीश करने बैठ गया। अगला जुमला दिल्ली में कहा गया। अच्छा तो क्या चाहिए तुम्हें कंफर्टेबल कपड़ों में? वो कंफर्टेबल पर जोर देता पूछने लगा। तंग आकर बिया ने गलवाना शुरू किया। भाई मतलब लॉन्ग कॉटन के ड्रेस, ट्रैक सूट, ट्राउज़र, टी-शर्ट और अंडर फौरन ही ज़ुबान को ब्रेक लगा दिया और अंडर एस्टिमेट मत करना। तुम्हारा बहुत खर्चा करवाना है मुझे। नायबा ने जल्दी से बात खत्म की। वो लैपटॉप रखकर उठ के आया और अपना कार्ड निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया। सब तुम्हारा, मगर वापस आकर तुम मेरी एक डिमांड पूरी करोगी। डिमांड? नायबा ने दोहराया। ज़हन इधर-उधर भटका, लेकिन फिर भी इस वक्त अपना काम निकलवाना ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा ठीक है। उसने बज़ाहिर हथियार डाले थे। शमशीर जो उसके चेहरे के उतार-चढ़ाव देख रहा था, उसकी ताबेदारी देखकर मुस्कुराया। वो जानता था कि इतनी आसानी से वो इसको कोई बात नहीं मानने वाली थी। ठीक है चलो फिर मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। वो चाबियाँ उठाता बाहर निकल गया। वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि उसकी नज़र हयात पर पड़ी। आसमानी रंग के अबाए में रंग हिजाब और नकाब लगाए वो तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी। चलें गाड़ी के पास रुकते उसने पूछ ही लिया। शमशीर आँखों में खोता ठंडी आ भरता गाड़ी में आ बैठा। अच्छी लग रही हो। उसने
उसने धीमे से कहा। नायबा ने बाज़ारी कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। "तुमने ये कहाँ से लिया है?" शमशीर ने उससे बिला वजह पूछ लिया। "मैंने नहीं लिया, आपकी वाला ने तोहफ़ा दिया है।" नायबा ने कहा। इस वक़्त वो इसकी बहुत मशहूर थी, क्योंकि वो इस ऊट-पटांग कपड़ों में तो बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर जब से वो हयात के रूम में रोल में थी, हिजाब का ख़्याल रख रही थी। शमशीर ने एक बार फिर से इसका जायज़ा लिया। "मेरी वालदा की पसंद है, बहुत लाजवाब इशारा।" इस वक़्त फ्रंट सीट पर बैठी नकाब पोश हसीना की तरफ तवज्जो से बिल्कुल हतलकी इख्तियार करके आस-पास से गुज़रते मंज़िल देख रही थी। वो शहर के वसीअ व अज़मात की पार्किंग में गाड़ी लेता चला आया। तबीयत ने हवेली से निकलते हुए भी उसके गार्ड्स को की गाड़ी को नोट किया था, और अभी वो शमशीर को उतरने से पहले पैरामीटर चेक करते तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। "तुम सब यहाँ वेट करो, मैं उन्हें ऑर्डर देता हूँ।" हयात का हाथ पकड़ता लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। "शमशीर, हाथ छोड़ो, मेरा पब्लिक प्लेस की वजह से बिया ने अपनी आवाज़ को धीमा रखा था। देखो हयात, यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं, बिला वजह इश्यू मत बनाओ।" शमशीर ने उसके साथ चलते हुए सरगोशी की थी। बिया गैर महसूस तरीके से जितना खींच सकती। वो लिफ्ट में दाखिल हुए थे। शमशीर ने खामोशी से ऊपर जाने का बटन प्रेस किया था और धीरे से उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। "तुम्हें आखिर मसला क्या है?" मुझसे अंदाज़ में गुफ्त की थी। बिया कोई बगैर कोई जवाब दिए उससे फ़ासला बनाती खड़ी हो गई। लिफ्ट में एक और फैमिली भी थी। 2 शरारती बच्चे अपने वालिदैन के साथ मुस्तकिल अपने आईपैड पर गेम खेल रहे थे। शॉपिंग के फ्लोर से पहले फूड कोर्ट का फ्लोर था। जैसे ही इनके वालिदैन लिफ्ट से निकले, एक बच्चे ने तेज़ी से लिफ्ट के ऊपर के सारे बटन प्रेस कर दिए, जबकि दूसरे ने बाकायदा बिया और शमशीर को मुँह चिढ़ाया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ था और बिया ने बंद दरवाज़े को घूरते हुए कहा था, "किस कदर बदतमीज़ हैं ये लोग आजकल, बिल्कुल औलाद की तरबियत नहीं करते। डोंट वरी, हम अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत करेंगे।" शमशीर ने इत्मीनान से जवाब दिया, और बिया का चेहरा नकाब के अंदर पूरा गुलाबी हुआ था। "क्या फ़िज़ूल बात है ये?" उसने फ़ौरन ही जवाब दिया था। शमशीर ने उसके तपे-तपे अंदाज़ में और झुकी हुई नज़रों को मुस्कुराते हुए एन्जॉय किया था। वो इसकी हरकत से तपी हुई थी। जैसे ही वो आउटलेट में दाखिल हुए, उसने सेलमैन को इशारा किया, "न्यू कलेक्शन के हर आर्टिकल का स्मॉल साइज़ पैक करवा दें।" उसने आराम से कहा, "जी मैम, इस कलेक्शन में पूरे 14 आर्टिकल हैं।" सेलमैन ने तस्दीक चाहिए, "हाँ, इट्स ओके।" बिया ने शमशीर का कार्ड निकालते हुए कहा, "मकसद उसे ज़िद करना था। प्लीज़ हैंड योर पिन मैम।" शमशीर ने कैशियर ने कार्ड मशीन में फँसाकर उसकी तरफ बढ़ाया। जवाब में बिया ने चैलेंज करी निगाहों से शमशीर को देखा। उसे लगा था वो उसे टोकेगा या फिर पिन बनाने से इनकार कर देगा। कम से कम कुछ तो तंग होगा 1.5 लाख का बिल देखकर। मगर वो इम्तनान से एक कदम आगे आता है, उसके बराबर खड़ा हुआ, फिर झुक के उसके कान में कुछ बुलंद सरगोशी की थी, "जिसकी पिन हमारी शादी की डेट है।" बिया, जो उसके सबसे सामने खुद के इतने करीब होने पर ही कंफ्यूज हुई थी, उसके जुमले और अंदाज पर बिल्कुल ही पजल हो गई। काउंटर पर खड़े लोग उसे देखकर चिढ़ कर मुस्कुरा रहे थे। सबको लगा ये शादीशुदा जोड़ा बहुत रोमांटिक है, जबकि बिया का सारा मूड ही खराब हो गया। इश्क-ज़ादा को वो हरा ही नहीं पा रही थी। शॉपिंग के बैग्स के लिए शमशीर ने अपने गार्ड्स को कॉल कर दी थी, जो खुद वो उसके पीछे लपका था, जो जो आर्केड एरिया में घुस चुकी थी। काउंटर से टोकन लेती वो सीधी शूटिंग रेंज में गई थी। शमशीर उसे फायर करता दिखने लगा। गुस्से की शिद्दत में वो बार-बार निशाना चौक रही थी। एयर गन के चलते इधर-उधर गिर रहे थे, मगर टारगेट मिस हो जाता था। "बेगम शमशीर, आपको मदद चाहिए?" वो इसके पास आता मुस्कुराते लहजे में पूछता था। "हाँ, टारगेट पर जाके खड़े हो जाओ, फिर मेरा निशाना नहीं चूकेगा। ये बिया शमशीर को मारना है तो गन इस पर तानी थी, खिलौनों से नहीं, असली गन से मारना।" उसका लहजा अचानक ही सर्द हुआ था। "शर्त ये है कि जब तुम्हारा हाथ ना कांपे।" बिया का हाथ तो क्या, उसके बदले हुए लहजे पर एक लम्हे को दिल भी काँप लिया था। अब इख्तियारी उसे वो याद आई जब वो छत पर उतरने की कोशिश में तख़्त पर चढ़ी थी। ऐसे ही सर्द लहजे में शमशीर किसी फ़ाइल का ज़िक्र कर रहा था। उसे हवेली जाकर उसका लैपटॉप हैक करना था। वो खामोशी से उसकी तक़रीर में पार्किंग लॉट की तरफ चल पड़ी। वापसी का रास्ता खामोशी से कट रहा था। रूट लंबा होने की वजह से शमशीर ने इस बार ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा था। खुद वो हयात के साथ पीछे की सीट पर आ बैठा था। वो इसकी तरफ से रुख मोड़े बैठी थी। ध्यान लैपटॉप पैक करने की वो सुबहबंदी कर रहा था। गाड़ी के सिग्नल पर आकर रुकी। "साहब, अपनी बीवी को सबक बना लो। साहब, ये गजरे ले लो ना।" 10-12 साल का लड़का शमशीर की खिड़की पर खड़ा था। अमूमन वो गाड़ी के शीशे बंद ही रखता था। इस वक्त भी उसकी खिड़की का शीशा नीम तारीख होने के बायस बंद भी था, लेकिन वो लड़का हयात की साइड से घूमकर आया, और जिसने बाहर देखने की खातिर शीशा आधा खुला छोड़ दिया था। उसकी आवाज़ पर जहाँ वो चौंकी थी, वहीं ड्राइवर ने उसे भगाने के लिए पर तोड़े थे, मगर शमशीर ने इशारे से मना कर दिया था। "तो ये लेने से बेगम मान जाती है?" शमशीर ने पूछा था। "जी, जी साहब, ज़्यादा नाराज़ है तो आप खुद पहनाना, मान जाएगी।" उसने फ़ौरन मुफ्त मशवरा दिया था। शमशीर ने हाथ बढ़ाकर गजरे लिए थे, और वो लड़का पैसे लेकर खुश हो गया था, क्योंकि सिग्नल खुलने पर गाड़ी आगे बढ़ाने लगी थी। मोती और बेला की खुशबू गाड़ी में बिखरने लगी थी। शमशीर ने हाथ बढ़ाकर बिया का हाथ थामा। बिया ने हाथ झटकना चाहा, लेकिन नाकाम रही। ड्राइवर की मौजूदगी में कुछ भी रिएक्शन देने से नायबा गुरेज कर रही थी। उसे अंदाज़ा था कि अपने मातहतों के सामने वो अपनी सुबकी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके हाथ से अपना हाथ तो छुड़ा नहीं पाई, लेकिन उसे सख्त नज़रों से घूरा ज़रूर। वो भी उसकी घूरियाँ नज़रअंदाज करता उसे खामोशी से गजरे पहनाने लगा। इस कश्मकश में कुछ फूल मसल कर बिया की गोद में गिरे, लेकिन ना ही वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश से बाज आई और ना ही शमशीर ने हार मानी। वो इसके हाथ थामे बैठा था। नज़र उसकी कलाई में सज चुके थे। शमशीर को अंदाज़ा था कि मौका मिलते ही वो इन्हें नोच के फेंक देगी, इसलिए उसके हाथ थामे वो इसकी शोला बरसाती आँखों में देखता रहा। गाड़ी अब शहर के दूर से निकल गई थी। ड्राइवर आसपास की गाड़ियों की तरह तेज़ स्पीड में गाड़ी निकाल रहा था। अचानक बराबर की गाड़ी ने उन्हें साइड से मारने की कोशिश की। ड्राइवर ने महारत से गाड़ी को बचाया। ब्रेक चलाने की आवाज़ बुलंद हुई, और बिया, जो पहले ही शमशीर की तरफ टेढ़ी होकर बैठी थी, सीट से उछलकर गिर जाती अगर दो मजबूत हाथ उसे सहारा न देते। शमशीर ने एहतियात से उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कॉल मिलाई थी। "माजिद, चेक करो कौन लोग हैं।" उसके गार्ड ने पहले भी पिछली वाली गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रोक लिया था। "सब नौजवान नशे में मस्ती कर रहे हैं।" मुस्तैदी से जवाब आया। "उनको हवालात की हवा लगवाओ। अपने 2 बंदों को उनकी खातिर के लिए छोड़ो, बाकी वापस आ जाओ।" शमशीर आराम से कहता बिया का बाजू सुनाने लगा। बिया खामोशी से उसके इशारे से लगकर बैठी थी। फिर से इस साल में गिरी थी, जैसे वो एक महफूज़ पनाहगाह में है। वो अपनी सोचों में घिरी न जाने में बाकी के रास्ते उसका हाथ मजबूती से थामे रही। शाम का अंधेरा फैला जा रहा था। इस मंझले अंधेरे में एक आदमी दीवार की ओर में खड़ा गली के इस पार देख रहा था, जहाँ से एक क्लब का दरवाज़ा मुस्तकिल उनकी नज़रों में था। कानों में ईयरफ़ोन लगाए उसकी विग में छुपा हुआ था। चेहरे पर घनी मूंछें थी,
जिन्होंने उसके होंठों को भी ढाँप लिया था। ये ज़ाहिर वो लापरवाह से खराब सिगरेट के कशे लगा रहा था, लेकिन उसके कान में लगे एयरबोर्ड पर कोई मुस्तकिल उसे खबरें पहुँचा रहा था। सरदरा पर शक है, भाई अनफर शकी, आज इस क्लब में ज़रूरी डील है। सर अर्जेंट के ने हमें ऑर्डर किया है कि ये केस आप डील करेंगे। उसके कान में दोबारा आवाज़ उभरी थी। एजेंट टैक्स की नज़र खराब का जायज़ा देती। एक बिल्ली पर हाथ आ रही थी जो सामने के मकान की ऊपरी मंजिल पर बैठी दुमला रही थी। शायद किसी चूहे की शामत आई थी जो उसका शिकार बनने वाला था। इस बिल्ली को देखते एजेंट टैक्स की याददाश्त पर कोई और चेहरा उभरा था, लेकिन दूसरे ही पल एक गाड़ी और जीप क्लब के दरवाजे के बाहर आ रुकी थी। जीप से छलांग लगाकर मसला गार्ड उतरे थे और उनके दरमियान में अकड़ कर चलता एक फर्बी बाल आदमी था। उसके क्लब में दाखिल होते ही एजेंट टैक्स के कान में आवाज़ उभरी थी, शाह अनवर पहुंच चुका है। ही इज़ हियर सर। अजय टैक्स ने चुटकी सी बजाई और आधो जली सिगरेट को अपने भारी पोत तले मसल दिया। गाड़ी हवेली के कंपाउंड में दाखिल हो चुकी थी। हयात उसके कंधे से सटकाए सो गई थी। उसे इतनी बेफिक्री से अपनी बाहों में सोते देखकर शमशीर होले से मुस्कुराया था। ड्राइवर उसके इशारे पर पहले ही गार्ड के साथ सर्वेंट एरिया में जा चुका था। शमशीर ने हंसते-हंसते से बाजू में उठाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। पिया की आँख खुली तो पहले तो उसे यही लगा कि वो अपनी गाड़ी में है, लेकिन ज़रा आवाज़ जागे तो अंदाज़ा हुआ कि वो हवेली के अंदर है। फिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे वो हिल रही है। चौंक कर सर उठाया। शमशीर उतारो मुझे। वो उसकी गोद से निकलने के लिए गिरदो करने लगी। अरे आराम से हयात, हम दोनों गिर जाएंगे। यकीन उसे सज रहकर वो ज़िना कर रहा है। उसकी अचानक की खींचातानी उसका तवाज़ुन बिगाड़ रही थी। इसके बाद उनका बिया ने कुछ देर के लिए हिलना बंद कर दिया। तुम मुझे जगा सकते थे, फ़ौरन शिकवा किया। जी आया था, तुम टस से मस नहीं हुई। अब तो किधर क्या सोचता अगर मैं अपनी बीवी को गाड़ी में सोता छोड़ के अंदर आ जाता। शमशीर ने मासूमियत से कहा। वो कमरे में पहुंचे ही थे कि बिया तेजी से उसकी गिरफ्त से निकलती कमरे के अंदर भागी। शमशीर को इसकी बदहवासी पर हंसी आई। एक तो ये शेरनी, वो ज़ेरे लब कहता कमरे में दाखिल हुआ था जहाँ नाइबा ड्रेसिंग एरिया में खड़ी अपने हिजाब खोल रही थी। उससे स्कार्फ खोला तो उसके बाल फिसल कर कमरे पर फिसले। शमशीर अपने नाम से पहुंच पर बैठा उसे खुद को बाहर से ज़्यादा करता देखने लगा। याद की नज़र से बचने के लिए उसने एक मैगजीन उठा लिया था, वरना इसका क्या भरोसा नहीं कब विपट जाती। वैसे तुम्हें याद तो होगा। शमशीर की आवाज़ पर नाइबा ने पलट कर देखा। वो अपनी धुन में बाया हैंगर पर लटका रही थी। याद के लाए गए वो ड्रेसेस में से बहुत ढूंढ ढूंढ कर उसने ये ड्रेस निकाला था। फराक स्टाइल में पीच कलर की शॉर्ट शॉर्ट थी जिस पर सफ़ेद रंग की कट वर्क बेल्ट थी, हम रंग ट्राउज़र और दुपट्टा था जिससे अच्छी तरह से शानों को फैलाकर अपनी तरफ से बिया ने उसके गले की गहराई को छुपा रखा था। इस बात का बिया ने निशान बनते हुए कहा। वो चलकर कमरे के दूसरी तरफ आ गई जहाँ बुक शेल्फ पर कुछ किताबें रखी हुई थी। पास रखी रीडिंग चेयर पर बैठे उसने इत्मीनान से पूछा था। ये और बात है कि अंदाज से वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। वही जो हमारी डील हुई थी, अब तुम्हें मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। शमशीर ने भी इत्मीनान से याद दिलाई। शमशीर नोट कर चुका था। वो मुतमा उसकी कोशिश करी कि उनके के दरमियान 6 गज़ का फासला रहे। अच्छा बताओ क्या है तुम्हारी डिमांड? बिया ने मरी मरी आवाज़ में पूछा। इसका जो जवाब शमशीर ने दिया, कम से कम बिया को इसकी उम्मीद नहीं थी। फाइट मी। शमशीर ने फरमाइश की थी। क्या मतलब? अब नायबा को लगा उससे गलतफ़हमी हुई है। भाई सीधा-सा मतलब है, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना अच्छी लड़का हो। तुम ही तो कहा रही थी कि अपना दफ़ा कर सकती हो तो प्रॉफिट। शमशीर ने कहा तो बिया को लगा जैसे उसके दिल की मुराद भर आई हो। वो तो कब से इस कांज़ादे की हड्डी पसली ये करना चाहती थी और वो बेवकूफ़ उसे खुद पर मौका दे रहा था। मंज़ूर है, लेकिन तुम बाद में पछताना मत। झट से हामी भर के चैलेंज किया था। इतना कॉन्फिडेंस, अच्छा तो एक पेनल्टी रख लेते हैं। शमशीर ने कुछ सोचते हुए कहा, ज़रूर रखो, तुम हारोगे तो ये कमरा मेरा, तुम कहीं और सो जाओ। नाइबा ने खुशियों का तजवीज़ किया। शमशीर ने भी उसी के इम्तिहान में मंज़ूर है, मगर मैं जीता तो भाई बिल किसी जवाब दिया। उसकी नौबत ही नहीं आएगी, तुम ख्वाब देखते रहो। बिया ने बरखस्ता जवाब दिया। चलो फिर। शमशीर उठा तो बिया फ़ौरन पोजीशन लेने लगी। बेगम शमशीर, हम बेडरूम में कुश्ती नहीं करेंगे। वो इसकी जल्दबाज़ी पे महसूस हुआ। ओ चलो, वहाँ जिम है मेरा। उसे ऊपर चलो, वहाँ जिम है मेरा। उसे कहता वो कमरे से बाहर निकला चला गया। नाइबा शमशीर के पीछे जल्दी छत पर आई तो उससे खुशगवार हरकत हुई। छत के आधे हिस्से में खूबसूरत फूलों से सजावट रूफ टॉप गार्डन था। साथ एक बीच था जिसको देखकर नाइबा का दिल चाहा कि वो चांदनी रात में वहाँ बैठकर रात को एंजॉय करे। शमशीर ने उसको यूँ यपकिक चाँद को देखते हुए देखा तो धीमे से मुस्कुराया। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा। आसमान पर चाँद पूरा था मगर आधा लगा। शमशीर ने गमगीन लहजे में कहा तो बिया चौंक कर मुड़ी। मस्त शमशीर, हम यहाँ फाइट करने आए हैं। अपना मुशायरा किसी और डी पर मुलतवी कर लीजिएगा। बिया ने उसकी तरफ आते ठक से चोट की। फिर कुछ सोच कर कहा, बल्कि जब तुम हार जाओगे ना तो मैं यहीं बेंच पर सो जाना। शायरी करते करते उसने शरारत से कहा तो शमशीर उसके इस नए रूप पर पूरी तरह फ़िदा हुआ। अभी देख लेते हैं, फिर ज़रा चलो ज़रा। वो इसका हाथ पकड़ता इस हाल में ले आया जो छत के आधे हिस्से में मुहित था। इतना ज़बरदस्त सीन देखकर बिया को बहुत एक्साइटमेंट हुई। फर्श पर रबर मैट बिछाए गए थे। एक पूरी दीवार पर आईना नस्ब किया गया था। शावर और चेंजिंग रूम भी मौजूद था। बिया चलती हुई सामान देखने लगी। बस में एक मजबूत पावर रैक था जिसमें मुख्तलिफ वज़नों के लिए सेफ्टी पिन और एडजस्टेबल जे रैक थे जो कि स्क्वाश और बेंच पर रेस्ट में काम आते थे। एक चमकदार ओलंपिक बार हल्की रोशनी में चमक रही थी जो एक वज़न के रैक में दुरुस्त तरीके से मुनज़्ज़म करदा वेट्स के साथ रखी थी। एक तरफ रैक में मुख्तलिफ डंबल्स थे। करीब ही एक पैड बेंच थी जो बेंच वर्कआउट के लिए कारआमद थी। फिर दिलचस्पी से बिया के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमकी जैसे वो अपना मनपसंद खिलौना मिल गया हो। हयाती ये लो। फिर उसकी तरफ उन्हें गहरे रंग का स्पोर्ट वेयर हुडी और ट्राउज़र पर आता हुआ बोला, ये क्यों? बिया ने सवालिया अंदाज में पूछा। वो इसलिए कि ये दुपट्टा ऐसे पहनकर तो तुम फाइट नहीं कर सकोगी और अगर दुपट्टा उतार दोगी तो हमारी फाइट कुछ और ही किस्म की होगी। शमशीर ने उसके गहरे गले पर इत्मीनान से तबसरा किया। प्रिया ने झुककर उसके हाथ से कपड़े पकड़े और सोचा था कि कहीं का अभी इतना कूदती हूँ इससे मैं। वो धीरे धीरे शमशीर के अलग अलग अंदाज से धुलाई करते हुए ड्रेस अप हुई और चेंजिंग रूम से बाहर निकली तो ठट गई। शमशीर काले रंग के स्लीवलेस टैंक टाइप में खड़ा वार्म अप हो रहा था। उसकी बाजू के उभरते मसल देखकर बिया को अंदाजा हुआ कि वो इसे लाइट वेट समझकर गलती कर बैठ चुकी है। उसके सामने बिया नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। शमशीर ने उसे यूं खड़ा देखा तो कहा, तुम हार तो नहीं मान रही? उसका फेडर और उसका फिटेड ट्राउजर बिया ने दो हाथ पर फोल्ड किया था। फिर भी वो इसके जिस्म पर झूल रहा था। बिया ने शमशीर की नज़रें खुद पर जमी रही तो गैर महसूस अंदाज में उड़ी की जिप को मज़ीद ऊपर तक बढ़ गया। कभी नहीं, बिया ने तंग कर कहा और अपने बालों को जूड़े की शक्ल में बनाती उसकी तरफ बढ़ी। कोई रूल? उसने शमशीर से पूछा। फ्री स्टाइल बट 15 मिनट की लिमिट है। 15 मिनट बाद जो दूसरे को ज़ेर करेगा वो जीत जाएगा। शमशीर ने टाइम सेट करते हुए कहा। मंजूर है। बिया ने पोजीशन ली।
बेल की आवाज़ के साथ ही वो दोनों एक-दूसरे की तरफ बढ़े। बिया ने तेज़ी से शमशीर की तरफ पंच थ्रो किया था, जिसे उसने ब्लॉक किया था। वो इस पर आहिस्ता-आहिस्ता अटैक करने लगी थी, लेकिन वो इसे डॉज देता या ब्लॉक कर देता। वो उसे ऐसा टारगेट लगा, वो इसकी हर मूव का सब डिफेंस कर रहा था, लेकिन इस पर अटैक नहीं कर रहा था। ये तो काफ़ी आसान है, बिया ने दिल में सोचा और उसकी तरफ फ्लाइंग किक लगाई। बिजली की भी उसी फुर्ती से शमशीर ने जुगाई दिए हुए बिया को कमर से पकड़कर रबड़ मैट पर ढेर किया था। वो इसके अचानक अटैक की उम्मीद नहीं कर रही थी, जबकि शमशीर इसकी फाइटिंग तकनीक समझ गया था। माहौल अचानक ही बदला था। वो इस पर पूरी तरह हावी होता, बच निकलने का रास्ता नहीं दे रहा था, लेकिन बिया भी हार नहीं मान रही थी। वो एक तरफ दूसरे में गुत्थम-गुत्था रबड़ के मैट पर हो रहे थे। वो उसे पंच मारने के लिए बार-बार कोशिश कर रही थी। वो इतनी ही तेज़ी से काउंटर अटैक करता रहा। आखिर एक बार उसे मौका मिल गया, ज़रा-सी देर के लिए शमशीर का दबाव कम हुआ। बिया ने फ़ौरन ही उसके चंगल से निकलकर उसे नीचे धकेल दिया। वो इसको दोबारा उड़ने से रोकने की कोशिश में उसके सीने पर हाथ रखे उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। इतनी जद्दोजहद के बाद उसका साँस फूल गया था, लेकिन शमशीर को पसपा करते ही चेहरा पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। हार गया तुम। शमशीर खानज़ादा उसने ऐलान किया। शमशीर जो हाथ छोड़े उसे ही देख रहा था। उसके हाथ पर हाथ रखता ज़रा-ज़रा अंदाज़ में कहने लगा, जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से तो जीत मेरी हुई है। उसके जुमले का मतलब समझते बिया ने सपाट पर अपनी ग्रिप ढीली की थी और दूसरे हिला में शमशीर ने उसे घुमाकर अपने वजूद के नीचे कैद किया था। इसी पल टाइमर की बेल की आवाज़ आई थी। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, जीतने से पहले कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते। शमशीर ने उसे छेड़ा था, तुमने चीटिंग की है। बिया ने फ़ौरन मुँह फुलाया, तो अगली बार तुम चीट कर लेना। उसने हल पेश किया। नहीं, मैं हाँ। बिया के अल्फाज अधूरे ही रह गया। शमशीर के लब अचानक ही उसके लबों पर पोस्ट होते हुए अब नाक जताने लगी। बिया उसे अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। शमशीर ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। वो एक हाथ की उंगलियां उसके बालों में फंसा था, उससे कोई गुनाह फरार नहीं दे रहा था। उसके होंठों का दबाव पहले बहुत शदीद था, जैसे जैसे वो उसे सराहने लगा। बिया का ज़हन सोचने समझने की सलाहत से कासिर हो गया। वो इसके सेट होके किए हुए रिदम में रिस्पॉन्स करने लगी। वो एक ऐसे जाम में थी जहाँ बस उसका लम्स था और उस लम्स की शिद्दत उसमें अनजानी ख्वाहिशात जगा रही थी। वो मदहोश सी उसका साथ दे रही थी, बस इस पल उसे महसूस कर रही थी जब शमशीर के हाथ रस्सी से हुडी के अंदर से रखकर उसे एक्सपोज़ करने लगे। बिया ने एकदम ही आँखें खोली थी अपनी जल्द, पर उसके हाथ का लम्स उसे हकीकत की दुनिया में ले आया था। शमशीर की कदम पेशियाँ मज़ीद बढ़ी तो उसके लबों से आ निकली ज़ुबान। बिया के दिए ज़ख्म पर होंठ के गोशे पर ज़ुबान रखता उसे मखमूर नज़रों से देख रहा था। बेगम शमशीर, तुमने क्या कसम खाई है कि हर बार मुझे बाइट करोगी? उसकी आँखों की तपिश फिर उसका लहज़ा बिया उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। तुमने ठान लिया है बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे? बिया ने दस्ते लहजे में जवाब दिया। उसके चेहरे की रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी। क्यों तुम बेशर्मी में किसे कह रही हो? शमशीर ने उसे अचानक दोबारा किस किया था उसे, या दोबारा भरे इत्मीनान से उसकी नरम दिल को सुलाया था। बिया ने उसकी जिस हाथों पर उसे पूरी कुव्वत से धकेला था, वो भी अपनी गिरफ्त से उसे आज़ाद करता राय दे रहा था। लेकिन उठकर भागने की कोशिश में बिया बुरी तरह लड़खड़ाकर गिरती। अगर शमशीर के मजबूत हाथ उसे सहारा न देते, बिया ने उसको मजबूती से पकड़कर सहारा लिया था। उसको लगा वो गिर ही जाएगी। शमशीर ने उसे की घबराई हुई शक्ल और कांपते वजूद को बाजुओं में भरा था। मुझे नीचे उतारो फ़ौरन। बिया की आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन एहतजाज शदीद था। उसका दिल फिक्रमत से बेकाबू हो रहा था। सिर्फ मदद कर रहा हूँ, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम इस राउंड में हार गई हो। शमशीर ने पता के नशे में सरगोशी की थी। शमशीर की सरगोशी पर नायबा ने एक लम्हे को आंखें बंद करके खुद को कंपोज़ करने की कोशिश की थी। वो उसे बाहों में लिए रूम में आया तो उसके कुछ कहने से पहले नायबा तकरीबन उसके साथ से छलांग लगाती हुई निकली और बाथरूम की तरफ भाग गई। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद शमशीर के लगाए गए हुए बेसाख्ता कहने की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। बेशर्म आदमी कोई हद होती है, ऐसे कोई करता है? नायबा के ज़हन में थोड़ी देर पहले का सीन प्ले हुआ। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक ये अजीब से सदमे में क्यों गिर रही है। आईने पर अपने चेहरे पर निगाह पड़ी तो वो खुद को यूँ मुस्कुराता देखकर वो चौंक सी गई थी। नायबा फुरकानी, तुम किस रास्ते पर चल पड़ी हो? तुम सवाल खुद से पूछा था। इस खानज़ादे की कुर्बत से मेरे दिमाग की सोचें समझने की सलाहियत क्यों रुक जाती है? नायबा ने वॉश बेसिन के गिर्द लगे मार्बल स्लैब पर हाथ जमाकर सहारा लिया। वो खुद को नॉर्मल करने के लिए गहरे सांस लेने लगी थी। आखिर जब वो पास होता है तो सब कुछ बस बस क्यों हो जाता है? अपनी खुद की लगाई हुई अदालत में खड़ी वो कड़े सवालों की जद में थी। गहरी सांस लेती वो शावर के नीचे आकड़ी हुई ठंडे पानी की बौछार में भीगती। वो खुद को उसके लम्स की हदत से आज़ाद करने की सेक कर रही थी। वो 10 मिनट बाद शावर से निकली और अपने लाए हुए कपड़ों में से एक निस्सन सादा सूट निकाल कर चेंज किया। सुरमई रंग के प्लेन को क्वार्टर सेट पर उसने हम रंग स्कार्फ गले में डाला। उसकी तलाश में कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। शमशीर कहीं नजर नहीं आया। मैंने सोचा शायद इसका लैपटॉप कमरे में ही कहीं पर हो। वो तेजी से इधर उधर देखती कमरे के दरवाजे तक आई। इस हाल में मौजूद शमशीर की स्त्री का दरवाजा खुला था, शायद लैपटॉप मिल जाए वहाँ। ये सोचकर वो जल्दी से स्टडी में दाखिल हुई। शमशीर में कमरे में नहीं था, लेकिन कमरे से अटैच बाथ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो नहा रहा था। बिया ने अंदाजा लगाया कि इस वर्कआउट के बाद वो भी शायद फ्रेश होना चाहता था। सामने ही मेज़ पर ऊपर उसे लैपटॉप नजर आया। वो तेजी की तरह तीर की तरह इस तक वही वो लैपटॉप ऑन किया। चंद लम्हों में डिवाइस बोट हो गई, लेकिन उसे चलाने के लिए पासवर्ड दरकार था। बिया की उंगलियां तेजी से के साथ कीबोर्ड पर मुतहरक थी। बस 5 मिनट चाहिए थे उसे इस डिवाइस को हैक करने के लिए। उसने तेज़ी से मुख्तलिफ कोड्स एंटर करके सिक्योरिटी ब्रेच करनी चाहिए, लेकिन शमशीर का पीसी भी ज़र के पीसी की तरह काफ़ी सिक्योर था। आखिरकार वो डिस्क टॉप ओपन करने में एक्स फाइल कामयाब हो गई थी। तेज़ी से नज़र डालती उसकी निगाह एक फोल्डर पर पड़ी। इस तरफ का फोल्डर उसने एक बार जरी के लैपटॉप में भी देखा था। नायबा ने क्लिक किया, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। अभी वो इसे खोलने की कोशिश भी ना कर पाई थी कि नायबा ने महसूस किया पानी गिरने के बाद बंद हो गया। बिजली किसी रात से लैपटॉप बंद करती वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन इसी समय शमशीर अपने ध्यान में तौलिया से बाल कुछ करता वाशरूम से बाहर निकला और उससे टकरा गया, जहाँ बिया ने सहारा लेने के लिए उसके सीने पर हाथ रख के खुद को ज़मीन बोस होने से बचाया था। वहीं शमशीर ने उसे कमर से थाम कर संभाला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शमशीर की आवाज़ में हैरत थी। मैं वो बिया ने नज़र उठाकर उसे देखा और उसका हाथ तर हो गया। उसके बालों में अभी भी पानी के कतरे फिसलने लगे। चलते बगैर वो उसे यूँ अपने इतने करीब पकड़े खड़ा था। बिया के कान की लोब सुर्ख होने लगी। उसने तेज़ी से उसके सीने से हाथ उठाते हुए नज़रें झुकानी
मुझे नहीं पता था वो हड़बड़ाई मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें सॉरी ढूँढते हुए भागी। वो इतनी बुरी तरह से बदल हुई शमशीर के दिल की दुनिया में फिर से उतर-पुतर होने करने लगी। क्यों भला तुम मुझे क्यों ढूँढ रही थी? शमशीर की आवाज़ में मुस्कुराहट थी। मुझे कुछ कहना था। पिया ने पलकें उठाए बगैर जवाब दिया। वो खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शमशीर की गिरफ्त मजबूत थी। वो इसका यूँ गुस्से ग्रेस देखकर इसमें और कशिश महसूस कर रहा था। पिया की नज़रें तो झुकी हुई थी। अब उसे ना देखने की कोशिश में सर भी झुकता जा रहा था। बेगम शमशीर आप मेरी तरफ देख सकती है, आपके लिए जायज़ है। शमशीर की आवाज़ पर पिया ने सर और झुका लिया। मुझे नहीं देखना, जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। क्यों? वो शरारत से पूछ रहा था। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ठरकी नहीं हूँ। तंग आकर पिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और अब कहीं देख नहीं सकती थी तो उसके चेहरे पर नजर डाले अपनी तरफ से उससे ठीक किया था, लेकिन शमशीर की नज़रों की तपिश बिया को सुलझाने लगी। जी, 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 ये किस किस्म के अलकाबात से नवाजा जा रहा है शमशीर सलमान खानज़ादा को? अब तुमने इल्ज़ाम लगा ही दिया है तो कुछ मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मैं अपनी बीवी की नज़र में सफल होकर एक अच्छा ठगी बन सकूँ। वो कह रहा था। बिया का मुँह उसकी चटाई सुनकर खुल गया। बेशर्म हो तुम, छोड़ो मुझे। बिया ने अब की बार उसके सीने पर हाथ रखकर खुद से उसे दूर करने की कोशिश की, और अगर ना छोड़ूँ तो क्या तुम मुझे फिर बाइट करोगी? शमशीर ने उसके लबों पर झुकते हुए पूछा। हाँ, हर बार। अनायबा ने चेहरे दूर करने की कोशिश में अपना रुख मोड़ते हुए कहा, जहाँ-जहाँ मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, उसके बाद तुम में बाइट करने की हिम्मत नहीं रहेगी। उसने मखमूल लहजे में कहते उसे बाहों के घेरे से आज़ाद किया था। वो मनहूस सी कटी कई मिनट उसे थामे उसकी आँखों में बसे जहाँ में खुद का अक्स देखती रही। "बिबिया, ये आपके लिए कुछ आया है?" झिलमिल अगली सुबह एक कार्टन उठाए हुए कहने लगी। "किसने दिया है?" बिबिया जो नाश्ते के लिए तैयार हो रही थी, इस पैकेट को एक नज़र देखकर पूछने लगी। बीवी को खान का बंदा देकर गया है, कह रहा था शायद से मंगवाया है खान ने। झिलमिल ने इस कार्टन को एक तरफ रखते हुए जवाब दिया। शमशीर ने क्या मंगवाया है? बिया जस्सू से आगे आई। एक काम करो झिलमिल, तुम कल वाले सारे कपड़े शॉपर पैक्स में से निकाल कर हैंग करो, मैं देखती हूँ इसमें क्या है। बिया उसे हदायत देती खुद कैंची ढूंढने लगी। वाह बीबी, कितने सोने जोड़े हैं जी। झिलमिल खुशी खुशी कपड़े हैंग करने लगी। फिर कुछ सोच कर चाहते हुए कहा, बीबी ये कपड़े लगाने किधर है? क्या मतलब किधर है? इतना बड़ा वार्डरोब है, कहीं भी हैंग कर दो। बिया कैंची उठाते हुए बोली। हाँ है ना जी ना। हाँ तुम जी मेरी खाल उधेड़ लेंगे अगर मैंने उनका सामान इधर उधर किया। झिलमिल ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया। क्या फजूल बात है, अब ऐसा भी नहीं है शमशीर। वानगी में कहते बिया को अंदाज़ा ही ना हुआ कि शमशीर को डिफेंड कर गई। अच्छा हटो तुम। बिया ने एक पोर्शन से शमशीर की कुछ शर्ट निकाल कर हैंगर्स के लिए जगह बनाई थी। यहाँ लगाओ तुम मेरे कपड़े। कुछ पूछे तो तुमसे कह देना कि मैंने किया है। वो झिलमिल को काम पर लगाती खुद बॉक्स खोलने लगी। नाइस। उसने कार्टन खोला तो अंदर कुछ ट्रैक सूट, टी शर्ट्स और ट्राउजर थे। उस दिन गुस्से में बिया ने सिर्फ एक ही आउटलेट बजट किया था और बाकी चीज़ें लेने का उम्मीद तो नहीं थी, मगर उसने याद रखा। वो कुछ बार हैरत में उसे ख्याल ही नहीं रहा कि गिरी कपड़े बाहर निकालने लगी। जब उसने नोट किया कि अंदर एक और बॉक्स है। ये क्या है? जितने दरान से उसे उन्हें बॉक्स खोला था, इतनी ही तेज़ी से बंद किया था। घबरा कर झिलमिल की तरफ देखा कि कहीं उसकी नज़र ना पड़ जाए। बेशर्म आदमी, तेरे लब उसकी शाम में और भी कुछ कहने वाली थी कि जब नज़र बॉक्स से झाँकते मतलब लिफाफे पर पड़ी उठाकर खोला तो कागज़ पर 2 जुमले लिखे थे। अंडर एस्टिमेट नहीं करना तुम्हें, मगर अंडरस्टैंड ज़रूर कर लेता हूँ। तुम्हारा सिर्फ़ तुम्हारे लिए टर्की शोर। अनायबा का चेहरा खुद से सुर्ख हो गया। वो नाश्ते की मेज़ पर मिसेज़ खानज़ादा से बातें कर रही थी। जभी वो इत्मीनान से चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फज़ल, आ जाओ तो सही, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बेगम खानज़ादा के कहने पर वो बिया के बराबर खड़ा उसी खींचता बैठ गया। बिया को मुँह से टोस्ट पर जैम लगाने लगी। क्या लोगे बेटा? मिसेज़ खानज़ादा उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो थी। वालदा, मैं ये टोस्ट खाऊँगा जिस पर आपकी बहू जैम लगा रही है। तो शमशीर ने बिया को छेड़ा। हाँ, हाँ, हयात बेटी, इसकी ज़रा खातिरदारी तो करो तुम। वो इन दोनों को खुश देखकर मुतमईन थी। बिया ने खामोशी से टोस्ट शमशीर के प्लेट में रख दिया और खुद दूसरा टोस्ट उठा लिया। मिसेज़ खानज़ादा की मौजूदगी में वो उसे घूर भी नहीं सकती थी। अच्छा भाई फजन, तुम बता रहे थे कि तुमने बहू के लिए तो कल ही उनकी बात सुनकर अनायबा के हाथ से चाय छिल गई। खानागाहों में वो 2 दर्जन अंडरमेड सेट घूम गए जो सुबह शमशीर ने भिजवाए थे। जी दादी कहो यार, तुमने पहना नहीं? शमशीर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता पूछने लगा और बिया ने टेबल के नीचे से उसे एक रसद की। शमशीर के चेहरे पर इसका रिएक्शन देखकर दबी दबी हंसी थी। क्या हुआ यार, तुम्हें कलर पसंद नहीं आया? वो फिर हाथ बढ़ाता पूछ रहा था। जवाब में बिया ने उसको नवीन गाँव से देखा। मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। मैंने बाद में क्यों? वालदा को भी दिखाओ ना। शमशीर की ठठाई रुझ पर थी। शमशीर तुम। बिया ने हंसी से उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन इसी पल वो उसका हाथ हमें एक नाजुक सा ब्रेसलेट उसकी गलाई में डाल चुका था। ये देखिए वालदा, है ना आपकी बहू के शान वो इसका हाथ हमें उन्हें दिखा रहा था। पिया की कलाई पर सजे नाजुक हीरे रोशनी की रुख पर धनक के रंग बखेर रहे थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मिसेस खानज़ादा ने दोनों की बधाई ली। एजेंट एक्स कल रात से अपने मातातों के साथ अनवर शाह का पीछा कर रहा था। अनवर शाह एक कामयाब सियासतदान था, लेकिन बाज़ाहिर फलाही कामों के लिए जाने वाला माया नाज शख्स दरअसल पर्दा के कई कानूनी कामों में मुलव्वस था। एजेंट एक्स की एजेंसी को इस काम का पर मामूर किया गया था कि वो इसके काले करतूतों के खिलाफ ठोस सबूत लेकर आए। अवाम के सामने उनके नेक नीति के ढोंग का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी था। अब तक वो अपने सारे काले धंधे अपने वाहिद दिलावर शाह की आड़ में चलाता था, लेकिन अब उसको ये खबर मिल चुकी थी कि दिलावर शाह के खिलाफ कुछ सबूत इन जासूसों को मिल गए हैं, और इसलिए मजबूरन वो खुद को बचाने के लिए हाथ पाँव मार रहा था। सर, हमें एक बहुत अहम इत्तला मिली है। एजेंट एक्स इस वक्त स्याह रंग की वैन में बैठा एजेंट स्कोपी और एजेंट अपोलो के राब्ते का इंतजार कर रहा था। एजेंट स्कोपी की आवाज़ एयरबुल से उभरी तो वो सीधा हो बैठा। क्या डिटेल्स है? एजेंट एक्स ने दूसरी लाइन पर मौजूद एजेंट स्कोपी से इस्तफसार किया। दूसरी तरफ से जो उसने सुना, उसके चेहरे के तासरात खतरनाक हद तक संजीदा हो गए थे। जबड़ा पीछे वो तफसील सुना रहा था। फिर उसने सर्द आवाज़ में कहा, एजेंट के से रब्ता करना होगा। अब हमें एक्ट करना ही होगा। एजेंट का प्राइवेट नंबर डायल करते हुए भी उसके चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासरात। एजेंट के स्पीकिंग। उसकी आवाज़ सुनते ही एजेंट एक्स ने जवाब दिया, मामला संगीन है, अगर जल्द रोकथाम न की गई तो परिंदा पड़ोसी के घर उड़ जाएगा। क्या इसका घोंसला अब भी वही है? जवाब में एजेंट के सर्द आवाज़ उभरी, पॉजिटिव, हम जाल डालने के लिए तैयार है। एजेंट एक्स के एक कदम से कहा, मैं शिकार के लिए निकलता हूँ, तब तक दूसरे परिंदे को पिंजरे में डालने का इंतजाम कर लो। ओके, ओवर एंड आउट। एजेंट के एक से कोड वर्ड में बात करते ही एजेंट एक्स ने अपने माताओं को हदायत जारी करना शुरू कर दिया। आखिर को अनवर शाह पर गिरा तक करना था।
नाइबा नाश्ते के बाद बेगम खानज़ादा के साथ कुछ वक़्त गुज़ार कर अपने पोर्शन की तरफ चली आई। उसके ज़हन में बाबर लैपटॉप में मौजूद फ़ोल्डर आ रहा था। वो ये तो नहीं जानती थी कि वाक़ई इस फ़ोल्डर से उसे ज़रूरत के मुताबिक कुछ सुराग मिलता है, लेकिन वो जब तक वो फ़ोल्डर खोल कर फ़ाइल चेक न कर लेती, उसको चैन नहीं आ सकता था। वो हाल तक आई तो तभी उसे लैपटॉप उठाए तेज़ी से अंदर जाता दिखाई दिया। वो बेडरूम में आई तो वो लैपटॉप अपने सफ़ी बैग में रख रहा था। अंदाज़े में काफ़ी हुज्जत थी। शमशीर, कहीं जा रहे हो तुम? भैया ने उसकी को तेज़ी से बैग में कपड़े रखते हुए देखकर पूछा। हाँ, मैं कुछ रोज़ के लिए शहर जा रहा हूँ। वो निकलने के लिए शर्ट निकाल रहा था। अगर शमशीर लैपटॉप ले जा रहा है तो वो फाइल में कैसे चेक करूँगी? भैया ने परेशानी से सोचा। फिर जल्दी से कहा, मुझे भी ले चलो प्लीज़। शमशीर जो है काले रंग की शर्ट और पैंट मुख्तलिफ बच्चों खत्म होकर उसे देखने लगा। मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, फिर तुम फिर कभी चलना। नहीं, मुझे अभी चलना है, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? बिया ने दौड़ दिया। नहीं कह रहा हूँ ना। शमशीर ने नफ़े में सर लाया। अब वो तेज़ी से शर्ट के बटन खोल रहा था। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, जो तुम कहोगे वो करूँगी। बिया उसके पीछे पीछे वापस क्लोजेट तक आ गई। वो जितना मना कर रहा था बिया को लगा बस यही आखिरी मौका है आर्य का इतनी मुश्किल से एक सुराग मिला है। वो किसी भी कीमत पर शमशीर को लैपटॉप ले जाने नहीं दे सकती थी। शमशीर उसके जुमले पर मुड़ा। शर्ट के हाथ खुले बटन से उसके अपेक्स देख रहे थे। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? वो इसके आम से लहजे में पूछ रहा था। बिया ने खुश होते हुए लोगों पर जवाब दिया। इस बात में सर है। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे वो दे सकती हो? उसके लहजे में बिया को हल्का सा तंज महसूस हुआ। वो चंद कदम चलकर उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई, दिल सीने में शोर अंदाज से झलका था। हाँ, बिया के जवाब पर शमशीर कुछ कहने ही वाला था कि बिया ने अचानक ही उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद को पंजों के बल उठाया। अगले ही लम्हे उसने अपने लब शमशीर के लबों में पहुंच गए थे। वो आंखें बंद किए उसे वैसे ही शिद्दत से लौटाने लगी जैसे शमशीर ने उसे रोशना करवाया था। शमशीर बिया से इस इजाज़त की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो चंद लम्हे दंग सा रहा, फिर उसके होंठों को मजीद कमांड सिखाने लगा, लेकिन वो इस बार भी चूका जब बिया उसके हाथों को अपनी कमर से ऊपर की तरफ ले जाने लगी। शमशीर ने आंखें खोलकर उसे देखा। नाइबा ने आंखें बंद कर रखी थी। वो गहरे सांस लेती खुद को मजीद के लिए तैयार कर रही थी। नाइबा ने अभी भी शमशीर के हाथ थाम रखे थे। शमशीर ने उसके लचकते हुए हाथों को देखा। नाइबा ने आंखें बंद करते हुए भी शमशीर के हाथों को खुद पर रखा हुआ था। वो इसके हाथ महसूस करने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही थी। इसका एक हाथ अपनी शर्ट के बटन पर गया और शमशीर ने अपने हाथ उसकी गिरफ्त से निकाले थे। नाइबा ने चौंक कर आंखें खोली थी, लेकिन शमशीर की निगाहों में इस कदर गुस्सा था देखकर वो घबराकर एक कदम पीछे हटी थी। क्या कर रही हो तुम? शमशीर का लहजा ऐसा था जैसे खुद पर बहुत ज़ब्त के बाद अल्फाज अदा किए हो। वो मैं नाइबा की समझ में नहीं आया इस वक्त वो क्या करे। उसे रोकने की इतनी जल्दी थी कि जो ज़हन में आया कर गुजरी। अंदाज़ा नहीं था कि उसका नतीजा क्या होगा। अब शमशीर की आंखों में खुद के लिए इतना गुस्सा देखकर खुद के रद्द किए जाने पर उसे अजीब सी शर्मिंदगी उसका पहले ही काम था। वजह से की जर्द में आया था। शमशीर ने उसे यूँ टूटते बिखरते देखा तो उसका दिल चाह के सारी दुनिया को आग लगा दी। एक कदम आगे लेता वो उसे तेज़ी से खुद में भी हाथ मारा। मैं क्या करूँ? उसे खुद में छुपा उसने बेबसी से कहा था। दिया उसके चौड़े सीने में मुँह छिपाए आंसू बहा रही थी। उसे शमशीर पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से वो इस हद तक चली गई थी। क्या था अगर वो इसको साथ ले जाने के लिए ऐसे ही मान जाता? लेकिन उससे ज़्यादा उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि इस वक्त शमशीर के ही सीने से लगी फिर से अनजानी चाहतों में गिर रही थी। वो उसकी गुर्बत की चाह कब से रखने लगी थी कि इस पर भी वो अपने आप को काबू नहीं पा रही थी। शमशीर जिस वक्त अनुष्का की नस्लों को भी तहस नहस करने का सोच रहा था, बिया की पुछ सुलझाते उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ सकता था कि वो एक जज्बों के सामने बेबस हो रही थी जिस पर वो खुद भी बंद नहीं बांध पाया था। भैया ने रोते हुए अपना चेहरा झुकाया था और उसके लब शमशीर के सीने से मिस हुए थे। प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, वो उसे खुद से अलग करते हुए खुदी से बोला था। और तुम शुरू कर रही हो उसके लिए ये वक्त मौजूद नहीं है। याद उसके आंसू उंगलियों पर चुनता वो बिया को खुद भी कश्मकश में लगा। मुझे अभी शहर जाना है, एक बहुत ज़रूरी काम है। उसे समझाता वो कह रहा था। बिया ने खुशी से सर हिला दिया और नजरें झुकाती शमशीर के पास से पड़ती थी। जब भी शमशीर ने उसके पुष्प सीने से लगाया था। इतना ज़रूरी सामान ले लो, 5 मिनट में निकल रहे हैं हम। शमशीर की बर्दाश्त से बाहर था कि वो उसे साल में छोड़कर जाता। झिलमिल जल्दी जल्दी नाइबा के नए कपड़ों से में से चंद जोड़े पैक करती उसका सामान रख रही थी। इतनी देर में नाइबा भी बेगम खानज़ादा को खुदाफिज़ कह रही थी। आंटी मैं चलती हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा। तुम दोनों ने इतनी अचानक प्लान बना लिया हयात, लेकिन ठीक ही है, तुम साथ होगी तो उसके तो मुझे भी अपनाना रहेगा। बस मुझे फ़ोन करती रहना, फिक्र रहेगी तुम्हारी। बेगम खानज़ादा को इसका मोहतरम चेहरा नजर आ रहा था। वो अपनी धनस में यही समझी कि हयात शमशीर की जुदाई में रोई होगी। वो उसे साथ ले जाने के लिए मान गया। उसके सर पर हाथ रखी हुए दोनों के जाने के बाद उनकी सलामती और खैर की दुआ करती रही। वो साथ से वाया पहनती उनके साथ गाड़ी में आ बैठी थी। उसका सामान ड्राइवर ने गाड़ी में शमशीर के बैग के साथ ही रख दिया था। उसने नोट किया था कि शमशीर के गार्ड्स आज एक की बजाय 2 गार्ड्स गाड़ियों में थे। शमशीर का मुझे से ड्राइविंग सीट पर बैठा हयात पर एक नज़र डाली जो उस दिन की तरह आसमानी रंग के बाई और हजाब में सर झुकाए बैठी थी। उसने तेज़ी से गाड़ी भगाई। मैं तुम्हें अपने शहर वाले बंगले पर छोड़ता हुआ जाऊँगा, मैं रात भर ऑफिस के काम से बाहर रहूँगा। शमशीर के आवाज़ पर बिया ने सर उठाकर उसे देखा। पता नहीं क्यों इस पर उसका दिल चाहा वो उस उसके सीने में चुप कर बैठी रही। एक अजीब सा एहसास जो उसे घेर रहा था, न जाने कौन से वहमे बिया के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे। वो सारे रास्ते खामोशी रहे, लेकिन इस खामोशी की अपनी ज़बान थी। वो जो कहना चाहता था नाइबा सुने भी समझ रही थी, लेकिन वो उससे जो पूछना चाहती थी शायद वो इससे अनजान था। गाड़ी एक वसी और बंगले की कंपाउंड में ले जाकर वो बिया नाइबा की तरफ मुड़ा। तुम अंदर जाओ, मैं गार्ड और स्टाफ को इन्फॉर्म कर दूंगा। नाइबा गाड़ी से उतरकर उसकी विंडो तक आई। क्या तुम किसी ऐसी डील के लिए जा रहे हो जो खतरनाक है? उसके दिल का दर्द ज़ुबान पर आ गया। शमशीर ने उसे गहरी नज़रों से देखा। क्यों बेगम शमशीर, कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही? हाँ शायद, नाइबा ने धीरे से कहा। शमशीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। नरमी से उसके चेहरे पर अपने हाथ रखता। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला नहीं जा रहा। वो उसे इशारों में तसल्ली दे रहा था। बस घर से बाहर मत निकलना, यहाँ हवेली की तरह सिक्योरिटी नहीं है, मैं कल तक लौट आऊँगा। वो इसका गाल थपथपाता पलटा था। नाइबा ने हाथ बढ़ाकर उसके आस्तीन को थमा था। शमशीर, अपना ख्याल रखना। उसके आवाज़ में जज्बात की आमेज़िश थी जिन्हें वो कब से जुटला रही थी। शमशीर मुस्कुराकर पलटा था। तुम भी? फिर वो गार्ड को इशारा करता गाड़ी बाहर निकाल ले गया था। नाइबा के दिल में इस दिन की शुबह उभर आई थी जब उसे ऐसे ही उसने सरी को रुखसत किया था। दिल अनजाने खौफ में घिर रहा था। वो तेज़ी से कदम उठाती घर के अंदर बढ़ी थी। एक मुलाजिम उसका बैग लिए उसका मुंतज़िर था। शमशीर वहाँ से शमशेर वहाँ से गाड़ी भगाता हेडक्वार्टर पहुंचा। एक्स एजेंट बाकी टीम के साथ उसका ही मुंतज़िर था। एजेंट एक्स ने उसे देखा तो मुस्कुराया। ब्रेक में
ब्रीफ में शमशीर चलता हुआ मेज़ के साथ रखी सदर कुर्सी पर बैठा। बाकी एजेंट अपनी अपनी नशस्त पहले ही संभाल चुके थे। मेज़ पर जब चंद नक्शे फैले हुए थे जिन पर कहीं कहीं लाल दायरे बने हुए थे, दावारगी स्क्रीन रोशन थी। एजेंट एक्स ब्रीफिंग हेड कर रहा था। उस वक्त भी वो बहुत स्मार्ट बोर्ड तक चलता हुआ आया था। हमारी इत्तला के मुताबिक अनवर शाह मुल्क गद्दार भी है। हमारे पास उसके मुल्क दुश्मन मुल्क को वतन की सलामियत के खिलाफ जिन खबरें पहुंचाने के सबूत लग चुके हैं। वो बहुत जल्द एक खुफिया कोरियर लेकर मुल्क से बाहर जाएगा। ऐसे शवाहद मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो कोरियर साज मकामात से मुतल्लिक अहम दस्तावेज़ात हैं। एजेंट एक्स ने अपनी बात मुकम्मल की। हमें फोर्सेस की इंतजाम करना होगा वरना अनवर शाह फरार हो सकता है। एजेंट स्कोपी ने कहा, वाहिद अनवर शाह पर हाथ डालने के लिए हमें उन्हें कोई जवाब देना होगा वरना मामला ख़राब हो सकता है। शमशीर ने पर सोच अंदाज में कहा, उसकी टीम इकट्ठी करके मतलूबा खरीदारों तक पहुँचाने का काम करती थी। बराह रास्त वो फील्ड ऑपरेशन में शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस बार मामला संगीन था। बात पर करप्शन की बजाय गद्दारी की थी। सर फिर आपका क्या प्लान है? वाहिद उर्फ अर्जेंट स्कोपी ने पूछा। हमें एक नकली सबूत प्लांट करना होगा। हम पहले अनवर शाह को करप्ट के केस में फंसाकर फोर्सेस के हवाले कर देंगे, फिर वो खुद ही उसकी बगावत के मंसूबे नाकाम बना देंगे। शमशीर ने और सोच अंदाज में कहा, लेकिन एजेंट के हमें जो भी सबूत मिले हैं सब दिलावर शाह के खिलाफ है। अनवर शाह ट्रैप नहीं होगा। एजेंट एक्स की राय थी, क्यों ना हम दिलावर शाह को ही ब्लैकमेल करें और इसी से अनवर शाह के खिलाफ सबूत निकलवाएं। आई लाइक दिस आइडिया। शमशीर ने एजेंट एक्स की बात से इत्तेफाक किया। चलो फिर आज रात दिलावर शाह से मिलकर आते हैं। कहाँ है वो इस वक्त? शमशीर ने पूछा। सर एजेंट अपोलो इसकी लोकेशन हर पर मौजूद है। दिलावर शाह अपने क्लब में शराब और शबाब से लुत्फ अंदोज़ हो रहा था। एजेंट स्कोपी ने मालूमात पहुंचाई। भाई तुम बाकी टीम के साथ जाओ और दिलावर शाह को हमारा मेहमान बनाकर लाओ। मैं और एजेंट एक्स यहीं पर उसकी खतर तवाज़ा करेंगे। शमशीर ने ऑर्डर दिया। फ़ौरन ही उनकी टीम मुतहर्रिक हो गई। कुछ ही देर में कमरे में सिर्फ वो एक्स एजेंट रह गए थे। वो साथ आई। शमशीर ने तला दी, मैं कल सुबह इससे मिलूंगा। एजेंट एक्स की आवाज़ में सुदगी घुल गई थी। वो शहर का एक बदनाम क्लब था। अलग अलग रंगों की रोशनियों में एक समुद्र था। लोग हर चीज़ से बेपैरा बस नाच रहे थे। कई नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस थे। अजीब तराश खराश के लिबास पहनी लड़कियां और बेहंगम अंदाज से झूमते लड़के जो सब डीजे के इशारों पर नाच रहे थे। फ्लोर की एक तरफ वो सोफे पर एक 35-40 साल आदमी दो लड़कियों के साथ नज़ेब हरकत में मुलव्वस था। एक लड़की उसके दाईं तरफ बैठी थी जिसकी गुलाबी ड्रेस इतनी छोटी थी कि पहनने के बाद यकीनन तकरीबन गायब भी हो गई थी। वो वक्फे वक्फे से दिलावर शाह के लबों से शराब का गिलास लगाती जिसका हाथ बेबाकी से उसके सीने पर धरा। उसकी अनाइयों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। बाकी दूसरी बाईं तरफ बैठी लड़की एक फ्लोर सेट नेट का टॉप और मिनी स्कर्ट पहने हुए थी। उसके टॉप के आर पार आसानी से देखा जा सकता था मगर वो नशे में धुत धुएं के मरगोले छोड़े जा रही थी। अचानक दिलावर शाह ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाया और अब उसके हाथ इस लड़की के जिस्म के हर हिस्से पर घूम रहे थे। एक बेटे सर्द नज़रों से इस बेहुदा नज़ारे को नज़रअंदाज करता होता हुआ था। बार में ड्रिंक्स मिक्स कर रहा था। खैर महसूस तरीके से वह शर्ट के बटन का रुख मुस्तकिल दिलावर शाह के करतूत की तरफ किए हुए था, जिसमें एक खुफिया कैमरा इस फुटेज को न सिर्फ महफूज कर रहा था बल्कि बरह रास्त हीरो एक्स एजेंट की स्क्रीन पर भी दिखा रहा था। एक्स अपोलो बहुत खूब। इस वीडियो में इस गलीज आदमी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। अब इसको वो मेहमान बनाकर लाओ। शमशीर की आवाज़ अपोलो के कान में चुभे तार से होती उसे सुनाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर बार में लगा एक पीला बल्ब रोशन कर दिया। सिग्नल मिलते ही एक लंबे बालों वाला लड़का अचानक ही नशे में झूमता शराब के गिलास से बैठ दिलावर शाह और उसकी साथी पर आगे रहा। गिलास में पकड़ा मशरूब उसने बड़ी चालाकी से दिलावर शाह के पुतलों पर गिराया था। नतीजन वो सांड की तरह उठा था और लंबे बालों वाले को एकदम धमुका जड़ा था। उसकी साथी ने अपनी बेलबास हालत को अपनी हथेलियों से बराए नाम छुपाते हुए दोबारा दिलावर शाह की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की थी। छोड़ो ना दिलावर डार्लिंग, तुम तो वैसे भी पैंट उतारने वाले हो। वो बेबाकी से कहती उसे छू रही थी। तभी दिलावर ने उसे बालों से पकड़कर जोरदार तरीके से फर्श पर धकेल दिया था। दूर हट साली कुतिया। नशे में धुत वो झूमता हुआ बाहर से उठा था। वहाँ से उठा था उसका गार्ड लंबे बालों वाले लड़के को ठोकरें मार रहा था, जबकि बाकी के दो गार्ड लड़कियों के जिस्मों को हाथ लगा रहे थे। बाज़ाहिर उन्हें वहाँ से जाने का कह रहे थे, लेकिन अपनी हवस भी मिटा रहे थे। दिलावर लड़ रहा था। क्लब से बाहर निकल आया था। इसका रुख पार्किंग की तरफ था। जब ही किसी ने उस पर ज़बरदस्त वार किया। सर पर जोरदार तरीके से पैट लगने के बाद दिलावर को दिन में तारे नजर आने लगे थे और ज़मीन बोस हो गया। रात से दो नकाबपोश ने उसके चेहरे पे कपड़ा डाला था और उसे खींचकर अपनी स्याह वैन में डाला। वैन का इंजन पहले ही जाग रहा था। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में चढ़े, ड्राइवर जंग से गाड़ी भगा ले गया। एजेंट अपोलो ने किसी की नज़रों में आए बगैर लंबे बालों वाले लड़के को बचाया था। कुछ ही देर में वो दोनों क्लब में से आगे पीछे निकले थे और एक हैवी बाइक पर बैठकर रात की तारीखी में गुम हो गए। दिलावर शाह की आँख खुली तो वो कुर्सी से जकड़ा हुआ था। उसकी आँख पर पट्टी बंधी हुई थी। अबे कौन है साले, खोल मुझे। वो अंधे भैंसे की तरह डकरा रहा था। तभी किसी ने उसकी रान पर जोरदार चाबुक मारा था। हाय साले, किसकी मौत आई है? उधर से बुलवाया। तभी उसकी एक भारी आवाज़ सुनी, अगर चंद लम्हों में ज़ुबान ना खोली तो तुम्हारी ही मौत आएगी। एजेंट एक्स ने आवाज़ की तब्दीली वाला आला ऑटो पर चढ़ा रखा था और उसके हाथ में चमड़े का दस्ताना था जिससे उसने चाबुक पकड़ा रखा था। मेरी फिक्र छोड़ दे हरामी, अपनी दिलावर की धमकी पूरी होने से कबल ही उसकी रान पर एक और चाबुक पड़ा था। वो दर्द से कराता रहा, लेकिन एजेंट एक्स का चाबुक उसके बदन पर नीले नीले निशान छोड़ रहा था। कुछ देर बाद शमशीर ने जो कार्ड रूम से ये सारी कार्रवाई देख रहा था, एजेंट एक्स को इशारा किया था। बोलो दिलावर शाह, इन सारे धंधों का असल मालिक कौन है? जल्दी बताओ वरना तुम्हारी चमड़ी उड़ेलने में मुझे कोई एतराज़ नहीं आएगा। एजेंट एक्स ने इसके बाल मुट्ठी में इस जोर से जकड़े थे कि कई जड़ें निकल कर उसके हाथ में आ गईं। किसी का नहीं, मेरा है सब। दिलावर शाह मुश्किल बोला था, तूने बहुत बड़ी गलती की है जो मुझ पर हाथ डाला। अभी तो खुद देखेगा तेरे साथ क्या होगा। बेखौफी से कहते उसने टैकल लगाने की कोशिश की थी जो एजेंट एक्स की ज़रूरत के बाद सिक्सटी में बदल गया था। वसी और कमरे में मंजिला सा अंधेरा था। लोबान की धुनी ने फजा में भीनी भीनी महक फैलाई हुई थी। आराम था। सोफे पर से टेक लगाए एक आदमी अपना सर पीछे लटकाए
आंखें मूंदे बैठा था, कटपटियों के बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर घनी मूछें थी, जिससे उसकी शख्सियत के रौब में इजाफा होता था। इस वक्त भी वो सिगार मुंह में दबाए पुरसुकून अंदाज में बैठा था। उसकी पुष्ट पर एक दुबली पतली जवान लड़की सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। उसका सर हल्के हल्के दबारी थी। दफ्तर एक आदमी तेजी से चलता हुआ आया। इसने मौदबाना गुफ्तगू की इजाज़त तलब की। अनवर शाह ने हाथ के इशारे से इजाज़त दी। शाह साईं, छोटे शाह को किसी ने उठवा लिया है। नवारदार ने इत्तला दी। अनवर शाह ने आंखें खोलकर सुगार के धुएं के बाद देखा था किसकी जरूरत हुई। साईं, वही शमशीर खान ज़ादा के आदमी है। पिछली बार इसकी सुहागरात पर हमने उसे तोहफा भेजकर तुम बिया की थी। लगता है इसको अपने एंड टेंट पहुंचिए, बंदों का बड़ा घूम है। जाओ उसकी घरवाली को हमारे पास लेकर आओ। उसकी इज्जत हम जब हमारे पहलू में सजेगी तो उसका बाप भी हमारे छोटे को छोड़कर जाएगा। जो हुक्म शाह साईं, वो बंदा सर झुकाए वापस चला गया। लेकिन अनवर शाह ने हाथ बढ़ाकर सुगा की लो अपने सर दबाती लड़की के हाथ में मछली सी की आवाज़ निकलती। वो लड़की एक कदम पीछे हटी थी। इधर आ, अनवर शाह ने पाँव दिया। वो काफती हुई सामने आई थी। अनवर शाह ने उसके सर से दुपट्टा नोच कर फेंका था। एक एक करके उसके कपड़े उतारो, हमारी खिदमत में सफर हो जाओ। कि मीने पन से मुस्कुराया। जबकि इसका हुक्म सुनते ही वो लड़की तेजी से खुद को आवाज़ से आजाद करती हुई हालत में उसके घुटनों के पास प्रवेश पर रोजाना हो गई थी। नायब रात भर सो नहीं सकी थी। एक तो नई जगह थी, दूसरा शमशीर के बगैर उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। वो हर रात उसके आसपास ही होता और बिया को उसके वजूद की आदत हो चुकी थी। वो अब जिस तरह से रात के अंधेरे में भी बाहर था, बिया के लिए अंदाजा लगाना आसान था। वो किस मिशन पर गया है। जरीक भी अक्सर ऐसे मिशन पर जाया करता था, ऐसे ही वो आखिरी बार गया था। बेचैनी से इधर उधर टहलती। नायबा के कान में फजर की अजान की आवाज़ है तो वो जुजू करके नमाज पढ़ने लगी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो गैरदारी तौर पर अल्लाह से वो कुछ मांग बैठी। या अल्लाह, मेरे छोड़ के हिफाजत करना। अपनी ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज खुद बिया को हैरत में डाल रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती तो पहले ही दिल से ही थी कि जरी की मौत एक हादसा सी। शमशीर का कसूर कितना था कि वो इस हादसे से फिर बच निकला था। उसके भाई का कातिल नहीं था। अब जब उसकी जान खतरे में थी तो बिया की अपनी जान नजर रही थी। मुझे शमशीर को सच बताना होगा, उसने खुद से वादा कर लिया। शायद सच सुनने के बाद शमशीर मुझे अपने साथ वापस हवेली लेकर ही ना जाए। दिल में कसी सी उठी थी। अगर उसने कहा कि मैंने उसे धोखा दिया है और हमारे निकाह को नहीं मानता, इस ख्याल से बिया की रूह कांप जाती। वो बेआवाज़ रो रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। शमशीर का फ़ोन होगा। वो सराहत से फ़ोन की तरफ लपकी लगी। फ़ोन पर बेगम खानज़ादा का नंबर जगमगा रहा था। नाइबा ने गहरी सांस लेकर खुद को नोट किया और अपनी रोई हुई आवाज़ पर काबू पाते फ़ोन रिसीव किया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हयात बेटा, क्या कर रही हो? नाश्ता कर लिया तुमने? बेगम खानज़ादा मोहब्बत भरे लहजे में बोल रही थी। उनकी मोहब्बत महसूस करके बिया को रोना आने लगा। उसने तो उन्हें भी धोखा दिया था। वो उसे अपनी बहू समझती थी जबकि वो एक बहरूपिया थी। तुम रो रही हो, क्या हो गया है बेटी? उसके बाद में फिक्र होनी थी। कुछ नहीं आंटी, वो शमशीर रात से काम पर गए हुए हैं तो मुझे आप सबकी याद आ रही थी। बिया ने जल्दी से कहा। शमशीर की मैं अभी खबर लेती हूँ। तभी उसने रात को ही जमील को बुलाने के लिए गाड़ी भिजवाई थी। वो पहुंचने वाली होगी तुम्हारे पास। वो उसे दिलासा देने लगी। जमील का ख्याल आते ही बिया के दिल को थोड़ी धाड़स हुई थी, वरना यहाँ तो मुलाजमीन सब उसके लिए अजनबी थे। बेगम खानज़ादा ने कुछ देर इधर की बातें करके उसका ध्यान बटाया। फिर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई तो बिया जल्दी से फ़ोन रखती बाहर भागी। शमशीर होगा। वो दीवाना भागती हुई आई तो झिलमिल उसे अपना गठला उठाए अपनी तरफ लपकती हुई दिखाई दी। फिर को ना पाकर जहाँ उसका दिल बुझा था वहीं झिलमिल को देखकर तसल्ली हुई थी। बीबी खानी बीबी, मैं आपके वास्ते आपकी खिदमत वास्ते आ गई जी। झिलमिल ने खुशी से ऐलान किया। बिया के चेहरे पर उसका जो चक्कर देखकर मुस्कुराहट आई। अच्छा, क्या तुम आ गई? चलो नाश्ता करते हैं। बिया उसे लिए हुए नाश्ते की टेबल पर आ बैठी। फिर जबरदस्ती झिलमिल को भी नाश्ता करवाया। फिर उसके साथ बैठकर खाने के ख्याल से ही लटक रही थी। मैं कह रही हूँ ना झिलमिल बीबी जी, ना मुझे गुनाह मिलेगा जी। तुम ऐसी बेअदबी का सोच भी नहीं सकती थी। तो तुम अब मेरा हुक्म टालोगी? बिया के मसनूई सख्ती दिखाने पर झिलमिल ने चंदक में लिए थे। फिर बर्तन समेटने में रमजू की मदद करने लगी। शमशीर का ये बंगला 1000 गज पर मुहित था। वो यहाँ सिर्फ रिलैक्स होने के लिए आता था, इसलिए यहाँ ज़्यादा मुलाजिम नहीं थे। 2 मुलाजिम बंगले की सफाई करते और 2 सौदा वगैरह लाते थे। इन्हीं में से एक रमजू था जो किचन देखता था। बाहर की देखभाल के लिए एक माली था और गेट पर तैनात 2 गार्ड थे जिनकी ड्यूटी रात को और दूसरे दौर प्लस करते थे। कुल मिलाकर इस वक्त इस बंगले में झिलमिल और नाइबा के अलावा 5 मुलाजिम थे जो सबके सब शमशीर के वफादार थे। वे नाश्ते में से फारिग होकर कुछ देर आराम की गरज से लेट के, लेकिन वो झिलमिल को तईद करना नहीं भूली थी। झिलमिल, जैसे ही शमशीर आई, मुझे दिखा देना वो मेरा वो मारून अनारकली इस्त्री करके रखना जो तुमने सामान के साथ पैक किया था। जी जी बीबी। झिलमिल ने फ़ौरन हामी भरी। बिया को सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था जब झिलमिल ने सच कहा, बीबी खान का कोई बंदा गाड़ी में आपको लेने आया है जी। बिया सरात से उठकर बैठी। झिलमिल से कहो मैं 15 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ। नाइबा ने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल की। पाँव तक आती है नाइबी अनारकली कली जिस पर सुनहरी धागों से वही कढ़ाई की गई थी। उसके हुस्न को तो आशना कर रही थी। उसके साथ छोटे छोटे झुमके पहनकर नाइबा ने हल्का सा मेकअप किया और तैयार तो वो रोज़ ही होती थी। लेकिन आज दिल के जज्बात अलग हिस्से थे। शमशीर के लिए यूँ सजने का सोचकर ही उसके रुखसार गुलाबी हो गए थे। धीमी सी मुस्कान के साथ उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया था। वो आईने के सामने से हटी थी और झिलमिल ने झट से कहा था, हाय बीबी, आप तो बहुत सोहनी लग रही हैं। वो झिलमिल के खुद पर वारी सर के होने पर झपक गई थी। फिर कहा, झिलमिल जल्दी से मेरा वाया हुआ हिजाब लेकर आओ। बिया ने अनारकली का हम रंग के फ़ोन का दुपट्टा गले में सेट करके ऊपर से वाया पहना। पाँव में नाजुक सी सैंडल पहनकर उसने खुद पर एक ताराना नजर डाली थी। एक आदमी बार पंजाब को हल्के से सेट करके वो बाहर निकली। झिलमिल उसके पीछे पीछे आ रही थी। झिलमिल, तुम रमज़ू से कहकर अपने लिए कुछ खाना बनवा लेना, ये ना हो कि तुम भूखी रह जाओ। पता नहीं रफ़ी का क्या प्लान है। जी जी बीबी, आप फिक्र ही ना करें। आओ रमज़ू और रमज़ू। झिलमिल ने वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई थी। उसका इरादा था कि वो इस पर नाइबा की मौजूदगी में ही रोब जला लेगी, लेकिन रमज़ू की तरफ से कोई जवाब ना आया। मैं बीबी, लगता है ये सो रहा है होगा कहीं। झिलमिल ने सर खुजाते हुए उसकी शिकायत की। नाइबा ने उसकी बातों को हंसते हुए सर हिलाया और गेट की तरफ बढ़ी। बाहर एक सफ़ेद वैन खड़ी थी जिसके शीशे तारीख थे। नाइबा कुछ खटकी क्योंकि गेट पर कोई गार्ड नजर नहीं आ रहा था। झिलमिल, ये सब लोग कहाँ गए? उसने सरगोशी में पीछे खड़ी झिलमिल से पूछा। झिलमिल भी गाड़ी के बाहर खड़े आदमी को पहली बार देख रही थी। हवेली में तो इस आदमी को कभी नहीं देखा था। किसी जाने ख्याल पे उसने कहा, बीबी मैं आपके साथ चलूँ जी? हाँ झिलमिल, रास्ते में थोड़ी मुझे कंपनी मिलेगी। नाइबा ने फ़ौरन कहा, बीबी साईं ने बस आपको बुलवाया। इस आदमी ने करप्ट लहजे में कहा। इसके लहजे पर नाइबा थोड़ा और चौंकी। रुको, मैं शमशीर को कॉल करती हूँ। उसके हाथ में पकड़े परस से फ़ोन निकाला तो वो अचानक से बोला, अच्छा बीबी, आपकी मर्ज़ी।
उसने दरवाज़ा खोला, बिया को समझ नहीं आया शमशीर ने उसको वैन में क्यों बुलाया है। वो बाया सेट करती बैठ गई, चुन्नी उसके साथ वाली सीट पर थी। वैन बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी। अचानक ही वैन एक झटके से रुकी और दोनों तरफ के दरवाजे खुले थे। दो हट्टे-कट्टे आदमी दरवाज़ों पर खड़े थे। एक ने जिलमे को धक्का देकर वैन से बाहर फेंका और दूसरा दोनों फ़ौरन वैन में आ बैठे। कौन हो तुम लोग? ये क्या? नाइबा घबराकर दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन एक आदमी ने उसे जोरदार तमाचा मारा था। वैन दोबारा स्टार्ट हो गई थी। नीचे गिरती हुई झिलमिल दबाना आवाज़ वैन के पीछे भागी और साथ ही चला रही थी बीबी बीबी। तो वैन के अंदर से किसी ने झिलमिल पर फायर किया था। नाइबा ने एक दिल खराश चीख मारी थी, लेकिन इन आदमियों पर उसकी मुज़ाहमत का कोई असर न हुआ था। इसके हाथ मरोड़ते हुए एक ने बिया का पर्स छीना था, जबकि दूसरे ने फ़ोन से तरल रुमाल उसके मुँह पर रखकर उसे होश से बताने गया था। नाइबा उनके कदम पर सीट पर झूल गई, जबकि वैन तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अनवर शाह एक गोल कमरे के वस्त में बैठा था। इस कमरे की सजावट बहुत आलीशान थी, यूँ लगता था जैसे किसी बादशाह का महल हो। उसके तरफ में कई मसला गार्ड खड़े थे। एक आदमी के हाथ में एक जंजीर थी, जो कि अनवर शाह के पालतू शेर की गर्दन में था। वो शेर का सर धीरे-धीरे सुलहा था, ऊपर से शराब के जाम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तभी उसके खादम की आमद हुई। हुकम शमशीर खानज़ादा की बीवी पहुँच गई है। उसने मुअद्दबाना अंदाज़ में इत्तला दी, ले आओ उसे यहाँ। उसने शान बेनियाज़ी से हुक्म दिया। वो दोनों आदमी अबिया को नाइबा को घसीटते हुए लाए, जिन्होंने वैन में उसे बेहोश किया था। नाइबा भी बेहोश थी और उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। ये तो 7 पर्दों में चुप कर आई है। अनवर शाह ने उसे नकाब और हिजाब में देखा तो कहा। इसने हाथ में पकड़ा मशरूब ज़ोरदार तरीके से बिया के चेहरे पर फेंका। बिया हड़बड़ाकर होश में आई। बिया हड़बड़ाकर होश में आई, खुद को यूँ दो आदमियों की पकड़ में देखकर मज़ाहमत करने लगी, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? अनवर शाह के इशारे पे एक आदमी ने बिया का काम नोच कर फेंका। भाई मानना पड़ेगा, छुपा कर रखा है, क्योंकि छुपाने लायक हो। अकबर चाने लफड़ाना अंदाज में कहा। और बिया ने पहली बार कमरे के बस में बैठे इस भारी जिस्म के बुड्ढे को देखा और इसके करीब बंधे शेर को देखकर बिया की आंखों में हल्का सा खूब था। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? दिल कड़ा कर कहते हुए बिया ने अनवर शाह से सवाल किया। तुम्हारे चोट की तरफ हमारा साफ निकलता है, अब तुम उसका बदला पूरा करोगे। शमशीर का तुम्हें जिंदा गाड़ देगा वो। बिया हल्के बल चीखी थी। जवाब में अनवर शाह के आदमी ने बिया को जोरदार थप्पड़ मारा था। बिया थप्पड़ इतना शदीद था कि बिया का पूरा जिस्म लचक गया। अरे जमन क्या करता है? मेहमान है हमारी, अभी तो हमने देखा भी नहीं ठीक से। चलो लड़की, ये बुर्का उतारो, हमें भी तो पता चले तुमने क्या क्या छुपा रखा है। अनवर शाह की खबासत और रुजबत ही नहीं, बिया ने जमन का हाथ अपने हिजाब की तरफ बढ़ते देखा तो उसकी जान ही निकल गई। उसकी जान को खतरा था, ये तो उसे समझ आ गया था, लेकिन उसकी इज्जत को खतरा था। उससे बाद में उसमें बिजली सी भड़की थी। पूरी कुव्वत से जमन का हाथ मरोड़कर उसका पैर कुचला था, जबकि जबकि दाएं तरफ वाले के पेट में अपनी कोहनी से जबरदस्त वार किया था। वो दोनों ही उसे थोड़ी लापरवाही से पकड़े हुए थे। इस अचानक हमले पर वो दर्द से दौड़े हो गए थे। वे अपना हाथ छुड़ाकर एक कदम ही आगे गई थी कि जब ही किसी ने बालों से पकड़कर उसका हजाम नोचकर उसे अनवर शाह के कदमों में फेंका था। बिया के इल्म में नहीं था कि अनवर शाह का खास खादम इन दोनों के पीछे ही खड़ा है, वरना वो भागने से पहले इस पर भी हमला करती। अनवर शाह ने बिया को यूं बेहिजाब देखकर होंठों पर ज़ुबान फेरी। क्या हसन है शमशीर से हम तुम्हें मांग लेते हैं, उसकी सब खताएं माफ़ कर। अनवर शाह बिया को थोड़ी से पकड़कर कह रहा था। बिया ने उसे धकेलने की कोशिश की, तभी अनवर शाह ने उसे पकड़कर अपने पालतू शेर के करीब किया था। शेर की गिराहट से बिया का दिल खौफ गया था। इतना फड़फड़ा रही है तू? मेरे राके को फड़फड़ाती चिड़ियाँ बहुत पसंद है। वो बिया को शेर के करीब करता हुआ कहने लगा। शेर अपनी जंजीर की वजह से बिया से बस चंद इंच ही दूर था। उसके बड़े बड़े दांत और उसके हलक से निकलती आवाज़ से बिया को बेताशा डर लग रहा था। तभी अनवर शाह सोफे से उठ खड़ा हुआ। बिया को घसीटते हुए उसने कहा था। शमशीर को हमारा तोहफा भेज दो, तुम राकी को लेकर हमारे साथ आओ। उसने बिया को जमन की तरफ उछाला था, जिसने बेदर्दी से उसके दोनों हाथ जकड़े थे। उसे हमारी ख्वाबगाह में ले जाओ। बिया की मज़ाहमतों की परवाह न करते हुए वो उसे खींचकर बाहर ले आया। सुबह के 10 बज रहे थे। शमशीर रात भर का जागा हुआ था। ये बिया की फिक्र में फिक्र हो रही थी। वो तेजी से गाड़ी चलाता पहुंचा तो गेट पर गार्ड्स की में जुटनी से उसे होने का एहसास हुआ। तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलते उसने मेन गेट को धकेल दिया, तो वो खुलता ही चला गया। दीवाना हुआ अंदर भागा। बिया कमरे में नहीं थी। वो भागता हुआ किचन की तरफ आया तो उसके कदम जम गए। फर्श पर रमजू का बेजान जिस्म खून उसका दिल काँप रहा था। वो गेट तक आया ही था कि एक बाइक आकर रुकी। उसने हेलमेट से अपना चेहरा ढका हुआ था। शमशीर को देखते हुए कार्टून उसने ज़मीन पर रखा था। रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। शमशीर उसके पीछे लपका, लेकिन वो बाइक पर आटे भरती हुई नज़रों से ओझल हो गई। कार्टून में से फ़ोन बजने के वाली, ये तो बिया की रिंगटोन है। वो कार्टन की तरफ लपका, लेकिन अंदर जो था वो देखकर उसके हाथ कांप गया। शमशीर के हाथ पर बढ़ाकर बिया का आसमानी हजाम निकाला था। फ़ोन दोबारा बजा था। वो फ़ोन को तो बिया का था, मगर कॉल किसी अनजान नंबर से आ रही थी। शमशीर ने फ़ोन ऑन करते हुए वो जब से कहा। तोहफा कैसा लगा शमशीर खान जाना? अनवर शाह की आवाज़ आई थी। मेरी इज्जत पर हाथ डालकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। शमशीर गुस्से से चीखा था। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं शहजादे। 1 घंटे के अंदर अगर तूने हमारे भाई को तमाम सुख्तों के साथ बंदरगाह ना पहुंचाया तो हम तेरी हसीना के जिस्म बकवास बनकर मैं तेरी जान ले लूँगा। शमशीर की गर्दन की रगें फूल गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अनवर शाह की लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दे। अरे बस जो भी करेंगे उसकी वीडियो तुम्हें भेज देंगे। अनवर शाह के पास से हंस रहा था। उसे हाथ मत लगाना। शमशीर आया था। बस 1 घंटा ये कहते ही अनवर शाह ने फ़ोन बंद कर दिया। शमशीर ने कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। ज़रीक को नाइबा को ले गए। शमशीर की आवाज़ ऊपर से आती हुई महसूस हो रही थी। शमशीर की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसके हाथों के खून में लथपथ लाशें उसकी नज़रों में घूम रही थी। बिया का हजाम मुट्ठी में पकड़े वो गाड़ी तक आया। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने कहा, वाहिद मिर्ज़ा से कहो दिलावर शाह को मेजर अमजद तक पहुंचा दें। तलाह ज़रीक को स्पीकर पर लो। वो स्टीयरिंग पर हाथ जमाता हुआ कह रहा था। हाँ शमशीर सर, इन दोनों की आवाज़ स्पीकर पर उतरी। तला मैं एक कोड भेज रहा हूँ। नाइबा के ब्रेसलेट में एक ट्रैकर है। तुम लोकेशन ट्रेस करो और मुझे फ़ौरन भेजो। ज़रीक तुम टीम के साथ पहुँच जाओ। इस अनवर शाह ने मुझे 1 घंटा दिया है और ये 60 मिनट उसकी ज़िंदगी के आखिरी मिनट होंगे। शमशीर के आवाज़ में विपरीत शेर की गर्ज थी। वाहिद एक टीम यहाँ मेरे घर पर भेजो। मेरे जाने सा भी नींद सो गए हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही हेडक्वार्टर पर मौजूद टीम पर अफसरदगी छाई थी। वो समझ सकते थे कि ऐसा कुछ किए बगैर शमशीर की इज्जत पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन फिर भी इस खबर ने उन्हें मजबूर किया था। ज़रीक तेज़ी से असला तैयार कर रहा था। गोलियां लोड करते हुए उसका दिल चाह रहा था वो सारी गोलियां अंदर बैठे दिलावर शाह के सीने में उतार दे, लेकिन इस वक्त 1 मिनट की देर किए बगैर उसे बिया तक पहुंचना था। या अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना। वो दिल में दुआ कर रहा था। तो लोकेशन ट्रेस हो गई है। अल्लाह की आवाज़ ऊपरी थी। ओके ओके सेंड इट टू शमशीर एंड लेट्स मूव। ज़रीक ने फ़ौरन कहा। तो सब गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़े। बिया के अंदर हाथ इस जहाज़ी बेड के सतूनों से बंधे हुए थे। वो मुज़ाहमत करके थक चुकी थी। इसने तारीख कमरे में वो पिछले आधे घंटे से कहती तक दफ्तर दरवाज़ा खुला था और कमरा रोशनी में ना गया था। अनवर शाह क्या थी उसके खादम ने लाइट्स जलाई थी। बिया की आंखें अचानक रोशनी पर तो जला गई थी। जब वो रोशनी की आदि हुई तो उसने देखा अनवर शाह के पीछे एक दुबली पतली लड़की और
देख रही होगी जिस सामने वाला आदमी चला रहा है वो आदमी की कैमरे और दूसरे इंपोर्टमेंट उठाए हुए था, जिसे वो बैठ के गिर से सेट करने लगा था। रिया की रीढ़ की हड्डी में उसने हाथ डाल दिया। अनवर शाह बेड की तरफ पड़ा और बिया घबरा कर खुद में सिमटी, दूर हो बात मत आना। बिया कांपते हुए चलाई। अनवर शाह ने क्या लगाया, अगले ही पल दुबली पतली लड़की को बालों से पकड़ते हुए बिया के सामने बिस्तर पर फेंका था। तो मैं सिखा तो दूँ चिड़िया के नौशा की खिदमत कैसे करते हैं। वो कहता हुआ इस लड़की पर झुका था और चंद लम्हों में उसके बदन का लिबास तार-तार हुआ था और बिया की आंखें खौफ से फैल गई थी। छोड़ दो इसे जाने दो। वो उसे इस हालत में देखकर इस पर रहम की भीख मांगने लगी। अनवर शाह जोर-जोर से हंसने लगा। बिया का खौफज़दा होना उसे बहुत तस्कीन दे रहा था। इसने एक बरमा लड़की को बालों से पकड़ा था और उसने बिना कुछ कहे अनवर शाह के हुक्म की तामील की थी। बिया ने ये मंज़र देखकर ज़ोर से आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वो आवाज़ों को बंद नहीं कर सकी थी। अपनी बेबसी पर बस सिसक रही थी। तनवीर को जैसे ही लोकेशन की नोटिफिकेशन मिली, उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर दी। वो इस जगह से कोई ज़्यादा दूर ना था। 10 मिनट की रश ड्राइविंग के बाद ही वो एक आलीशान कोठी पर पहुंच चुका था। शमशीर को अंदाजा था कि मेन गेट पर सख्त उस कोठी को उसने अपनी गाड़ी दरख्त के एक झुंड में छुपाकर पार्क किया और अपनी गन्स और बैकअप बुलेट्स निकालता वो इमारत के पिछले हिस्से की तरफ आया और यहाँ एक बगीचा था जिसके लिए ईंटों से बनी हुई दीवार चार दवाई थी। एक तरफ एक सुराखों वाला लोहे का दरवाज़ा नस्ब था। शमशीर प्यास से चलता इस दरवाजे तक आया। खुशकिस्मती से वहाँ पर एक ही गार्ड था जिसे शमशीर ने साइलेंसर लगी गोली से मौत की नींद सुला दिया था। वो अब दरख्तों की ओर लेटा इस इमारत में दाखिल होने के करीब था। अचानक एक मसला गार्ड दरवाजे की तरफ आता दिखाई दिया। शमशीर जल्दी से एक घने दरख्त से के चौड़े तने के आड़ में हो गया। जैसे ही वो गार्ड करीब आया, शमशीर ने उसका गला अपने बाजुओं में दबाकर उसे पीछे खींच लिया। वो इस अचानक रफ्तार पर पाँव हाथ में मारने लगा, लेकिन शमशीर ने ही झटके से उसकी गर्दन मोड़ दी। वो आदमी बेहिस्सो हरकत फिसलकर ज़मीन पर जा गिरा। शमशीर बिना किसी परेशानी के इमारत के पिछले सीने तक पहुंचा चुका था। वो तेजी से जीना फिर लांघता ऊपर की तरफ निकला। अचानक ही राहदारी में दौड़ते कदमों की आवाज़ के साथ ही फायरिंग की आवाज़ आई। शमशीर उछलकर दीवार की ओर में हुआ। एक गोली सनसनाती हुई दीवार में आ लगी थी। हमला आवर रुका नहीं, बल्कि तेजी के साथ गोलियां बरसाने लगा। इस अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में उसकी गन जल्द खाली हो गई और यही वो लम्हा था जब शमशीर ने उसका निशाना लेकर उसकी पेशानी पर सुराख किया था। वो आगे बढ़ता एक गोली राहदारी में पहुंचा। एक और राहदारी में बचा। वहाँ दरवाजे पर जमन और 3 और पहरेदार अनवर शाह की ख्वाबगह के बाहर चौकस खड़े थे। शमशीर को अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं है कि अनवर शाह अंदर होगा, लेकिन उसकी मौजूदगी बिया के आसपास होने का सोचकर ही उसके तन बदन में आग लगी। शमशीर ने दोनों गन्स लोड की और सतून की ओर से निकलकर फायरिंग खोल दी। गोलियों की बारिश दोनों तरफ से जागी थी, लेकिन शमशीर दीवार और सतूनों की ओर लेता इन चारों पर कामयाबी से वार कर चुका था। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, दूसरे बिया कोफ में डूबी हुई आवाज़ आई, मुझे हाथ मत लगाओ। इसी पल जख्मी यमन ने बंदूक का ड्रैगल दबाया था। शमशीर के जिस्म ने जबरदस्त झटका खाया था। गोली उसके कंधों को छूती हुई निकल गई। खून की लकीर थी जो उसकी कमीज तर कर गई। शमशीर की अगली गोली ने यमन को जहन्नम रसम कर दिया, लेकिन उसकी दोनों गन्स खाली हो चुकी थी। 1 घंटे की मोहलत खत्म। अब इस चिड़िया के प्रकाश जाकर दो लती-पती हालत में बिया की तरफ बढ़ी थी। उसकी आंखों में ऐसी हैरानी थी जैसे उसकी रूह ना हो। जिस्म वो पंजों के बल चलती बिया तक आई और बिया के हवाई की तरफ हाथ बढ़ाया था। नहीं, नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। बिया ने हाथों को कैद से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूती से बंधी हुई थी। उसने सफ़ेद पट्टी रंग के साथ इस लड़की को अपना अबाया नोचते देखा। थोड़ी देर पहले उसके लिए जो हमदर्दी के जज्बात जागे थे, सब फर्क से उड़ गया। वो बिया को अबाया से आज़ाद कर चुकी थी, तो उसके इशारे से दुपट्टा नोचती उसी से बिया को के पाँव भाने लगी। छोड़ दो प्लीज़, रहम करो मुझ पर। बिया ने घबराने का इस पर कोई असर ना हुआ। वो पीछे हट के खड़ी हो गई और अनवर शाह ने एक ज़ोरदार ठोकर से एक तरफ किया। वो लड़की फर्श पर गिर गई बगैर दुपट्टे के। बिया के जिस्म की बनावट अनारकली में वाज़िया हो रही थी। अनवर शाह की कलीज़ निगाहें खुद पर पट्टी देखकर बिया का खून खौलने लगा। हाथ मत लगाना मुझे। बिया की आवाज़ में खौफ। अनवर शाह उसकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला। अगले ही पल शमशीर का भारी पंच अनवर शाह का जबड़ा हिला चुका था। वो तेवर तेवर आकर नीचे गिरा था। शमशीर बिया ने इसकी ली। शमशीर ने एक नज़र उठाकर उसे यूं बिना दुपट्टे के बंधा हुआ देखा तो उसकी रूह कांप गई। 1 मिनट भी देर हो जाती तो उससे आगे वो सोच भी नहीं सकता था। वो एक ही जस्ट में उस तक पहुंचा। उसे हाथ खोलता वो भराई आवाज़ में बुलाया, आई एम सॉरी। मैं वो शायद कुछ और भी कहता, लेकिन अनवर शाह ने कब से शमशीर पर वार किया और शमशीर सीधा बिया के ऊपर आ गिरा, लेकिन अनवर शाह ने उसे संभलने से पहले ही उसे वापस खींच लिया। शमशीर बिया खौफजदा आवाज़ में चले उसे रस्सी को झटका दिया तो वो आखिरकार खुली गई। तो अनवर शाह शमशीर को फर्श पर गिरा चुका था। शमशीर के सर से खून की एक लकीर बह रही थी, जबकि वो अनवर शाह की ठंडी जिस्म का वजन संभालने की जद्दोजहद कर रहा था। वो शमशीर के जख्मी कंधों को अपने जूते से मसलने की कोशिश में था। बिया ने उछलकर बेड की साइड से एक गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से अनवर शाह के सर पर मारा। जोरदार आवाज़ आई थी और अनवर शाह पलट कर मुड़ा। उसकी ज़बान से लबोआत का तूफान निकल रहा था। वो बिया की तरफ बढ़ने लगा, जबकि बिया परेशानी से पीछे हट रही थी। इसका ध्यान शमशीर की तरफ था, जो शायद बेहोश हो चुका था। बिया पीछे सरकती हुई दरवाज़े से आ लगी थी। अनवर शाह कपूर आता उसकी तरफ आ रहा था। अचानक ही वो बहुत ज़ोर से मुँह के बल गिरा। दुबली लड़की ने फर्श पर लेटे-लेटे उसकी टांग में टांग अड़ाई थी। अनवर शाह भारी जिस्म का आदमी था। वो चारों शाने तक गिरा तो लगा जैसे ज़लज़ला आ गया और बिया तेज़ी से शमशीर के पास लपकी। शमशीर प्लीज़ उठो। बिया ने उसे झंझोड़ते हुए जगाने की कोशिश की। अचानक ही गोली चलने की आवाज़ आई। बिया ने सर उठाया तो वो लड़की खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी, जबकि अनवर शाह बिया पर गन ताने हुए था। बिया ने सर उठाकर देखा। अनवर शाह के हाथ में पिस्तौल थी। साली कमीनी, तेरी तो मैं जान ले लूँगा, वो डरा था। दूसरे ही लम्हे गोली चलने की 2 आवाज़ें आई थी। शमशीर ने अचानक ही खुद को बिया के सामने आकर उसे गले से लगाया। अनवर शाह की चलाई हुई गोली उसकी कमर में पोस्ट हो गई थी। दूसरे ही लम्हे अनवर शाह के सीने पर ज़रक की चलाई हुई गोली लगी थी। वो फर्श पर ढह गया था। ज़रिक दौड़ता हुआ अंदर आया था, जहाँ बिया शमशीर के खून से रंगीन जिस्म को हाथों में लिए सिसक रही थी। बिया ज़रिक लपक कर उसके करीब आया। नाइबा ने सर उठाया तो उसे अपने सामने खड़े वजूद को देखकर सकता सा हुआ। फिर उसके लब हिले हुए थे। भैया, क्या मैं भी मर गई हूँ? आप मुझे लेने आए हैं? भैया, शमशीर को वापस भेज दें, मैं चलती हूँ आपके साथ। ज़ारो कतार रोती हुई हिचकियों के दरमियान कह रही थी। ज़रिक तड़प कर उसके पास फर्श पर बैठा और उसके लसके हुए हाथ शमशीर के खून को आलूद कर रहे थे। भैया, तुम जिंदा हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो बेयकीनी से उसे देख गए। भैया, शमशीर हिचकियों की जद से उसके अल्फाज फूट रहे थे। कुछ नहीं होगा इसे भैया, संभालो खुद को। ज़रिक उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। तला और वाहिद अंदर आया और शमशीर की हालत देखकर उसे फ़ौरन उठाकर भागे। ज़रिक ने बिया का दुपट्टा फर्श से उठाकर उसके गिर लपेटा। फर्श पर इस लड़की की लाश को यूं बेआबरू देख काँप गया। तेज़ी से उस पर बिया का अबाया डालकर इसको बेहिम्मती से बचाया था। अनवर शाह की सांस अभी चल रही थी। ज़रिक माउथ पीस में ऑर्डर देता बिया के कांपते वजूद को वहाँ से लेकर बाहर आया। इमारत में फोर्सेस के जवान फैल चुके थे। चंद जवान अनवर शाह के बेहोश वजूद को
को हथकड़ी लगाकर एम्बुलेंस में डाल रहे थे बाकी लोग। उसके बच्चे कुछ आदमियों को काबू में करते गिरफ्तार कर रहे थे। भैया ने एक गाड़ी में वाहिद को देखा तो वो दीवाना वार उसके पीछे भागी, रुको मैं गाड़ी रोको, मुझे शमशीर के साथ जाना है। उसके पीछे भागते हुए चिल्लाई तो वाहिद गाड़ी रोककर बाहर आया। ज़ारिक भी दौड़कर उसके करीब पहुंच चुका था। मैं हम सर को एम्बुलेंस लेकर निकल गई है, उनका बहुत खून बह गया था। वाहिद ने नजरें झुकाकर जवाब दिया था। भैया को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। भैया हम चल रहे हैं शमशीर के पास। उसकी स्केट पर तिरंगा देखकर ज़रिक ने उसे थामा था। वाहिद उसका इशारा पाते ही स्टीयरिंग व्हील संभाल चुका था, जबकि ज़रिक भैया को नाइबा को संभालता पीछे आ बैठा था। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सर पर दौड़ती हुई इमरजेंसी वार्ड में आई। ज़रिक और वाहिद भी उसके पीछे ही थे। तलाक उन्होंने ही उसकी तरफ रखा था। सर को ब्लड निकालने के लिए सर्जरी में लेकर गए हैं। बुलेट निकालने के लिए सर्जरी में लेकर गए, मुझे जाना है उसके पास। भैया मुझे लेकर जाए वहाँ। नाइबा ज़रा की शर्ट मुठ्ठियों में जकड़ती मचल रही थी। भैया भैया बच्चे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। ज़रिक उसे थामने की कोशिश में बोला। वो किसी तरह भी ज़रिक के काबू में नहीं आ रही थी। अगर वो उसका हाथ छोड़ता तो वो यकीनन ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो जाती और इसके रोते सिसके वजूद को अपने साथ लगाए उसके सर पर हाथ रखे उसे धीरे धीरे समझा रहा था। वो ठीक है भैया, उसे कुछ नहीं होगा। वक्तन-फ़क्तन वो इसको तसल्ली देता था, काम करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर बाहर आता दिखाई दिया। भैया ज़रा का हाथ छुड़ाकर डॉक्टर की तरफ लपकी। कैसा है शमशीर? डॉक्टर हमने गोली निकाल दिया, वो बेहोश है लेकिन हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने प्रोफेशन बंद कर दिया। डॉक्टर को पीछे धकेलती रूम के दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। ज़रिक उसके पीछे लपका। भैया कमरे के बीचों-बीच शमशीर का पट्टियों में जकड़ा वजूद देखकर भैया बर्दाश्त न कर सके। अगले ही लम्हे वो ज़रिक के बाजू में झूल गई। भैया ज़रिक उसे संभालते पुकारता ही रह गया। मिस्टर ज़रिक परेशानी की कोई बात नहीं, ये शॉक और स्ट्रेस से बेहोश हो गई हैं। लेडी डॉक्टर भैया को मुआयना करने के बाद ज़रिक को इसका हाल बता रही थी। भैया अस्पताल के बेड पर अब दवाइयों के ज़रिए से सोरी के अचानक दरवाज़ा खुला था और शमशीर लाकर होता उसके सर और कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। चेहरा नकाब से ज़र्द था। मिस्टर शमशीर सर प्लीज़। जहाँ डॉक्टर ने उसे इस हालत में कमरे में आते देखकर हैरत का इज़हार किया था, वहीं उसके पीछे लगती नज़र उसके चेहरे पर बेचारगी के साथ सर प्लीज़ आपको इस तरह उठकर नहीं आना चाहिए था। उसने फिर से रिक्वेस्ट की थी। शमशीर उसे नज़रअंदाज करता हुआ से भैया को देख रहा था। इस पर से अपनी नज़र हटाए बगैर ही उसने कहा डॉक्टर मेरा बेड इसी कमरे में शिफ्ट कर दें, मैं अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? आपका ज़ख्म अभी भरा भी नहीं है, ऑपरेशन को मुश्किल 6 घंटे हुए हैं, तथा सी बेहतियाती से इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर की आवाज़ में हैरत और गुस्सा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भैया के साथ ही रहूँगा। वो अपनी बात पर अड़ा तो ज़ारिक एक गहरी सांस खारिज करता उसके करीब आया। शमशीर भैया अकेली नहीं है, मैं इसके ही पास हूँ। माना कि अब वो तुम्हारी बीवी है लेकिन मैं भी उसका भाई हूँ। वो किसी पर ना सही मुझ पर तो भरोसा रखो। ज़रिक ने समझाया तो शमशीर थोड़ा जज़्ब हुआ। दिल में तो आ रहा था कि डिस्चार्ज करके भैया को घर ले जाए, लेकिन उसकी हालत देखकर डर भी था कि कहीं अगर उसकी कंडीशन ख़राब होगी तो अचानक ठीक अच्छा ठीक है मैं चला जाऊँगा अपने रूम में। उसने आखिर हथियार डाले बट लेट मी सी माई वाइफ प्रॉपर्ली फॉर ए व्हाइल। उसकी आवाज़ में थकन थी। ज़रिक को डॉक्टर सर हिलाते उसे भैया के पास छोड़कर बाहर निकल गया। वो बेताबी से नाइबा के पास गया था। उसके सराहने बैठे उसका हाथ अपने हाथों में लिया था। नाइबा मेरी जान मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी हवेली से बाहर लाना ही नहीं चाहिए था। शमशीर ने से उसका उजड़ा रूप नहीं देखा जा रहा था, इसलिए उसने अपने लब उसकी पेशानी पर रखे। उसे खुद में पीछा वो ज़ब्त के आखिरी मरहले पर था। बार-बार निगाहों के सामने पल आ रहा था। जब अनवर शाह के कमरे में उसने नाइबा को बंधे देखा था, कितना खौफ था उसकी आँखों में। वैसे वो तो वैसे ही बहुत हसास थी और इस शैतान ने उसको भैया को हाथ लगाने का सोचा। शमशीर के बस में नहीं था कि वो क्या करता। सब मेरी गलती है। मुझे नाइबा को सच बता देना चाहिए था। मैंने क्यों उसे अंधेरे में रखा? शमशीर अपने ज़ख्मों पे इस वक़्त जो तकलीफ महसूस कर रहा था, वो इस तकलीफ के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी जो नाइबा की हालत देखकर उसके दिल में उठ रही थी। वो एक हसीन बाग था। हर दिन नगाह सुरख गुलाब के फूल बजा-बजा फूले थे। नाइबा फूलों की मशहूर कौन खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। दफ्तर उसने फूलों के दरमियान शमशीर को देखा। शमशीर मुझसे पुकारती दौड़कर उसके सीने से लगी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? उसने ज़ोर से पूछे। वो अपने दिल की हर बात उसे बताना चाहती थी। तो मुझे तुमसे तो बिल्कुल दूर नहीं जाना, हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। उसके हाथों में वो एक लम्हे को दूर हुई थी, तभी उसने नोट किया कि शमशीर के चेहरे पर अजीब सा तासुरात है। क्या हुआ है तुम्हें? भैया ने घबराकर पूछा। शमशीर अचानक से दिल पर हाथ रखता दौड़ा हुआ था। शमशीर भैया की खौफ में डूबी आवाज़ आई। उसने उसे थामना चाहा तो उसे लगा कि उसके हाथ में कुछ है। नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। भैया के हाथ में एक खंजर था जो उसने शमशीर के दिल के मुकाम पर पोस्ट कर रखा था। उसके सीने के से हल्का निकलता खून भैया के हाथ सूंघ रहा था। नहीं 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 प्लीज़ नहीं। शमशीर वो सिसक कर रो रही थी। शमशीर तकलीफ की शिद्दत से तड़ाकर घुटनों के बल गिरा और भैया को किसी ने झंझोड़ कर जगाया। भैया होश में आओ। ज़रिक उसकी हालत से परेशान हो गया था। वो ख्वाब के ज़रिए से रो रही थी। मैंने नहीं किया, वो मर गया, मैंने मार दिया उसको। उसके बेरहम जुमले ज़रिक को समझ नहीं आ रहे थे। वो उसे खुद से लगा था, वो उसे दिलासा दे रहा था, किसी को नहीं मारा तुमने। उसका सर फुलाता वो उसे ख्वाब से निकलने में मदद कर रहा था। भैया प्लीज़ खुद को सँभालो। कितनी ही देर ज़रिक उसे यूँ ही साथ लगाए खड़ा था। भैया के ज़हन ने इस सारे वाक़यात को बहुत ज़्यादा असर लिया था। वो ज़हनी तौर पर बहुत हसास हो रही थी। शमशीर भैया की ज़ुबान पर उसका नाम आया तो ज़रिक ने फ़ौरन कहा, वो ठीक है, चलो भैया चलो मैं उसके पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। भैया के साथ फ़ौरन बेदार हुए थे। हाँ, मुझे शमशीर के पास जाना है। वो फ़ौरन ज़रिक का हाथ छोड़ती बिस्तर से नीचे उतरी। 1 मिनट पहले रोना बंद करो, वो तुम्हें ऐसे देखेगा तो परेशान हो जाएगा। ज़रिक दोपहर में शमशीर की बेकरारी देख चुका था। उसे इन दोनों की बहुत फ़िक्र हो रही थी, जो एक-दूसरे के लिए इतने जज़्बाती हो चुके थे। ज़रिक की बात पर भैया वाक़ई चुप हो गई, गहरे साँस लेती। वो खुद को नॉर्मल करती ज़रिक के साथ अपने कमरे से बाहर निकली। वो इसके रूम में आए तो वो दवाइयों के ज़रिए से सो रहा था। नर्स ने उसकी लाइमी में ही उसे रिलैक्सिंग मेडिसिन इंजेक्शन की थी, वरना वो भैया के कमरे के बाहर चक्कर लगाने जा रहा था। भैया असली से शमशीर के सराहने बैठी तो ज़रिक ने उसे प्राइवेसी देना कमरे से बाहर आ गया। भैया ने उसके ज़ख्मों को देखा तो एक बार फिर आँसू उसकी आँखों से बहने थे को बेताब हो गए। टटवाटी आँखों से उसने शमशीर का चेहरा देखा, किस कदर शशांक रहता था वो अब हमेशा। और अब बेख्तियारी वो उसके चेहरे के नपोश अपनी उँगलियों से छूने लगी। उसका हाथ अपने लबों से लगाए वो फिर सिसकने लगी। मेरी वजह से इसका ये हाल हुआ है, ना मैं इसकी ज़िंदगी में आती हूँ, ना ही ये आज इस हाल में होता। मेरी वजह से इसने गोली भी खाई। भैया ने चीखों के दरमियान सोचा और जब उसे पता चलेगा कि मैं तो हयाती हूँ ही नहीं तो शमशीर मुझसे नफ़रत करने लगेगा। मैं कैसे सहूँगी जिन आँखों में मेरे लिए हमेशा मोहब्बत देखी। देखिए इन आँखों में मैं अपने लिए नफ़रत कैसे। शमशीर के सीने से लिपट कर वो भैया कुछ देर बेआवाज़ रोती रही, फिर एक फैसले पर पहुँचकर वहाँ से खड़ी हो गई। क्या मतलब है भैया? ज़रिक परेशानी से उसे देखे जा रहा था। मुझे यहाँ नहीं रहना, बस आप मुझे घर ले जाएँ। भैया ने टोटो के अंदाज़ में कहा और शमशीर ज़रिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक उसे क्या हुआ। शमशीर अभी ठीक है, भैया ने कहा तो उसकी आँखों से फिर आँसू निकल गए। अच्छा ठीक है, मैं डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवाता हूँ, बैठो तुम। ज़रिक उसे कमरे में छोड़कर कमरे में डॉक्टर के पास आया। मिस्टर ज़रिक आपकी बहन को डिस्टर्ब है, बेहतर ये होगा कि आप इस वक़्त आप बिना सवाल जवाब उसकी हर बात मान लें। उसकी ज़हनी हालत ऐसी है कि वो इस वक़्त हर चीज़ को
क्वेश्चन कर रही है ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो कल यहाँ आई है, वो इससे ऐसा ही बाहर आएँगी। वहाँ इन पर क्या गुज़री या उन्होंने क्या देखा, ये सब चीज़ें इस वक़्त नहीं कुछ उन्हें कुछ ऐसा करने को मजबूर कभी कर सकती है जो आपके लिए अजीब हो। डॉक्टर ने ज़रीक को नाइबा के बारे में तफ़सील से समझाया। इस कंडीशन को पीटीएसडी कहते हैं। ज़रीक ने डॉक्टर की बात पर दूसरा हिलाया। नाइबा इस ट्रॉमा से खुद को निकालने के लिए खुद को शमशीर से दूर कर रही थी। ये शमशीर बर्दाश्त तो नहीं करता, लेकिन अगर वो नाइबा की बात ना माने और वो इससे दूर जाने के लिए कहीं और चली जाए तो ये ज़्यादा खतरनाक था। कम से कम घर पर वो ज़रीक की नज़रों के सामने तो रहेगी। ज़रीक भी की बात मानने का फैसला करता उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। ज़रीक नाइबा को लिए गाड़ी में आ बैठा। उसने अस्पताल के कंपाउंड से गाड़ी निकाली और घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। इस दौरान नाइबा ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो खोई-खोई गाड़ी की खिड़कियों से बाहर देखती रही। जिस वक़्त वो लोग घर पहुँचे शाम के साए फैल रहे थे। दरवाज़े पर बेताबी से नुसरत भी नाइबा और ज़रीक की राह देख रही थी। आगे खैरियत से इस घर के दोनों चिराग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी दुआएँ सुन ली। वो फौरन जज़्बात से आँसू बहा रही थी। नाइबा ने उन्हें काली-काली नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या माँगा था दुआ में आपने नुसरत की? वो लोग चलते हुए लॉन्च में पहुँच गए। बेटा ये कि अल्लाह आपकी मदद करे और आपको सीधा सही रास्ता दिखाए। नुसरत भी प्यार से कहने लगी, तो क्या शमशीर से दूर जाना सही फैसला है? बिया ने दिल में सोचा। वो उससे दूर को तो चली आई थी, पर ऐसा लगता था उसकी रूह वहीं रह गई हो। अभी वो एक रिमोट की तरह चलती अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गई। शायद वो वाक़ई बहुत थकी हुई थी या अद्वियात का असर था। वो कुछ देर में गहरी नींद सो गई। शमशीर की आँख खुली तो बेगम खानज़ादा का फ़िक्रमंद चेहरा नज़र आया। उसे जागते देखकर ही वो लपक कर उनके करीब आ गई। तुम ज़िंदा हो फर्जंद? उसके लहजे में फ़िक्रमंदी खुली थी। वालदा मैं बेहतर हूँ, आप परेशान ना हो। शमशीर ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन बेगम खानज़ादा ने उसे रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, आराम करो। डॉक्टर ने बताया कि तुम कल भी यहाँ-वहाँ घूम रहे थे। उसके अंदाज़ में कुफ़ी थी। वालदा भी वो उससे मिलना चाहता था, उसे मुझसे दूर रखा हुआ है। तो फिर खानज़ादा ने जैसे अपनी वालदा से शिकायत लगाई। वो ज़रीक से मिल चुकी थी, सच्चाई से वाकिफ़ थी, फिर भी उन्हें शमशीर से ऐसे धोखे की उम्मीद ना थी। मैं नहीं चाहती कि हम इस वक़्त इस बारे में कोई बात करें। वो लड़की हयात नहीं है, मुझे इल्म है। उन्होंने साफ़ अंदाज़ में बात की। इसका नाम जो भी हो, वो मेरी बीवी है वालदा, और इस हिसाब से आपकी बहू भी। शमशीर का अंदाज़ मुअद्दब लेकिन रोक-टोक था। बेगम खानज़ादा उसे देखकर लगी, जवान बेटा जब पट्टियों में लिपटा अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हो तो उससे बहस करने की वैसे भी गुंजाइश नहीं निकलती। अब कहाँ जा रहे हो तुम? शमशीर को बिस्तर से उठता देखकर उन्होंने इस्तफ़सार किया। आपकी इजाज़त से उसे देखने। उसके अंदाज़ में बेकरारी थी। वो यहाँ नहीं है शमशीर। उन्होंने जैसे उसकी समात पर बम फोड़ा था। उसने फ़ौरन दीवार का सहारा लिया था। क्यों, क्या हुआ? शमशीर की आवाज़ में यकीन थी। तो अपनी हालत देख रहे हो? फरज़ान सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे और इस लड़की की फ़िक्र है। उसकी नज़रों से शमशीर का दीवाना दीवार थाम कर खुद को गिरने से बचाना छुपा नहीं था। ना चाहते हुए भी वो तलख़ हो गई। हमारे ख़ानदान के मर्दों को यूँ बीवियों की फ़िक्र में घुलते किसी ने नहीं देखा कभी। वालदा वो मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इसको तकलीफ़ में किस सबब से देख पाया हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। शमशीर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसका भाई उसे ले गया है। मुझसे इजाज़त माँग रहा था, जैसे निकाह से पहले भी मुझसे इजाज़त माँगी हो। उसका अंदाज़ बदस्तूर तलख़ था। इजाज़त तो मैंने माँगी थी उससे निकाह की वालदा। शमशीर ने कहा तो वो उसे देखने गई। वहाँ की कोई फ़िक्र नहीं रही अब इस बार। बेगम खानज़ादा की आवाज़ में तकन और शिकवा दोनों की आमेज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है वालदा। पर शमशीर ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे थे। आपकी हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक मुस्तहकम जगह है, वो मेरी बीवी है। इससे आपका मुकाबला नहीं है। जो जगह आपकी है वो इसकी नहीं, लेकिन जो अहमियत उसकी है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। शमशीर की बात सुनकर वो इसके सर पर हाथ रखती एक सर्द आह भर गई। डॉक्टर आप मुझे मेरी वाइफ़ की कंडीशन के बारे में क्या बताना चाहती हैं? शमशीर अब नाइबा की डॉक्टर के केबिन में बैठा था। मिस्टर शमशीर, आपकी वाइफ़ पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से गुज़र रही हैं। डॉक्टर ने बात शुरू की। वो देर उम्र की एक समझदार खातून थी। जिस रात आपकी सर्जरी हुई इस रात उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जिस्मानी तौर पर उनके बाजुओं और कलाइयों पर रस्सी के बाँधने की वजह से बहुत ख़राश थी, यहाँ तक कि चेहरा पर नील भी थे। लेकिन जिस चीज़ से उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, वो आपकी हालत थी। मैं इसका ट्रीटमेंट कर रही थी, लेकिन वो बेहोशी में भी सारी रात आप ही का नाम ले रही थी। डॉक्टर साँस लेने को रुके और उसने गहरी नगाहों से इस खूबसूरत नौजवान को देखा, जिसकी आँखें अपने ज़ख्म की तकलीफ़ पर नम नहीं हुई थी, लेकिन अब इस वक़्त अपनी बीवी की तकलीफ़ सुनकर वो चुपचाप आँसू बहा रहा था। आप ज़रूर इस बात से परेशान होंगे कि उन्हें कल डिस्चार्ज क्यों कर दिया गया है, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि उन्हें ऐसा माहौल दें जहाँ वो खुद को महफूज़ समझती हो। अगर वो कुछ दिन आपसे दूर रहना चाहती हैं, तो आप उन्हें कुछ स्पेस दें ताकि उन्हें ये ना लगे कि आप कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे दोबारा नॉर्मल होने में मदद कर सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शमशीर मनमनूक हुआ। वो सोचा मैं वापस अपने कमरे में आ गया। इस हादसे को आज तीसरा दिन था। उसका डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने के लिए 2 दिन मज़ीद रुकने का कह रहा था। शमशीर के लिए बिया के बगैर रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर उस दूरी में उसकी भलाई थी, तो वो दिल पर पत्थर रखकर वक़्त निकाल सकता था। और नाइबा बेटा, ये जाम और टोस्ट तो आपने खाए ही नहीं, आपको तो बहुत पसंद है ये। नुसरत भी उसे नाश्ते की मेज़ पर गुमसुम देखकर कहने लगी। बिया ने एक नज़र प्लेट पर रखे तो उसको देखा। वो बेख्तियारी उसे वो दिन याद आया जब शमशीर उसे नाश्ते की मेज़ पर सता रहा था। एक मध्यम से मुस्कान ने उसके होंठों को छुआ था। शायद यादें ही रह गई थीं उसके पास, लेकिन क्या सिर्फ़ इन यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी गुज़ार सकती थी वो? पूरी ज़िंदगी गुज़ार सकती थी वो। बिया कुर्सी खींच के उठ गई और लॉन में टहलने लगी। तभी ज़रीक ने सवाल की, बिया क्या तुम स्टडी में आ सकती हो? वो खामोशी से आकर ज़रीक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? ज़रीक ने पूछा। नाराज़? बिया ने सर उठाकर ज़रीक को देखा। जिन बहन को लगे कि उसका भाई दुनिया से चला गया, उसे पूरी दुनिया में तन्हा छोड़कर वो उसे सही सलामत देखकर नाराज़ कैसे हो सकती है? बिया को तरफ ही गई थी। ज़रीक चढ़कर उसके बराबर खड़ा हुआ था। बिया, मैं जानता हूँ तुमने बहुत गर्व से वो वक़्त गुज़ारा, लेकिन मैं मजबूर था। लावर शाह ने मुझे देख लिया था और मुझे लगा था कि वो मेरे ज़रिए तुम तक पहुँच जाएगा। मैं डर गया था। इस शाम मैंने यही सोचा था कि तुम्हें 2 दिन ही बाद किसी तरीके से कॉन्टैक्ट कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं सका क्योंकि हमारी टीम में से कोई हमें डबल क्रॉस कर रहा था। जब तक मैं तुमसे राब्ता कर पाता तुम अनाइबा एकदम ही खड़ी हो गई। मुझे नहीं जानना, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम यही हैं कि आप ठीक हैं। बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। बिया की आँखों से आँसू बह रहे थे। ज़रीक उससे साथ लगाए खड़ा था। वो उसे जो बताने वाला था, बेहतर यही था कि वो शमशीर नाइबा को खुद ही बताता। ज़रीक के फ़ोन की रिंगटोन बजी तो कान करने वाले का नाम दिखा था। वो गहरी सांस लेता खुद को उसके गुस्से के लिए तैयार करता हुआ फ़ोन रिसीव करता सोफे पर बैठा। हाँ शमशीर। ज़रीक ने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे कुछ सब कुछ नॉर्मल हो। वो उसकी बीवी को ऐसे बताए बगैर लाया ही ना हो। नाइबा कैसी है? शमशीर ने आम से लहजे में पूछा। कल तो सारा दिन वो सोती रही, आज भी गुमसुम सी है। ज़रीक ने तफसील बताई। ज़रीक, मैं 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाऊँगा। शमशीर ने कहा तो ज़रीक से अब की बार इसका ये नॉर्मल अंदाज़ बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ यार शमशीर, तुम ठीक तो हो?
हाँ, क्यों मतलब तुमने मुझे कोई धमकी दे रहे हो ना खफ़ा हो के मैं बिया को वहाँ से ले आया। ज़रीक के बाद में रहती तो तुम क्या सोच रहे थे? मैं तुम्हें धमकाने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, बहुत अफ़सोस हुआ ज़रीक साहब। आप मेरे जैसे शरीफ आदमी के बारे में ऐसी राय रखते हैं। जबकि उसकी हैरत पर खुद महसूस हुआ, जबकि उसे यकीन यूँ मज़ाक में बात उड़ाते देखकर ज़रीक की जान में जान आई। आई एम ट्रस्टली सॉरी यू नो तुम तो वहीं पे ज़ेरे असर थे और बिया वहाँ 5 मिनट में ही नहीं रुक रही थी। ज़रीक ने उसे पूरी बात बताई। हाँ, मुझे डॉक्टर ने सब बताया है, तुम फ़िक्र मत करो ज़रीक। मैं समझ जाता हूँ तुमने ऐसा नायबा की भलाई के लिए किया है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शमशीर ने पूरा अमीर अंदाज़ से कहा तो ज़रीक ने भी आमीन कहा। नायबा की ज़िंदगी के 2 अहम मर्द उसके लिए पूरे दिल से परेशान थे। अगली सुबह नायबा थोड़ा बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। उसने नाश्ता किया, फिर नसरीन उसे अपने साथ ग्रोसरी की फ़हरिस्त बनाने में लगाकर ले गई। वहाँ से फारिग हुई तो ज़रीक उसे घर से सवारी के लिए ले गया। वो इससे इतना मसरूफ़ रख रहे थे कि वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। उन्हें लगा वो इसमें कामयाबी हो गए। रात को भी शावर लेकर ताज़ा दम सी टेरेस पर खड़ी हुई। उसने एक पिंक हुडी के साथ वाइट ट्राउज़र पहना था, वैसे ही हुलिया था जैसा वो शादी से पहले बनाए रखती थी। यूँ ही उसकी नज़र चाँद पर पड़ी और उसका ज़हन उसे शमशीर के कमरे से मुहल्ला छत पर ले गया, जहाँ उसके रूफ़ टॉप गार्डन को चाँदनी रात में देखकर उसका दिल बेकाबू हुआ था। उसके बारे में सोचते हुए एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई थी। उसकी छोटी-छोटी बातें, उसकी हँसी, उसकी सुनहरी आँखें, नायबा को एक-एक बात याद आने लगी। ऐसे-ऐसे उसकी मुस्कुराहट मधुर होने लगी और शमशीर से दूरी का एहसास हर ख़्याल पर हावी हो गया। उसने घबराकर हाथ ग्रिल पर जमाए थे। बाईं तरफ दिल के काँपे उसे शदीद दर्द का एहसास हुआ, जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। आँसू आँखों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकले तो लबों ने भी उसे पुकारा था। शमशीर, काश तुम मेरे पास होते। वो कितनी ही देर आँसू बहाती उसके वजूद की कमी को महसूस करती तड़पती रही थी। खुद को समेटे अपने कमरे में आए, बिस्तर पर गिर गई, तकिए में मुँह छुपाए वो आँसू बहाती रही। उसकी याद की शिद्दत में कमी नहीं आ रही थी। न जाने कब यूँ ही उसकी आँख लगी। नींद में उसे महसूस हुआ जैसे वो एक मजबूत आसार में है, जैसे उसने ज़्यादा महफूज़ और कहीं जगह हो ही नहीं सकती। बिया ने तकिए को ज़ोर से गले लगाया और उस पर अपनी टाँग रखकर सोने लगी, लेकिन ये तकिया अचानक उसकी कमर के साथ कैसे सुलह रहा था। उसने फट से आगे खोली और हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया। शमशीर, वो दुश्मन जान और यूँ उसके कमरे में और उसके बेड पर, वाह कितना हसीन ख्वाब है। वो खुद कलामी करती उसके और करीब आई। ख्वाब में ही सही दिल को करार तो मिला। वो यूँ ही उसके शराब को के लबों पर अपनी लब रख गई, क्योंकि तो वो तब जब उसके ख्याली शमशीर ने उसे अचानक ही कमर से पकड़कर खुद से करीब किया था। शमशीर ने ऐसे तो उसे भी कभी तक किस नहीं किया था, फिर वो ख्वाब में कैसे उसका तस्वर कर पा रही थी। वो पीछे हटने लगी तो उसकी आवाज़ ने उसे पूरी तरह जगा दिया। बेगम शमशीर, अभी तो शलवात है और अभी से पीछे हट रही है। उसका गंभीर लफ्ज़ लहजा, उसके सांसों की गर्मी और ये शिद्दतों भला लम्स वो हकीकत में वहाँ था। बिया उसे धकेल कर गौर से देखने लगी। वो इसके खुद को इतने नाक से देखने पर मुस्कुराया। ख्वाब नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। या झटके से नायबा ने उसे खुद से लगाया था। अगर शमशीर की शिद्दत कुछ देर पहले अरूज पर थी तो नायबा की जसारतें भी कमाल थी। नायबा ने बहुत एहतराम से अपने लबों से उसके चेहरे के हर नक्श को छुआ था। उसकी आंखें उसके लब उसकी थोड़ी से होती वो उसकी इशारा तक आई थी। तभी शमशीर ने उसकी हुडी को अनज़िप किया और शमशीर के हाथों की जसारत बढ़ती थी और नायबा के होठों को ब्रेक लगा था। वो उसे जैसे सराह रहा था। वो इस वक्त सिर्फ उसे महसूस करना चाह रही थी। बस सारी सी उसके लम्स को तपश में खुल रही थी। जब उसे अपने लबों से सराहने लगा था, वो बेबसी सी उसके सीने में चुपी। शमशीर, नायबा ने एसपी से उसे बताया हूँ। शमशीर ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया था। क्या हम रुक सकते हैं? नायबा ने थोड़ा घबराकर उससे पूछा। क्या ज़रूरी है? शमशीर ने लब नायबा के पास गुम करने में अभी मसरूफ थे। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से नायबा ने अपनी बात मुकम्मल की तो शमशीर का काका उठकर बैठा। क्या ये किस किस की बात की है तुमने? उसके लहजे पे शक था। उसके यूँ अचानक उठ जाने पर नायबा की नज़र खुद पर पड़ी और शर्म से उसका चेहरा तब उठा। शमशीर ने उसके शानों के गिर्द कम्फर्ट लपेटा तो वो इसमें खुद को छुपाने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। शमशीर के अंदाज में कुप्की थी। मैं हयात नहीं हूँ, मैं नायबा फुरकान हूँ। दिल कड़ा करके आखिर में कह ही दिया तो शमशीर का सवाल उसे अजीब सा लगा। सर उठाकर उसे देखने लगी। तो मतलब कि मैं वो हयात नहीं हूँ ही नहीं जिससे तुम्हारी शादी हुई है। मैं नायबा फुरकान हूँ। नायबा ने खुद को हर तरह के रद्द अमल के लिए तैयार करते हुए कहा। पहली बात, मेरी शादी किसी हयात से नहीं हुई। दूसरी बात, तुम नायबा शमशीर खानज़ादा हो। इस पल से जब से हमारा निकाह हुआ है। शमशीर ने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा और खुद को अपनी शर्ट से आज़ाद करता दोबारा नायबा की तरफ बढ़ा। क्या मतलब? तुम जानते थे? नायबा ने उसके चौड़े सीने को देखते हुए कहा। जी तो बेगम शमशीर, अगर आपको एतराज़ न हो तो। वो कहते हुए उसके हाथ से कम्फर्टर खींच चुका था। नायबा ने ससवाट कर खुद को देखा था, लेकिन अगले ही लम्हे शमशीर ने खुद में समो लिया था। नायबा, शमशीर की पुकार पर नायबा ने उसे पलट कर देखा था। तुम सोई नहीं? शमशीर बेड क्रोम से टेक लगाए बैठा था और ज़ाहिर नायबा उसकी तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। उसे यही लगा था कि वो सो चुका होगा। मैं सोच रही थी। नायबा उसे गहरी नज़रों से देखने लगी, जो रिलैक्स से अंदाज में लेट लगाए उसी पर नज़र जमाए हुए था। उसे खुद को ऐसे देखते नायबा ने खुद को कम्फर्टर में मज़ीद छुपाया था। तुम ऐसे ब्लश करते हुए और भी खूबसूरत लग रही हो। शमशीर उसे चुपता देखकर मुस्कुराता। इधर आओ, उसे अपने बराबर आने का इशारा करता वो हाथ बढ़ा रहा था। नायबा ने उसका हाथ थमा और उठकर बेडरूम से टेक लगाया। शमशीर ने उसे हाथ बढ़ाकर खुद से लगाया। तुमने मुझसे शादी का फैसला क्यों किया था? वो जो बात पूछ रहा था। नायबा पिछले एक हफ्ते से कितनी तरह से ये सोच चुकी थी। वो खौफ होकर पूछेगा, या शायद गुस्से से, या शायद इस सर्द लहजे में जिसका सामना न करने की खातिर वो यहाँ भाग आई थी। लेकिन उसके किसी ख्याल में ऐसा कुछ फहम गुमान नहीं था कि वो उसे यूँ अपनी मोहब्बत से मुअत्तबर करके बाहों में भर के ये सवाल पूछेगा। मुझे तुमसे बदला लेना था। नायबा ने इतनी धीमी आवाज़ में जवाब दिया कि शमशीर उसे मुश्किल सुन पाया था। वो अपना सर झुकाए बैठी थी। उंगलियां शराबी अंदाज से फटर आ रही थी। अकेले बता रही थी। पता है मैंने तुमसे इनकार क्यों किया था? उसने पूछा तो नायबा ने ना में सर लाया। नज़रें अभी झुकी हुई थी। मुझे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। शमशीर के ज़ात पर नायबा ने चौंकस से उठाया। इतनी मोहब्बत उसने ज़रे लड़ाया जब तुमने मुझे निकाह के बाद देखा था। नायबा ने तस्दीक चाहिए जो जब मैंने तुम्हें 10 साल पहले देखा था। शमशीर ने तनान से जवाब दिया। क्या? नायबा टेक छोड़कर उसकी तरफ घूमी। मैं तो तुमसे पहली बार तभी मिला जब हमारा निकाह था। नायबा की आवाज़ में हैरत थी। जब तुम 10 साल की थी तो जरीका एक दोस्त उसके साथ ग्रुप स्टडी करने आता था। क्या तुम्हें याद नहीं? वो उसे माजी की गलियों में ले गया। 10 साल नायबा फूल और फरदार फराक पहने, अपने बालों में पोनी टेल बनाए, मगन सी अपने पिंजरा उठाए गार्डन में आई।
उसने एक 17 साल लड़के को नहीं देखा था जिसके चेहरे पर झिड़की थी और उसकी सुरमई आँखों में एक अरब की लहर और एक उदासी थी। तो वो पिंजरा लेकर गर्म घास पर बैठी अपनी पालतू चिड़िया को देख रही थी। नन्ही सी चिड़िया आज सुस्त सी थी। तुम बहुत सैड हो ना? नाइबा पंजों के बल बैठी झाँकती अपनी चिड़िया से पूछ रही थी। मुझे पता है कि तुम उनके जाने से सैड हो। और उसने कहा तो लड़का अब की बार चौंक इस नन्ही डोल को देखने लगा। जाने वालों के लिए उदास नहीं होते। अगर अल्लाह ने उसे नहीं तुमसे नहीं ले लिया तो तुमसे ले लिया है तो इसलिए तुम्हारे लिए कुछ और परसेंट रखा होगा। वो अपनी चिड़िया को क्या समझा रही थी 17 साल? शमशीर उसे गौर से देख रहा था। वो दूधिया रंगत जो धूप के बाद सुर्खी मल हो रही थी। छोटा सा आर्ट शेप चेहरा जिस पर उस वक्त संजीदा से तासरात थे। उसकी आंखों में रंग ज़रा मुतफिस सा था। आंखों का रंग ज़रा मुतफिस सा था। गहरी भूरी आंखें जो धूप में सुर्खी रंग की लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो चमकती आंखों वाली परी है जो अपनी दुनिया से कुछ देर सैर करने को इस दुनिया में आ ठहरी है। फूलों के दरमियान में नाक से अपनी चिड़िया से बातें करती शमशीर को हकीकत से लगी लगी। तुम सैड मत हो लैली, रामबन आसमान से तुम्हें देखेगा तो वो भी सैड होगा। नन्ही अनायबा की ये चिड़िया अपना साथी कल खो चुकी थी और उसको यूं सुस्त होते देखकर अनायबा उसका दिल बहलाने के लिए वैसे ही अंदाज में समझा रही थी जैसे ज़रीक उसे अपने वालिदैन के हाथ साथी मौत पर तसल्ली देता था। शमशेर की आंखों में हल्की सी नमी दर आई। एक माह कबल ही उसने अपने वालिद को खोया था। न जाने अनजाने में ये लड़की उसके दिलो चैन को बेचैन दिल को दिलासा देगी थी। वो जो खुद को अपनी वालदा के सामने मजबूत जाहिर करने के चक्कर में अपना दुख छुपाए फिर रहा था। मुझे से अपनी आंखों से निकलते पानी को इस वक्त बहने दिया था। क्या वाकई? नाइबा सहारे से देख रही थी। मुझे तो याद भी नहीं वहाँ कोई और भी था। शमशीर ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आती लेटों को पीछे किया। नाइबा उसके लम्स पर पीछे फ्लश कर गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इसलिए तुमने मुझे अपने डैड के इंतकाल के ट्रॉमा से निकालने में कितनी मदद की थी। मैं वालिदा के सामने रो नहीं सकता था, लेकिन तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी चिड़िया के लिए मुंह होते मेरे अपने दिल को भी मरहम लगने लगा था। शमशीर के लहजे में छुपा दर्द अनायबा को बेचैन कर गया था। वो फ़ौरन ही आगे बढ़कर उसके गले लगी थी। उसे ज़ोर से भींचती। वो शायद उसे इन दुखों के दिलासा दे रही थी जिनको वो किसी से भी नहीं बांटता था। गुर्बत भरी फिर बड़ी तो जज्बात फिर अचानक से बेकाबू हो गए। वो दोनों फिर से एक दूसरे में गुम हो गए, अपनी मोहब्बतें लुटाने लगे। सुबह जब अनायबा नहाकर निकली तो तौलिया से अपने बाल रगड़ते उसे अचानक याद आया कि उनकी गुफ्तगू अधूरी रह गई। शमशीर वो फ़ौरन ही उसके कमरे जा पहुंची जो आईने के सामने अपने बालों को ब्रश करने की मदद से सवार रहा था। जी जान शमशीर वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था और उसके अंदाज़े मुखातब पर अनायबा के दिल से ने फिर खबर बदली थी। तुम्हें कैसे पता चला मैं हयात नहीं हूँ? वो तो अचानक शादी छोड़कर भाग गई थी। तब ही तो मैंने अनायबा ने कुछ शर्मिंदगी से जुमला अधूरा छोड़ा। शमशीर उसका हाथ थामता उसके लिए सोफे पर आ बैठा। मैं जानता था हयात भाग जाएगी क्योंकि उसे भागने का मौका मैंने ही फ़राहम किया था। क्यों वो मुझसे सिर्फ पैसों की वजह से शादी करने पर राज़ी हुई थी। वालदा उसे जितना समझती थी वो वैसी नहीं थी। इसको लंदन में एक मुस्लिम अंग्रेज़ पसंद था, लेकिन इन दोनों का प्लान ये था कि मुझसे शादी के बाद पैसे बटोर कर तलाक ले लेगी। वो वापस इस अंग्रेज़ के साथ सेटल हो जाएगी। शमशीर के इंकशाफ पर नायबा का मुँह हैरत से खुल गया। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उसने पूछा तो शमशीर अपनी मासूम बीवी को देखकर रह गया। नायबा मैं इससे शादी करने वाला था। तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसके बारे में मालूमात करवाऊँगा? उसकी असलियत पता चलने के बाद मैंने अपने बारे में झूठी गॉसिप कुछ वेबसाइट पर डलवाई थी। मैं वालदा को सच बताता तो वो यकीन ना करती। बेहतर यही था कि हयात खुद ही कुछ ऐसा करती कि शादी ना हो पाती। मैंने उसे गलत मालूमात फराहम की और भागने का पूरा मौका दिया। शमशीर ने कहा तो अनायबा को कुछ याद आया तो वो तुम्हारी एक्स का इंटरव्यू और वो तुम्हारी मंगेतर ने जो हयात को बताया था वो पूछ बैठी। सब प्लान था। वो इसका चेहरा हाथों में लेकर मजीद कहने लगा, मेरी कोई एक्स और मंगेतर नहीं, मेरी ज़िंदगी में एक ही औरत है। शमशीर का लहजा बदला था और अनायबा के दिल की धड़कन तेज हुई थी। तो तुम्हें हैरत हुई होगी जब तुमने मुझे दुल्हन के लिबास में देखा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं वो नहीं थी? अनायबा की उलझन बरकरार थी। मुझे खुशगवार हैरत हुई थी क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तुम मेरे घर में मुलाजमा के गेटअप में थी। शमशीर ने कहा तो अनायबा जज़ब सी हो गई। वो इससे बेखबर नहीं था। जब तुम दुल्हन बनकर मेरे सामने आई तो मुझे लगा इस पल मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने ज़रीक को फ़ोन किया और उससे इजाज़त मांगी। शमशीर की बात सुनते ही बिया उछल कर खड़ी हो गई। क्या भैया को फ़ोन? वो तुमसे राब्ते में थे? अनायबा के लहजे में गम और हैरत की मज़ीद थी। शमशीर फ़ौरन ही उसे थामे आगे बढ़ा था। ज़रीक पर दिलावर शाह ने 2 बार अटैक करवाया था। उसे पता चल गया था कि सबूत इकट्ठे करने में उसका हाथ है। हमें डर था कि वो तुम तक ना पहुँच जाए, इसलिए हमने ये ड्रामा किया था ताकि दिलावर शाह ज़रीक का पीछा छोड़ दे। शमशीर ने उसे जल्दी से बताया, लेकिन अनायबा उससे अपना हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। तो तुम मुझे नहीं बता सकते थे मैं किस तरह उसके जुमले पे रगबत हुए? उसको दुःख हो रहा था कि शमशीर और ज़रीक दोनों ही राब्ते में थे, लेकिन उसे अनजान रखा। गुस्से से पलटकर जाने लगी तभी शमशीर ने उसका हाथ थाम कर उसकी पीठ को सीने से लगाया। ज़रीक तुम्हें पता अगर उससे पहले ही तुम मुझ तक पहुँच गई थी यहाँ, ज़रीक तुमसे कैसे रब्ता करता? और अगर मैं इस वक्त तुम्हें बताता तो क्या तुम मेरा यकीन करती? शमशीर ने नरमी से उसे अपना मौक़िफ़ समझाया। वो धीरे-धीरे उसका बाजू सुलझाने लगा। उसने नरमी से अपने होंठों से अनायबा की गर्दन को छुआ तो वो उसके सांसें निकलने को मचली। तुम मेरा ध्यान मत भटकाओ। पर लटकर उसके सीने पर हाथ रखती वो तनबिया कर रही थी। मैंने कब कुछ किया है? शमशीर ने मासूमियत से कहते हुए उसे कमर से थाम कर अपने करीब किया था। ये सब करने से क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे नाराज़ हूँ अनायबा। वो फैलाकर बोली थी। ओहो! क्या करें फिर अब? कोई और तरीका अपनाएँ? शमशीर ने अचानक से उसे बेड पर गिराया था। पता ये क्या? अनायबा से अचानक हरकत पर उठा के लेके शमशीर ने उससे ज़्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। चलो मोबाइल। अनायबा ये भूल गई कि वो शमशीर से किस बात पर नाराज़ थी। उसे यूँ ही अपनी मोहब्बत की बारिश में सराब कर रहा था। खत्म। अच्छा नावल था। थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा।